एक ऐसा लड़का जिसे लोग रिग्रेसर समझ बैठे, लेकिन असली रिग्रेसर तो कब का मर चुका था। तो भाई आज जिस मनवा की बात करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और इस मनवा का मेन कैरेक्टर है क्वॉन ओजिन। एक दिन उसे मिलती है वो पावर जो पहले एक रिग्रेसर के पास थी। उसके पास उस रिग्रेसर की कुछ यादें हैं, थोड़ी सी ताकत भी, और जब एक गॉडेस उसके सामने आती है तो उसे रिग्रेसर बनने का नाटक करना पड़ता है। कहानी पूरी रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि क्वॉन ओजिन खुद कोई रिग्रेसर है ही नहीं। और अब चलो जानते हैं ओजिन की कहानी की असली शुरुआत। ये दुनिया विनाश के कगार पर थी, लेकिन फिर कॉन्स्टेलेशन देवताओं ने इंसानों को अपनी शक्तियां देना शुरू कर दी। कुछ लोग मेटाह्यूमन बन गए, साधारण इंसानों से कई गुना ताकतवर। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भी था जिसे कोई शक्ति नहीं मिली। मगर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह कॉन्स्टेलेशंस का चुना हुआ नहीं था, लेकिन उसकी क्षमता थी दूसरों की शक्तियां चुराने की, मेटाह्यूमंस की ही नहीं, यहाँ तक कि खुद कॉन्स्टेलेशंस की भी। यही लड़का आगे चलकर जाना गया हेवनली डेमन के नाम से, इतना ताकतवर कि हजारों जागृत योद्धा और देवता भी मिलकर उसे रोक नहीं सके। लेकिन फिर आखिरी समय पर ली शिन हयाक नाम का हीरो सामने आया। सबसे शक्तिशाली कॉन्स्टेलेशन के आशीर्वाद से उसने हेवनली डीमन का सामना किया और उसे मार डाला। मगर क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई? सुनाई देती है एक तेज चिल्लाहट। ली शिन हयाक अपने भाले को सीधा हेवनली डीमन के सीने में घोंप देता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत झलक रही थी। वो उस पर चिल्लाता है, तूने सबको क्यों मारा? हेवनली डीमन घायल होकर नीचे गिरता है और तभी आसमान में एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है। वेगा स्टार, गॉडेस ऑफ हार्प्स, प्रकट होती है। वह ली की ओर देखती है और कहती है, बहुत बढ़िया, मेटा ह्यूमन ली शिन हयाक, तुमने दुनिया को बचा लिया। लेकिन ली की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वह गुस्से में दहाड़ता है, बचाया? ये कैसा बचाव है? उसकी चीख पूरे आकाश में गूंज उठती है। उसकी आत्मा जल रही थी। तभी गोडेस उसे बताती है कि उसने दुनिया को बचाया, इसलिए वह स्टार ऑथ के जरिए एक इच्छा मांग सकता है। ली की आंखें चमक उठती हैं। वह बिना एक पल घमवाए बोलता है, मुझे अतीत में वापस भेजो। गोडेस कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर कहती है, तुम दोबारा वही यातना सहना चाहते हो? ये भविष्य पहले से भी ज्यादा क्रूर हो सकता है। लेकिन ली बिना डगमगाए जवाब देता है, इस बार सब कुछ बदल जाएगा। गोडेस कुछ सोचती है, फिर वह स्टार ऑथ को सक्रिय करने लगती है। लेकिन तभी ली उसे रोकता है, ये कोई इच्छा नहीं है, वह कहता है, ये एक प्रस्ताव है। वह गोडेस से मांग करता है कि उसे वेगा स्टार का स्टिग्मा दिया जाए। गोडेस चौंक जाती है, कोई भी इंसान मेरी शक्ति सहन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हेवनली डेमन भी नहीं। लेकिन ली मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैं यह नहीं सह सकता तो फिर अतीत में जाने का कोई मतलब ही नहीं। गोडेस थोड़ी देर तक उसे देखती है, फिर अंततः सहमत हो जाती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, जैसे ही तुम अतीत में जाओगे मैं तुम्हें वेगा स्टार का स्टिग्मा दूंगी, लेकिन मेरी यादें मिट जाएंगी। ली शॉक्ड रह जाता है, तुम्हारी यादें मिट जाएंगी? गोडेस सिर हिलाती है, हाँ, लेकिन मेरी पिछली आत्मा तुम्हें पहचान लेगी क्योंकि तुम्हारे पास मेरा स्टिग्मा होगा। ये सुनते ही ली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वेगा स्टार का शिष्य बन सकता हूँ, एक ऐसा सम्मान जो अनगिनत मेटा ह्यूमन चाहते थे, और अब ये मौका उसे मिल रहा था। वह हेवनली डीमन के चेहरे को याद करता है, अपनी बदला लेने की भावना को महसूस करता है और खुद से वादा करता है, इस बार मैं उसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। गोडेस हाथ उठाती है और स्टार ऑथ को सक्रिय करती है। वह कहती है, संभल कर जाना अनहेवनली स्टार। ली की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके मन में हर वह चीज घूमने लगती है जो उसने खो दी, जो वह बचा नहीं सका। लेकिन इस बार सब बदलने वाला था। वेगा स्टार का स्टिग्मा उसके शरीर में समा जाता है और उसकी पुरानी शक्ति मिट जाती है। ली शिन हयाक की चेतना धुंधली पड़ने लगती है और फिर अंधेरा। अचानक एक चेतावनी आती है, ये शक्ति बहुत ज्यादा है, ली का शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा और कुछ ही पलों में उसकी चेतना खोने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह बेहोश होता, उसे वो दिन याद आता जब उसका छोटा भाई ली वू, जिसे 12 ज्योतिषों में से एक ने चुना था, हेवनली डीमन के हाथों बेरहमी से मारा गया था। उसके शरीर पर खून फैला हुआ था और ली सदमे में उस राक्षस से पूछता है, तूने उसे क्यों मारा? हेवनली डीमन बस एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर तूने मुझे उस वक्त नहीं छोड़ा होता तो ये सब ना हुआ होता। ली उस चेहरे को गौर से देखता है और एक झटके में उसे एहसास होता है कि उसने ये चेहरा पहले भी देखा है। अचानक उसके शरीर में उथल पुथल मच जाती, ऊर्जा का एक अजीब प्रवाह उसमें समा रहा था। वो घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है मुझ में? लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हेवनली डीमन, जिसे वो अभी तक बस अपने अतीत में देख रहा था, अब उसके सामने हकीकत में खड़ा था। जबरदस्त भावनात्मक उथल पुथल के कारण ली की ऊर्जा और भी अस्थिर हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो अभी भी इसी सोच में खोया था, ये अचानक यहाँ कैसे आ गया। तभी वेगा स्टार की स्टिग्मा बेकाबू हो जाती। ली का शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस शक्ति को सहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी। दूसरी तरफ
गॉडेस वेगा हालात को देखकर कहती है बचने की संभावना 1 में से 1000 भी नहीं बल्कि शायद 1 में 10,000 से भी कम। और जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, ली आखिरकार जिंदा नहीं बच पाया, वो मर चुका था। वो मेटा ह्यूमन जिसने अपने बदले की आग में कसम खाई थी, अब उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। हेवनली डीमन जो अभी अभी अचानक प्रकट हुआ था, ये सब देखकर सन्न रह गया। उसने ली के निर्जीव शरीर की तरफ देखा और हताशा में कहा, अगर तुझे मरना ही था तो कम से कम उन भेड़ियों को मारकर मरता जो मुझे चीरने के लिए तैयार खड़े हैं। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि अचानक राक्षसी जीवों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब उसकी सांसें तेज हो रही थी, वो डरा हुआ था। गुस्से और झुंझलाहट में उसने ली के शरीर की तलाशी ली। क्या इसने अपने साथ कुछ रखा भी है या सिर्फ इस बेकार सी स्टिग्मा के सहारे आ गया था? और तभी उसे ली के शरीर पर एक अजीब स्टिग्मा दिखाई दी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी ना सुना था, ना देखा था। जैसे ही उसने ली के शरीर को छुआ, एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, ब्लैक हेवंस एनलाइटनमेंट शुरू हो चुका है। ब्लैक हेवंस ने वेगा स्टार की स्टिग्मा को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया था। अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा उसके शरीर में घुसने लगी। तड़पते हुए उसने दर्द से चीख मारी, हाँ ये क्या बकवास है, इतनी तकलीफ मैं सह नहीं पा रहा। धीरे धीरे वेगा स्टार की स्टिग्मा पूरी तरह हेवनली डीमन के शरीर में समा गई और ब्लैक हेवंस की एनलाइटनमेंट से मेल खाने लगी। लेकिन इसी दौरान एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई दी। गॉडेस वेगा आ चुकी थी। वो अपने स्टिग्मा की शक्ति को महसूस करके यहाँ आई थी और जैसे ही उसने देखा कि हेवनली डीमन के पास अब उसकी स्टिग्मा है, उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। तुम्हारे पास मेरी स्टिग्मा कैसे आई? मैंने ये कभी किसी को नहीं दी। वेगा ने अनहेवनली स्टार को पुकारते हुए सोचा कि यह बंदा ली शिन्युक है। उसने उसे उस इंसान के रूप में देखा जो किस्मत के खिलाफ जाता है, एकमात्र सावियर जो उस दुनिया को बचा सकता है जिसका अंत तय है। वेगा को पूरा यकीन था कि वह रिग्रेसर है, जबकि असल में हेवनली डीमन तो खुद ही पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर उसे रिग्रेसर क्यों समझा जा रहा है। इसी बीच कहानी हमें वानो जिन यानी हेवनली डेमन के बैक स्टोरी में ले जाती है। एक अनाथालय में जहां एक गंजा आदमी उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि एक अनाथ के तौर पर उसे अपनी जगह पहचाननी होगी। वह उसे एक सिंपल ट्रिक सिखाता है, लोगों को वही सुनाओ जो वे सुनना चाहते हैं। ये सीखते हुए ओजिन हल्की सी स्माइल के साथ अनाथालय के डायरेक्टर को गाली देता है, फक हिम। लेकिन असल में क्वान जो उस वक्त सिर्फ 8 साल का बच्चा था, उसकी बचपन की जिंदगी बहुत डार्क थी। इसके बाद उसका टीचर उसे बुरी तरह पीटता है जब वह उसे दोबारा शुरू करने को कहता है और जबरदस्ती बोलने पर मजबूर करता है कि उनका अनाथालय एक अच्छा स्थान है। लेकिन इस ट्रबल्ड बच्चे ने बिना किसी डर के उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। ये देखकर टीचर बिल्कुल आगबूला हो गया और उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली पूरी तैयारी के साथ उसे मारने के लिए। लेकिन तभी एक लड़की अंदर आती है। वह उस टीचर को रोकने के लिए कहती है और उसे गंजा बुलाती है। इस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल अलग था, एक बदमाश टाइप जिसे किसी चीज की फिक्र नहीं। उसने डायरेक्टर को एक धक्का दिया और जब वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा तो उसने बिना परवाह किए ओजिन का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। उस लड़की का नाम था सन हुन जो 10 साल की। ओजिन के लिए वह एकमात्र सहारा थी जिसने उसे इस नरक जैसे अनाथालय को सहने में मदद की। बाहर से ओजिन को फेक बनना पड़ता था, झूठे शब्द बोलने पड़ते थे कि अनाथालय का डायरेक्टर अच्छा इंसान, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह आदमी उन्हें बस इतना टॉर्चर करता है कि चोटों के निशान न दिखे। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया था, मैं इस जगह पर किसी कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। और फिर गेट खुल गया। पृथ्वी पर राक्षसों का हमला हुआ, ऐसा हमला जिसके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। पूरी दुनिया नरक बन गई, लेकिन इस तबाही के बीच आकाशीय नक्षत्रों की शक्तियां प्रकट हुई। ऐसे मेटा ह्यूमन सामने आए जो स्टिग्माटा प्राप्त कर सकते थे, उन शक्तियों का आशीर्वाद जो आकाशीय नक्षत्रों से जुड़ी थी। लेकिन ओजिन ने इन मेटा ह्यूमंस को बस एक फायदा उठाने वाले टूल की तरह देखा। उसके लिए यह लोग मूर्ख थे और इन्हें बेवकूफ बनाकर जिंदा रहना आसान था। धोखाधड़ी में माहिर ओजिन ने कई मेटा ह्यूमंस को अपने फर्जी जाल में फंसाया। वह खुद को एक हाई लेवल मेटा ह्यूमन बताने लगा और अपने दिमाग से एक पूरा स्कैम प्लान बना लिया। उसने एक टीम बनाई, मेटा ह्यूमंस के साथ खून ऑपरेशन किया और फिर जैसे ही उसे अच्छा पैसा और इनाम मिलता गायब हो जाता। उसी दिन उसने एक नए मूर्ख को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, ली शिन्यो। ओजिन ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और ली से कहा कि वह एक्वेरियस का शिष्य यानी 12 राशि चिन्हों में से एक का शिष्य। ली ये सुनकर हैरान रह गया और ओजिन को देखकर आंखें फाड़ ली। लेकिन असल में ओजिन बस उसे उल्लू बना रहा था। बहुत ही स्मूथ अंदाज में ओजिन उसे बताता है कि चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं एक 12 राशि चिन्ह का शिष्य जरूर हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ A1 स्टार पर हूँ। ये सब बिल्कुल झूठ था, लेकिन ओजिन के लिए झूठ बोलना ही असली आर्ट थी। असल में ओजिन मेटा ह्यूमन नहीं था, लेकिन वह एक परफेक्ट धोखेबाज बन गया। ली खुद को पिक्सस का शिष्य बताता है, लेकिन उसे यह कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि 12 राशि चिन्हों की तुलना में
पिक्सस कुछ खास नहीं था, लेकिन ओजिन तुरंत ही उसे हाइप देने में लग गया। उसने जोर से कहा कि पिक्सस की स्टिग्मा तो बहुत कूल है, वह ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकती है। कोई भी हथियार पकड़ो और वह तुम्हारे हाथ पैर जैसा महसूस होगा। ली को लगने लगा कि शायद ओजिन सही कह रहा है, लेकिन असल में ओजिन ने अपने शिकार को पकड़ लिया। फिर वे अपना फर्जी नाम क्वान जिन ओ बताता है, बस सिक्योरिटी के लिए, और फिर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक खेलता है। वह ली से कहता है, यार मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात किस्मत से हुई है, क्यों ना हम एक टीम बना ले। ली एक सेकंड के लिए हैरान हो जाता है, पर तुम मुझसे पार्टी क्यों बनाना चाहते हो? ओजिन के फर्जी स्टोरी प्लान का अगला स्टेप शुरू होता है। उसने एक थोड़ी शर्मिंदा दिखने वाली एक्टिंग की और बोला, दरअसल मुझे बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं अपने स्टिग्मा को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। 1 साल हो गया जागे हुए, फिर भी मैं A1 स्टार पर ही हूँ। और तभी हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है। A स्टार एक क्लास सिस्टम है जो 1 से 12 तक जाता है। मेटा ह्यूमंस की पावर इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी स्टिग्मा कितनी मजबूत है और उन्हें कितना अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ओजिन का असली टैलेंट लोगों को उल्लू बनाना। वन ओजिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर भी वह ली शिन्युक को अपनी स्टिग्मा दिखाने के लिए कहता है। ली इसे देखकर इंप्रेस हो जाता है क्योंकि यह 12 साइंस की स्टिग्मा लगती है, लेकिन असलियत में क्वान ने यह स्टिग्मा खुद अपने शरीर पर ब्लेड से उकेरी थी जब उसने लोगों को स्कैम करने का फैसला किया था। उसे लगता है कि यह एक प्रतीक है कि उसने नरक से गुजर कर इसे हासिल किया है, तो जाहिर है सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वान को लगने लगता है कि वह आधा कामयाब हो चुका है और ली को बेवकूफ बना चुका है। इस बीच ली उसे बताता है कि यह एक लो रैंकिंग गेट है, लेकिन बेहद प्रतिस्पर्धी भी है, इसलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। क्वान उसे यह कहते हुए मना लेता है कि वह लड़ाई से पहले उस पर एक डेबफ डालेगा ताकि वह खुद को तैयार कर सके। क्वान अपने एक्वेरियस स्टार साइन की शक्ति का इस्तेमाल करके मिनी लाइट एक्टिवेट करता है ताकि अंधेरे में रोशनी फैलाई जा सके, जिससे ली को लगे कि वह उसे कुछ महान शक्ति दे रहा है। लेकिन असल में क्वान फ्लोरोसेंट पेंट के साथ ग्लास पाउडर छिड़क रहा था ताकि एक चमकदार प्रभाव बनाया जा सके। ये चाल सफल हो जाती है और ली बहुत उत्साहित हो जाता है, ये सोचकर कि उसने स्टिग्मा की ताकत महसूस की। ली को लगता है कि उसका शरीर गर्म हो रहा है और उसकी कोशिकाएं जाग रही हैं। वह खुशी खुशी क्वान का धन्यवाद करता है और अपनी शक्ति दिखाने के लिए उत्साहित हो जाता है। दूसरी ओर क्वान अपने कोने में शैतानी हंसी हंसता है क्योंकि ली अनजाने में ग्लास पाउडर निगल लेता है जो उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ली को अब हल्कापन महसूस होने लगता है और वह अनएक्सपेक्टेड एनलाइटनमेंट को एक्टिवेट कर देता है। क्वान यानी ओजिन अब देखता है कि यह लड़का बाकी मेटा ह्यूमंस से कहीं बेहतर है और अगर सब कुछ सही चलता रहा तो वह कम से कम 3 लाख वॉन कमा सकता है। वह योजना बनाता है कि ली सारा कठिन काम करेगा और वह आसानी से सारे मिर क्रिस्टल्स हासिल कर लेगा। लेकिन तभी क्वान को एहसास होता है कि उनके आसपास की शांति असामान्य रूप से खतरनाक लग रही है और जैसा कि अंदेशा था एक अनहोनी हो जाती है। ली अचानक भयभीत हो जाता है जब वह देखता है कि कई एंथॉन्स उनका रास्ता रोक रहे हैं। घबराकर वह क्वान को भागने के लिए कहता है, लेकिन क्वान को यह अजीब लगता है। उसने कई साल इस तरह के लो रैंकिंग गेट्स में बिताए हैं, लेकिन उसने कभी इतनी बड़ी संख्या में एंथॉन्स एक साथ नहीं देखे। अब वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन एंथॉन्स बहुत तेज है और वे उनसे दूरी नहीं बना पा रहे हैं। तभी ली अचानक क्वान की ओर एक अजीब नजर डालता है और क्वान को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़, और अगले ही पल ली क्वान के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। ली उसे बलि का बकरा बना देता है और डर से कांपते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन खुद ही भाग खड़ा होता है। साले! क्वान को विश्वास नहीं होता कि ली ने उसे इस तरह धोखा दिया, लेकिन अब वह एंथॉन से घिर चुका है। ली दूर से चिल्लाता है, हम दोनों वैसे भी मरने वाले थे तो तुम अकेले मरो। क्वान को अब समझ में आ गया कि उसे खतरनाक लोगों के साथ काम करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन तभी एक और अनहोनी हो जाती है। ली अचानक गिर जाता है। वह स्टिग्मा की शक्ति को सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। क्वान को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसे तुरंत अपने फायदे के बारे में सोचने की आदत होती है। वह ली के शरीर को खंगालने लगता है, यह देखने के लिए कि उसके पास कुछ मूल्यवान तो नहीं। तभी उसे ली की स्टिग्मा दिखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्वान को याद आता है कि ली वास्तव में एक पिक्सस था और तभी ब्लैक हेवन की पहली एनलाइटनमेंट शुरू होती है। अचानक क्वान एक अलग स्थान पर पहुंच जाता है, गॉडेस वेगा की टाइमलाइन में। वेगा उसे गलती से रिग्रेसर समझ लेती है और ली शिन्युक के रूप में स्वीकार कर लेती है। क्वान को यकीन नहीं हो रहा कि वह बिना वजह एक रेग्रेसर बन गया, लेकिन उसे अपने भविष्य की चिंता ज्यादा होती है। 5 मिनट बाद एंथॉन्स उसे चीर फाड़ कर रख देंगे, लेकिन तभी क्वान को एक और अजीब बात समझ में आती है। गॉडेस वेगा ने कहा कि वह एक ऐसी स्टिग्मा का मालिक है जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन ये तो ली शिन्युक की स्टिग्मा थी, तो फिर ये मेरी छाती पर कैसे आ गई? क्वान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। ओजिन अब तक की सबसे अजीब स्थिति में फंस चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी शक्ति मिलेगी, वो भी बिना किसी चेतावनी के। ब्लैक हेवंस, ये नाम उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन एक चीज साफ थी, ये किसी आम शक्ति से कहीं बढ़कर था। ली शिन्युक की मौत के समय जो नीले रंग की बिजली फूटी थी वो उसी का असर था। शिन्युक का स्टिग्मा मरने के बाद उसके अंदर समा गया था, लेकिन ये सिर्फ पिक्सस का स्टिग्मा नहीं था, ये लायरा का स्टिग्मा था जिसने उसे इस नतीजे पर पहुंचने पर मजबूर कर दिया
कि ली शिन्युक ही असली रिग्रेसर था। ओजिन के लिए ये सब बचा पाना मुश्किल था, तो इसका मतलब वो अपने ही स्टिग्मा को काबू नहीं कर पाया और मर गया। तभी अचानक गॉडेस वेगा की आवाज इस उसे होश में लाती, तुम रिग्रेसर नहीं हो। उसके अंदर हलचल मच जाती है। गॉडेस को यकीन था कि उन्होंने अनहेवनली स्टार की मौजूदगी को यहाँ महसूस किया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद ओजिन आखिरकार जवाब देता है, हाँ मैं ही रिग्रेसर हूँ। लेकिन उसके दिमाग में तो भयंकर उलझन थी। ब्लैक हेवंस क्या है, अनहेवनली स्टार कौन है, यहाँ तक कि वो इस गॉडेस का नाम तक नहीं जानता। लेकिन अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ये झूठ जीना पड़ेगा, उसे खुद को रिग्रेसर साबित करना ही होगा, चाहे इसके लिए भगवान को भी बेवकूफ बनाना पड़े। और फिर गॉडेस वेगा ने उस पर यकीन कर लिया। ओजिन अंदर ही अंदर चौंक गया। सच में इतनी बड़ी ट्रांसेंडेंट एक झटके में इस झूठ पर यकीन कर गई। एक आम इंसान जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं हो सकती थी, और ओजिन जिसने भगवान जैसी सत्ता को ही धोखा दे दिया था। भाई ये तो एकदम अलग ही लेवल की स्कैमिंग हो गई। लेकिन इससे पहले कि ओजिन और सोच पाता, गॉडेस वेगा अपनी बात आगे बढ़ाती है। भविष्य की बातों पर तो बाद में चर्चा होगी, फिलहाल इन परेशान करने वाले एंथ्रोन्स से निपटना जरूरी है। गॉडेस हल्की सी मुस्कुराई, मैं देखना चाहती हूँ कि अनहेवनली स्टार की शक्ति की सीमा क्या है। ओजिन को तुरंत समझ आ गया, यानी मुझे इन मॉन्स्टर्स से निपट कर अपनी ताकत साबित करनी होगी। लेकिन गॉडेस ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई दबाव मत लो, बस लड़ो। अरे भाई अब और दबाव आ गया। एंथ्रोन्स गुस्से से गुर्रा रहे थे और ओजिन की सांसें तेज हो गई। मुझे लड़ना ही होगा। उसने अपनी स्टिक को कसकर पकड़ा और महसूस किया कि उसके शरीर से एक अनजानी शक्ति रिस रही। वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे हवा में तैर रहा। मैं भले ही सिर्फ एक स्टार मेटाह्यूमन हूँ, लेकिन अब मेरा शरीर किसी आम इंसान जैसा नहीं है। जैसे ही एंथ्रोन्स उस पर झपटे, ओजिन ने एक झटके में उन्हें चीर कर रख दिया। भाई ये तो गेम के चीट कोड जैसा लग रहा है। गॉडेस वेगा दूर से उसकी लड़ाई देख रही थी और ओजिन बिना किसी परेशानी के सारे एंथ्रोन्स को काटता चला गया। ये तो बच्चों का खेल लग रहा है। इसी बीच एक नया नोटिफिकेशन उसके सामने आया, विकस स्पीयर आर्ट्स लेवल 4। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके सिर में एक अजीब सा झटका लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया चमक उठी। ली शिन्युक वो एकदम से हाँफ रहा था, उसकी सांसें भारी थी। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो कभी अपने भाई ली वू हयुक को नहीं पकड़ पाऊंगा। ओजिन सकते में आ गया। ये क्या हो रहा है? ये कोई बीती याद नहीं थी, ये तो ली शिन्युक की पहली टाइमलाइन की यादें हैं। और सिर्फ यादें ही नहीं, पिक्सेस की स्किल्स भी उसके अंदर समा रही थी। लेकिन इतनी ताकत देखकर वो सोचने लगा, क्या सच में 1 स्टार मेटाह्यूमन इतने ताकतवर होते हैं? उधर ओजिन ने बाकी के सारे एंथ्रोन्स को भी चुटकियों में खत्म कर दिया। लेकिन तभी गॉडेस वेगा बोल पड़ी, बस करो, क्या तुम मेरा मनोरंजन करने के लिए शो चला रहे? क्या? बेचारे ओजिन की हालत देखने लायक थी। गॉडेस वेगा आगे बढ़ी और पूछा, तुम मेरी स्टिग्मा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ओजिन की आंखें चौड़ी हो गई, मतलब अब तक मैंने ये सब बिना स्टिग्मा के किया। गॉडेस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यहाँ तक कि एक रिग्रेसर के लिए भी नई स्टिग्मा का इस्तेमाल मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है। ओजिन मन ही मन सोचता है कि गॉडेस खुद ही सब कुछ समझ रही है, लेकिन हमारा बंदा ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी की हालत में तो वो एक नवजात बच्चे की तरह है और इस नए जन्म को लेकर काफी एक्साइटेड भी। वेगा ने जैसे ही उसे अपने पहले कदम उठाने में मदद करने की जिम्मेदारी ली, ओजिन थोड़ा झेंप जाता है। लेकिन गॉडेस उसे एक अनूठा ऑफर देती है जिससे वो और भी ज्यादा असहज हो जाता है। अचानक गॉडेस उसे ब्लेसिंग ऑफ ए स्टार से नवाजती है और साथ ही लिरा स्टिग्मा की प्रोफिशिएंसी भी अस्थायी रूप से बढ़ा देती है। ओजिन को यह नाम कहीं सुना सुना सा लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसे अचानक जबरदस्त बिजली के झटके लगने लगते हैं। वो दर्द से चीख उठता है क्योंकि नीली ऊर्जा उसके अंदर समा रही होती है। वह गॉडेस से गुहार लगाता है कि कम से कम उसे पहले से कोई चेतावनी तो दे देती, लेकिन दर्द तो अब हो ही चुका था। वो कठिन पीड़ा सहता है जो किसी यातना से कम नहीं लगती और तभी ब्लू थंडर की शक्ति सक्रिय हो जाती है। जैसे ही ओजिन को होश आता है, वह अपने आसपास तबाही का नजारा देखता है और दंग रह जाता है। उसे महसूस होता है कि एक स्टार मेटा ह्यूमन इतनी शक्ति नहीं रख सकता, यानी या तो वह 2 स्टार तक पहुंच चुका है या फिर 3 स्टार की सीमा तक भी पहुंच सकता है। इसी बीच उसे गॉडेस वेगा से मिले नए नोटिफिकेशन के बारे में सोचते हुए यह एहसास होता है कि गॉडेस ने उसे रिग्रेसर स्वीकार कर लिया और उसकी अविश्वसनीय सीखने की क्षमता को मान्यता भी दी है। उसी समय ओजिन वेगा को वीविंग वुमन स्टार कहकर संबोधित करता है और तभी उसे एहसास होता है कि यह सच में असली वेगा है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैकड़ों कॉन्स्टेलेशंस मौजूद हैं। हालांकि वे सभी ट्रांसेंडेंट हैं, लेकिन उनकी भी अलग अलग रैंकिंग होती है, कुछ ज्यादा ताकतवर और कुछ कमजोर। मेटा ह्यूमंस की शक्ति भी इन्हीं रैंकिंग्स पर निर्भर करती है। उनमें से कुछ सुप्रीम बींग्स होते हैं जिनके सामने 12 जोडियक्स तक सिर झुकाने को मजबूर होते हैं। इन सुप्रीम बींग्स में शामिल हैं पोलारिस, डिनेप और वेगा। वेगा इतनी उच्च रैंक की कॉन्स्टेलेशन है कि बाकी कॉन्स्टेलेशंस उसकी उपस्थिति मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। ओजिन ये सब सोचकर ही थंडरस्ट्रक रह जाता है कि इतनी उच्च श्रेणी की गॉडेस वेगा वास्तव में उसके साथ मौजूद है और सबसे बड़ी बात, वो इसे धोखा दे रहा है। वो खुद से कहता है कि शायद अब उसे इस स्कैमिंग वाली जिंदगी को छोड़ देना चाहिए। उसे एहसास होता है कि अगर वेगा को पता चला कि वो रिग्रेसर नहीं है तो शायद वो उसे खत्म ही कर दे। पहले तो ओजिन सोचता है कि सब सच सच बता देगा कि उसने ये झूठ सिर्फ मरने के डर से बोला था, लेकिन अगले ही पल वह फैसला बदल लेता है। अब पानी सिर
से ऊपर जा चुका है। अब उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे किसी इंसान ने किसी देवता का मजाक उड़ा दिया और वो बस इंतजार कर रहा हो कि कब मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे। वेगा की ताकत का खौफ उसे जड़ कर देता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालता है और इस खेल को आखिर तक ले जाने की ठान लेता है। अब वो एक नया प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जो शायद सबसे ज्यादा अजीब हो सकता है। ओजिन अचानक गॉडेस से रोमांटिक बातें करने लगता है। वह गॉडेस से कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और सोच भी नहीं सकता था कि वो उससे दोबारा मिलेगा। वह वेगा का हाथ थाम लेता है, जिससे गॉडेस अचानक चौंक जाती है और खुद से पूछने लगती है कि भविष्य में उनकी क्या रिलेशनशिप थी। इधर हमारा ड्रामा किंग ओजिन अपनी टॉप क्लास एक्टिंग से गॉडेस को पूरी तरह बेवकूफ बना देता है। उसे पता है कि वेगा के पास भविष्य की कोई यादें नहीं है और इसी का फायदा उठाकर वह फिर से अपनी अदाकारी जारी रखता है। वेगा इस उलझन में पड़ जाती है कि आखिर भविष्य में उनकी रिलेशनशिप कैसी थी। ओजिन बड़ी चालाकी से कहता है कि वह भविष्य में सब कुछ खुद बता देगा और फिर एक नाटकबाजी वाला उदास चेहरा बना लेता है, जैसे उसने बहुत कुछ सह लिया। इस पर वेगा एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकालती है। उसे लगता है कि ओजिन ऐसे इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि भविष्य में वह वेगा नष्ट होने वाली है। ओजिन ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये गॉडेस क्या बकवास कर रही है। तभी गॉडेस एक बड़ा खुलासा करती, सभी कॉन्स्टलेशंस यहाँ तक कि वह खुद भी काले आकाश ब्लैक हेवेंस के अंधकार से निगल लिए जाएंगे। ये उनकी नियति है, लेकिन ओजिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे भी ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो, पर तभी उसका पूरा ध्यान एक चीज पर अटक जाता है। ब्लैक हेवेंस नाम सुनते ही वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। वेगा का रिएक्शन देखकर ओजिन कंफर्म करता है कि उसने जो नाम सुना वो सच में ब्लैक हेवेंस का मास्टर था। वेगा खुलासा करती है कि ब्लैक हेवेंस का मास्टर अगर जिंदा रहा तो दुनिया एक बार फिर से तबाही की ओर बढ़ेगी। ओजिन इसे हंसी में उड़ा देता है, लेकिन अंदर से वो चिल्ला रहा होता है क्योंकि वेगा जिस ताकत की बात कर रही है वही ताकत तो उसके पास भी है। अब जाकर ओजिन को एहसास होता है कि उसकी असली किस्मत क्या है। वो आखिरकार इसी दुनिया को नष्ट करने के लिए वापस आया है। लेकिन दूसरी तरफ वेगा ये कसम खाती है कि वो क्वान को ब्लैक हेवन से निगले जाने नहीं देगी, वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। ओजिन भी इस शर्त को स्वीकार कर लेता है और तभी वेगा उसे उसके नए नाम से बुलाती है, क्वान ओजिन। गॉडेस, जिसे वीविंग वुमन स्टार कहा जाता है, ओजिन के सामने एक नई राह रोशन करने का वादा करती है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती कर बैठती है, उसे अपना अपोस्टल बना देती है। ओजिन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता, वो अब वेगा का अपोस्टल बन चुका है और इसमें कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है। उसी वक्त वेगा एक जले कटे हालत में पड़े आदमी को देखती है और पूछती है, ये लड़का कौन है? ओजिन तुरंत एक नई कहानी गढ़ता है, कहता है कि ये लड़का एक दिन बेहद खतरनाक और निर्दयी इंसान बनेगा जो मासूमों को लूटेगा। मगर तभी उसे याद आता है कि ली शिन्युक ने उसके साथ क्या किया था और ये भी कि वो कितना दुष्ट इंसान था। फिर भी उसे बस यही उम्मीद है कि ली शिन्युक उसे ज्यादा कोसे ना। इसी बीच वेगा उसे एक आखिरी बात याद रखने के लिए कहती है, लेकिन अचानक दर्द की लहर से कराह उठती है। वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कमांडमेंट्स ने उसे रोक दिया। जब उसने पहले ओजिन को ब्लेसिंग दी थी तब उसने बिना सोचे समझे एक नियम तोड़ दिया था कि वो सीधे इस दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब वो इन्हीं कमांडमेंट्स से जकड़ी जा रही थी। गॉडेस ओजिन से कहती है कि एक हफ्ते में मेरे सेंचुरी में आना, और फिर वो गायब हो जाती है। वेगा के जाते ही ओजिन एकदम कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये सब क्या हो रहा है? मगर धीरे धीरे वो खुद को शांत करता है। आखिरकार उसने नॉर्थ स्टार कॉन्स्टलेशंस में से एक की स्टिग्मा हासिल कर ली। अब वो खुद को ली शिन्युक की डेड बॉडी की तरफ देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी पलट गई। अब असली दुनिया में ओजिन रास्ते में खुद के लिए एक बर्गर खरीदता है और घर लौटता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक लड़की पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी नहीं? ये लड़की कोई और नहीं, सन हयून है, वही लड़की जिसने ओजिन का साथ उसके अनाथालय के भयानक दिनों में दिया था। वो उससे मजाक में कहती है, सिगरेट देने में इतनी देर क्यों लगा दी? मगर ओजिन उसकी इस बकवास पर ध्यान नहीं देता और उसे टोकता है। दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहता है और इसी दौरान हयून उसे नूना बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वो उससे 2 साल बड़ी। ओजिन उसे बर्गर पकड़ाता है और तभी हमें पता चलता है कि हयून भी एक मेटाह्यूमन है, लेकिन एक भयानक हादसे के कारण उसकी दाईं टांग जा चुकी है और उसकी दोनों आंखें अब देख नहीं सकती। अब ओजिन उसकी देखभाल करता है, लेकिन हयून के लिए वो हमेशा वही नटखट लड़का रहेगा जो अनाथालय के दिनों में था। हयून बर्गर का एक टुकड़ा खाती है और खुशी से उछल पड़ती है, ये तो कमाल का है। ओजिन उसे बताता है कि ये किसी लोकल स्टोर का नहीं बल्कि एक असली रेस्तरां से खरीदा गया है। हयून को यकीन नहीं होता, तू ठीक तो है? कहीं किसी मॉन्स्टर ने तेरे सिर पर वार तो नहीं कर दिया? ओजिन हंसता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पास अब अचानक पैसा आया है क्योंकि उसे एक बेहद जरूरी चीज खरीदनी है जिसे वो हर कीमत पर पाना चाहता है। हयून के चेहरे
चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन तभी उसकी आंखों में शक झलकता है। तू कुछ छुपा रहा है ना? ओजिन घबरा कर फौरन टॉपिक बदल देता है। वो कहता है, अरे तेरे मुंह पर सॉस लग गया है, वैसे भी तू सॉस के बिना भी उतनी ही बदसूरत दिखती है। हयून उसे गुस्से से घूरती है, लेकिन ओजिन मजे ले रहा होता है। तभी वो उसे बताता है कि अब से वो सिर्फ फ्रोजन पैटीज नहीं बल्कि हमेशा बड़ा वाला बर्गर खरीदेगा। ये सुनते ही हयून का माथा ठनक जाता है। रुको जरा, ये बंदा अचानक इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ओजिन की लाइफ में कुछ बड़ा बदला है और वो इसे छुपा नहीं पाएगा। ओजिन एक झूले पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। अभी कुछ ही देर पहले उसने सॉन्ग को सब कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आखिर कोई भी ये सुनकर चौंक जाएगा कि कोई इंसान अचानक से मेटाह्यूमन बन गया और ऊपर से रिग्रेसर होने का दावा भी कर रहा। लेकिन असली बात तो ये थी कि ओजिन कोई रिग्रेसर था ही नहीं। वो तो बस इस पहचान को निभा रहा था, क्योंकि अगर सच बाहर आ गया तो उसका खेल खत्म। अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि ब्लैक हेवंस की शक्ति उसके पास कैसे आई। उसने लायरा का स्टिग्मा तो हासिल कर लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज थी ली शिन्युक के स्टिग्मा को चुरा लेना। ये हुआ कैसे? अगर ब्लैक हेवंस और ली के रिग्रेशन में कोई संबंध नहीं था तो फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जब ब्लैक हेवंस पूरी शक्ति में होगा तब ये दुनिया को नष्ट कर देगा? और अगर ये शक्ति अब ओजिन के पास है तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में वही इस दुनिया का विनाश करने वाला है? उसने खुद को संभाला। नहीं, अभी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। उसे सबसे पहले अपनी पहचान को सुरक्षित करना होगा। अगर किसी को पता चल गया कि वो असली रिग्रेसर नहीं है बल्कि उसने स्टिग्मा को हड़प लिया है तो न सिर्फ उसे मारा जा सकता है बल्कि कॉन्स्टेलेशंस भी उसका शिकार बना सकते हैं। इसलिए उसे एक ही चीज करनी थी, वेगा को पूरी तरह से भरोसा दिलाना कि वो उसका असली अपोस्टल है। इसके लिए उसे लायरा के स्टिग्मा को और मजबूत करना होगा, कम से कम 2 स्टार तक। और ये तभी हो सकता था जब वो अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाए। ट्रेनिंग जरूरी थी और इसके लिए सबसे सही तरीका था किसी गेट में जाकर असली लड़ाइयों से खुद को बेहतर बनाना। लेकिन तभी उसकी घड़ी पर एक नोटिफिकेशन आया, एबनॉर्मैलिटी आउटब्रेक डिटेक्टेड। ओजिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही जगह है जहां मैं पहले आंट्रोनेस से लड़ा था। मतलब वहां अब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। एक आम गेट में इतनी जल्दी अब नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती जब तक कि वहां कोई म्यूटेशन न हुआ। और अगर ये सच था तो वहां के मॉन्स्टर्स अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हों। वो बिना वक्त गंवाए वहां जाने का फैसला करता है। गेट के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां मेटा ह्यूमंस की भीड़ लगी हुई थी। न्यूज रिपोर्टर्स लाइव कवरेज कर रहे थे और कई पार्टियां अंदर जाने की तैयारी कर रही थी। ओजिन को थोड़ा अजीब लगा। अगर ये जगह इतनी खतरनाक घोषित की गई है तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? फिर उसे समझ आया, म्यूर क्रिस्टल्स। ये खास तरह के क्रिस्टल्स थे जो म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के शरीर से निकलते थे और इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। कोई भी मेटा ह्यूमन इन्हें हासिल करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार रहता। ओजिन सोचता है कि क्या उसे भी किसी पार्टी के साथ जुड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर उसके अंदर का कंजूस ओजिन जाग जाता। नहीं, अगर मैं किसी टीम के साथ गया तो मुझे इनाम का हिस्सा बांटना पड़ेगा। तो फैसला हो गया, अकेले ही जाऊंगा। जंगल के अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। हर तरफ अजीब सी खामोशी, कोई भी हलचल नहीं, न ही कोई मॉन्स्टर दिख रहा था। ओजिन सतर्क हो गया। तभी बिना किसी चेतावनी के एक झुंड में आंट्रोनेस उस पर टूट पड़े। लेकिन इस बार ओजिन तैयार था। उसने बिना घबराए अपनी स्टिक को बिजली से लपेटा और एक ही झटके में सामने वाले मॉन्स्टर को उड़ा दिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये मॉन्स्टर्स पहले से बड़े और तेज हो चुके हैं, लेकिन मैं भी अब पहले जैसा नहीं हूँ। वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ा, एक एक करके सारे आंट्रोन्स को खत्म करता गया। हर वार के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई, जैसे ब्लैक हेवंस की ऊर्जा खुद को और ज्यादा खोल रही है। जब सब खत्म हो गया तो ओजिन ने देखा चारों ओर जले हुए पेड़ पौधे और गिरे हुए मॉन्स्टर्स। उसने खुद को देखा और बुदबुदाया, क्या ये मैं ही हूँ? इतनी ताकत। अब वो सच में किसी भी 1 स्टार मेटा ह्यूमन से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन सवाल ये था, क्या ये ताकत उसे सही दिशा में ले जा रही थी या फिर वो अनजाने में ही अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था? ओजिन झुके हुए एक मृत एंथ्रोन की बॉडी को घूर रहा था। ये कम से कम 80 किलो तो होगा, उसने खुद से बुदबुदाया। और मैंने इसे एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। वो अब समझ चुका था कि उसकी ताकत किसी आम मेटा ह्यूमन से कहीं ज्यादा हो चुकी है। उसकी हथेलियां अभी भी जलती हुई बिजली की गूंज महसूस कर रही थी। उसने अपने चारों ओर पड़े मिर क्रिस्टल्स उठाने शुरू किए। हर एक क्रिस्टल करीब 800 से 1000 ग्राम का था। यही वो खजाना था जो हर कोई पाने के लिए मेटा ह्यूमन बनने का सपना देखता था। लेकिन जैसे ही वो अपनी इनाम समेटने लगता है, एक अजीब सी आहट महसूस होती। उसकी इंद्रियां अचानक अलर्ट हो जाती, कोई आ रहा है। जैसे ही उसने ध्यान दिया, उसे समझ आ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि म्यूटेंट एंथ्रोन था। शायद अपने मरे हुए साथियों के खून की गंध सूंघ कर आया था। और इससे पहले कि ओजिन कुछ कर पाता, म्यूटेंट ने सीधे उस पर झपट्टा मार दिया। हमला इतनी तेजी से हुआ कि ओजिन को संभलने का मौका तक नहीं मिला, पर उसे घबराने की कोई जरूरत
जरूरत नहीं थी। थंडरबोल्ट। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, बिजली उसकी हथेली से लहराती हुई निकली और भयानक आवाज के साथ म्यूटेंट पर जा गिरी। बूम! एक ही झटके में म्यूटेंट जलकर राख में तब्दील हो गया। ओजिन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा देखता रहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये सच में हुआ। लेकिन उसे जो चीज और भी ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि लायरा का स्टिग्मा 2 स्टार तक बढ़ गया। उसने अपने अंदर शक्ति का एक नया उबाल महसूस किया। ये कैसे हुआ? क्या स्टिग्मा की मना ऊर्जा ने इसे तेज कर दिया? पर एक ही दिन में दूसरी स्टार तक पहुंचना ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। वो अभी भी इस नई शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था जब अचानक कमाल का नजारा था। और जीन तुरंत पीछे मुड़ा। 2 अजनबी वहां खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उनके होठों पर हल्की मुस्कान। तुमने अकेले ही एक म्यूटेंट को मार डाला, ये तो बहुत ही इंप्रेसिव स्किल्स हैं। उन्होंने खुद को केन्स वेनाटी के 3 स्टार शिष्यों के रूप में पेश किया। ओजिन के मन में तुरंत शक पैदा हुआ। 3 स्टार डिसाइपल एक लो रैंकिंग गेट में, ये बात अजीब थी। इतनी ताकतवर हस्तियां ऐसे मामूली गेट में क्यों आई? उसने उनकी आंखों में झांका। वहां कुछ था, एक चालाकी, एक धूर्तता। इनके चेहरे देखो, 100 में से 99 बार ऐसे लोग चोर ही निकलते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो दोनों ऐसे दिखाने लगे जैसे उन्होंने पहले इन एंथ्रोन्स को देखा था, लेकिन लड़ नहीं पाए थे। ओजिन को सब समझ में आ गया, तो ये सच में चोर है। और ओजिन ने अपनी हरकत छुपाई। वो धीरे धीरे घबराया हुआ दिखने लगा। फिर अचानक वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। भाई साहब माफ कर दो, उसने नकली आंसू बहाए। मेरी कोई औकात नहीं, प्लीज ये सब तुम लोग रख लो। चोरों को ये देखकर मजा आ गया। उन्हें लगा कि ओजिन वाकई डर गया। चलो बात करते हैं। वहां चलकर ओजिन उनके साथ चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर गए, स्विश, एक भाला उड़ता हुआ आया और सीधे एक चोर के सीने को चीरता चला गया। दूसरा चोर हक्का बक्का रह गया। उसके साथी की आंखों में अब सिर्फ अंधकार था। ओजिन ने धीरे से हंसते हुए भाला निकाला और कहा, अपनी माँ को नर्क में मेरा सलाम कहना। क्रैक! भाला जमीन पर गिरा और खून चारों तरफ फैल गया। दूसरा चोर अब गुस्से में था। ये पागल है, उसने चिल्लाते हुए ओजिन पर हमला किया। पर ओजिन को पहले से अंदाजा था। उसने बिजली की तेजी से हमला डॉज किया और एक पल में ही दूसरे चोर की छाती के आर पार भाला घुसा दिया। आखिरी चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। ओजिन ने चैन की सांस ली। अब वापस अपने क्रिस्टल्स पर ध्यान देने का समय था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति को महसूस किया, उसे ब्लैक हेवंस की याद आई। ब्लैक हेवंस ये मना को अब्सॉर्ब करता है ना? अगर ऐसा है तो इन मरे हुए लोगों का स्टिग्मा भी वो अपना बना सकता है। उसने ब्लैक कर्टन को सक्रिय किया और मरे हुए केन्स वेनाटी के शिष्य के शरीर पर आजमाया। ब्लैक हेवंस ने स्टिग्मा को सोख लिया। दूसरा लेवल अनलॉक हो गया। अचानक एक नई ऊर्जा उसके अंदर फैलने लगी। काला प्रकाश उसकी त्वचा से निकलने लगा। ओजिन को दूसरा जागरण, सेकंड एनलाइटमेंट मिला था, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। ब्लैक हेवंस अभी भी अधूरा है। ली शिन्युक की पूरी शक्ति इसमें नहीं है। जब ओजिन ने अपनी आंखें खोली तो वो अस्पताल में था। तुम आखिर होश में आ ही गए, डॉक्टर ने कहा। तुम पूरे 2 हफ्ते से बेहोश थे। 2 हफ्ते? ओजिन को झटका लगा। क्या जो कुछ भी उसने देखा वो सिर्फ यादें थी? क्या ये ली शिन्युक के अतीत का कोई अंश था जिसे वो दोबारा जी रहा था? उसी वक्त एक और आवाज आई। तुमने गेट में बिना बताए एंट्री क्यों ली? ओजिन ने ऊपर देखा। वहां खड़ा था ली का भाई वाक। ली पहले से माफी मांग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ A1 स्टार था। लेकिन तभी एक लड़की कमरे में घुसती है और वो उसे पूछती है कि क्या उसके पास समय है। वो उसे गिल्ड मास्टर कहकर संबोधित करती है और बताती है कि मॉकडोंग में जो नया गेट 15 तारीख को खुला था, वहाँ एक आदमी चंग हुन ने एक रिलिक खोजा है। तभी अचानक ली की यादें गड़बड़ाने लगती हैं और ओजिन उसे बाहर खींच लाता है, ये सोचते हुए कि उसे लगातार ली की यादें क्यों मिल रही हैं। और फिर ओजिन आखिरकार ली शिन्युक की अवेकन्ड पार्टियल रिकॉर्ड्स को विरासत में ले लेता है। अब उसे पिक्सिस स्पीयर आर्ट्स लेवल 5 मिल जाता है और एक नया स्किल भी सीख जाता है जिसका नाम है लेम एक्सक्यूजेस। लेकिन ओजिन सोच में पड़ जाता है कि जितनी ज्यादा ली की यादें उसे मिलेंगी वह उतना ही ज्यादा एनलाइटेंड होता जाएगा। और भाई ये लेम एक्सक्यूजेस नाम का स्किल क्या भला है? लेकिन अभी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मॉकडोंग के गेट पर फोकस करता है जहां होली रेलिक मिला है। अब हमें बताया जाता है कि होली रेलिक्स वे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनमें स्टार की ताकत भरी होती है। कुछ इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि 1 स्टार और 2 स्टार के बीच की दूरी मिटा सकती है। यानी 8 दिन बाद मॉकडोंग में खुलने वाले गेट में एक होली रेलिक मौजूद होगी। अब सीन शिफ्ट होता है दुकान में जहां ओजिन अपने मिर क्रिस्टल्स बेचने जाता है। टैक्स घटाने के बाद जब उसे असली कीमत पता चलती है तो वो गुस्से में एक गाली देता है, लेकिन खुद को काबू में कर लेता है। लेकिन भाई 20% टैक्स! अंदर ही अंदर वो इन लोगों को लुटेरे कहने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन वो सोचता है कि चलो ये भी झेल लेंगे। तभी महिला उससे पूछती है कि वो किस कॉन्स्टलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ओजिन जवाब देता है कि लायरा, तो कैशियर की हालत खराब हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता। वो दोबारा पूछती है और जब ओजिन उसे फिर से कंफर्म करता है तो वो सन्न रह जाती है। महिला उसे वीआईपी रूम में ले जाती है और अंदर घुसते ही ओजिन एक सुनहरे बालों वाले बंदे से सामना करता है। वह उसे एक साइड आई देते हुए घूरने लगता है। ओजिन सोचता है भाई ये कौन है? फिर उसकी नजर वाईपीसी के लिए रखे गए जबरदस्त डेजर्ट्स पर पड़ती है। भाई क्या शानदार खाना! वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधे खाने पर टूट पड़ता है। सुनहरा बालों वाला लड़का अजीब नजरों से उसे देखता है, लेकिन ओजिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से मुंह भरकर खा रहा होता है। खुश होकर वो सोचता है कि ये बचा हुआ खाना ऊना को देकर उसे भी खुश कर देगा।
लेकिन तभी वो ब्लॉन्डी बोलता है, क्या तू कोई भिखारी है? ओजिन एक पल के लिए रुकता है लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लड़का फिर उसे ताने मारते हुए कहता है, तू इतना मुंह चला चला कर क्यों खा रहा है? मेरी भूख ही मर गई। लेकिन ओजिन उसे इग्नोर करता है और शांति से जवाब देता है, तू बड़ा हिम्मती बंदा लग रहा है। अच्छा है, जवानी में जोश रहना चाहिए, बस बिना सोचे समझे बेवकूफी मत करना। ये सुनकर ब्लॉन्डी आग बबूला हो जाता है और ओजिन से पूछता है, तू पागल हो गया है क्या? बस कुछ खाकर ही खुद को बड़ा आदमी समझने लगा। लेकिन ओजिन सीधा बैठकर गर्व से कहता है, क्या तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? अब ब्लॉन्डी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ओजिन उसे और घुमा देता है, अगर तू वाईपी सेक्शन में है तो तुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। पार्क युंग वू के दिमाग में सवालों की झड़ी लगी हुई थी। आखिर ये बंदा कौन है? पहले तो उसने सोचा कि ये कोई बहुत फेमस आदमी होगा, तभी तो इतना कॉन्फिडेंट है। लेकिन फिर उसे ओजिन के बोलने के तरीके में कुछ अलग लगा, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बात कर रहा। अचानक उसे याद आया कि 9 स्टार मेटा ह्यूमन बनने के बाद कुछ मामलों में उनकी उम्र कम दिखने लगती है, और अगर यही सच है तो क्या इसका मतलब है कि ओजिन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और अनुभवी है? यही सोचकर युंग वू की हालत खराब हो गई। तभी ओजिन ने उससे पूछा, किस गिल्ड से हो तुम बच्चा? इससे पहले कि युंग वू कुछ बोल पाता, उसने देखा कि ओजिन एकदम सीरियस फेस बनाकर उसे घूर रहा। अचानक उसके अंदर डर बैठ गया। वो हकलाते हुए झुक गया और बोला, मैं पंडाइनस गिल्ड का हूँ सर। ओजिन के मन में तुरंत एक ख्याल आया, ओ ये तो फंस गया। पंडिनस गिल्ड टॉप 10 गिल्ड्स में से एक थी और ये स्कॉर्पियो मेटा ह्यूमंस की गिल्ड थी। ओजिन ने अपनी स्माइल दबाते हुए कहा, ओ तो तुम्हारे गिल्ड मास्टर से मेरी अच्छी जान पहचान है। युंग वो चौंक गया, क्या आप हमारे गिल्ड मास्टर को जानते हैं? ओजिन ने अपने एक्टिंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए झूठ बोला, अरे क्या बताऊं, पुराने दिनों में हम साथ बैठकर खाना खाते थे, सोना जाते थे और हर जगह साथ घूमते थे। युंगबू को तो जैसे शौक लग गया। सच में वह अपने गिल्ड मास्टर को हमेशा एक सीरियस और डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में जानता था, लेकिन अगर ये आदमी उसके गिल्ड मास्टर का करीबी है तो इसका मतलब है कि ये कोई बड़ा खिलाड़ी है। ओजिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने युंगवू को बेवकूफ बनाते हुए कहा, अच्छा सुनो, जब गिल्ड मास्टर से मिलो तो मेरा नाम क्वानिनो बताना और कहना कि मैंने उसे याद किया। युंगवू ने झुककर माफी मांगी, मुझे माफ करिए सर, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। अब तक ओजिन का प्लान पूरी तरह सफल हो चुका था। उसे एक और ख्याल आया और उसने कहा, अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो एक काम करो, ये बचे हुए स्नैक्स पैक कर दो। और युंगवू पूरी ईमानदारी से हर एक स्नैक पैक करने में जुट गया। ओजिन अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। उसे ह्यून का ख्याल आया। ह्यून तो ये सब देखकर बहुत खुश हो गई। युंगवू अब चला गया था और ओजिन को राहत मिली कि उसने एक बेवकूफ से पीछा छुड़ा लिया। लेकिन असली मजा तो उसे तब आया जब उसने देखा कि युंग वू अपना वॉलेट वहीं छोड़ गया था। जैकपॉट, ओजिन ने मन में सोचा। उसने वॉलेट खोला और देखा कि उसमें काफी कैश और एक म्यूटेंट मायर क्रिस्टल था। हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओजिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि म्यूटेंट मायर क्रिस्टल बहुत रेयर होते हैं और इन्हें हासिल करना आसान नहीं होता। तो फिर ये क्रिस्टल युंगवू के पास कैसे आया? वह इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक नया शख्स कमरे में दाखिल हुआ। माफ करिए, आपको इंतजार करवाया? उसने कहा, मैं हानजुन हूँ, एसोसिएशन की टीम का लीडर। हानजुन ने ओजिन से हाथ मिलाया और जैसे ही ओजिन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे इस बंदे की पावर का अंदाजा हो गया। ये तो पहले मिले हर किसी से ज्यादा ताकतवर लग रहा है, ओजिन ने सोचा। हानजुन ने अपने टॉरस कॉन्स्टलेशन का जिक्र किया और बताया कि वह 6 स्टार मेटा ह्यूमन है। अब ओजिन को एहसास हुआ कि इस बार उसके सामने कोई बेवकूफ नहीं बल्कि एक असली मॉन्स्टर खड़ा है। लेकिन हानजून को अब तक यकीन नहीं हुआ कि ओजिन के पास लायराज स्टिग्मा है। अगर आप सच में लायराज स्टिग्मा रखते हैं तो हमें एक टेस्ट करना होगा। ओजिन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपने सीने पर स्टिग्मा दिखाया, लेकिन हानजून पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। मुझे खुद चेक करना होगा। अब मामला सीधा फाइट तक पहुंच चुका था। हानजून और ओजिन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ओजिन ने पूछा, क्या मैं अपनी खुद की वेपन इस्तेमाल कर सकता हूं? हानजून ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। ओजिन के मन में एक ही सवाल है, क्या उसकी लायरा स्टिग्मा की ताकत एक 6 स्टार टॉरस से टक्कर ले सकती है? आखिर 4 स्टार का इतना बड़ा अंतर क्या उसका स्टिग्मा भर सकता है? इसका जवाब तो अब सिर्फ फाइट ही देगी। ओजिन बिना कोई वक्त गंवाए हान की तरफ तेजी से बढ़ता है। जैसे ही उसका भाला स्पीयर हान के करीब आता है, नीली बिजली जैसी ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगती है। हान के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। एक 2 स्टार मेटा ह्यूमन इतना ताकतवर कैसे हो सकता? लेकिन हान भी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने ओजिन के हमले को बड़ी आसानी से रोक लिया और ओजिन को झटका देकर पीछे धकेल दिया। ओजिन जमीन से टकराता है लेकिन तुरंत उठ खड़ा होता है। हान उसकी हालत देखकर उसकी चिंता करता है, लेकिन ओजिन बस एक ही चीज सोच रहा है, मुझे अभी और लड़ना है। हान की ताकत को देखते हुए ओजिन समझ जाता है कि सिर्फ थ्रस्ट, सीधे वार से कुछ नहीं होने वाला। वो अपनी लाइटनिंग स्किल को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसकी बिजली वाली ऊर्जा अब और भी ज्यादा तेज और खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन हान भी अनुभवी योद्धा था। उसने ओजिन के हमले को डॉज करने की बजाय उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। अब ओजिन एक नई चाल चलता है। वो हान की
ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करने की योजना बनाता है। लेकिन जैसे ही वो हान पर पूरी ताकत से हमला करता है, अचानक उसके शरीर में अजीब सी फीलिंग आती है। क्या ये अचानक मेरी लाइटनिंग स्किल लेवल 2 पर कैसे पहुंच गई? ओजिन की ऊर्जा अचानक से बढ़ जाती है। उसका शरीर भी पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगता है। हान को भी अब पहली बार डर का एहसास होता है। ये लड़का और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। ओजिन पूरी ताकत से हान की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसका शरीर अचानक जवाब दे देता है, शिट, मैंने अपनी ताकत जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर ली। वो जमीन पर गिर जाता है। हान घबराकर तुरंत दौड़ता है, मेडिक्स को बुलाओ और जल्दी से पोषण लाओ। कुछ समय बाद ओजिन एक महंगे पोषण की घूंट भरता है। उसकी ताकत धीरे धीरे लौटने लगती है। हान अब राहत की सांस लेता है, क्योंकि ओजिन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। लेकिन ओजिन इस लड़ाई में हारकर भी जीत चुका था। उसने एक 6 स्टार मेटा ह्यूमन को अपनी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया था। हान खुद भी दंग था। वेगा स्टार का यह पोस्टल ये उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कुछ देर सोचने के बाद हान एक नई ऑफर देता है। ओजिन, मैं तुम्हें एसोसिएशन में शामिल होने का ऑफर देना चाहता हूँ, चलो इस पर चाय के साथ बात करते हैं। ओजिन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। वो पहले से ही जानता था कि एसोसिएशन उसे अपने साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन ओजिन को किसी भी गिल्ड या ऑर्गेनाइजेशन से खुद को बांधना नहीं था, क्योंकि वो अभी भी नहीं जानता था कि उसे रिग्रेसर बनने के लिए क्या करना होगा। मुझे खेद है, लेकिन मैं एसोसिएशन का हिस्सा नहीं बन सकता, ओजिन जवाब देता है और जाने के लिए उठता है। लेकिन हन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। रुको ओजिन, मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ। हन एक दिलचस्प प्रस्ताव रखता है। तुम्हें एसोसिएशन ज्वाइन करनी होगी, लेकिन तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी तुम्हें हर महीने सैलरी दी जाएगी, फ्री में पैसा। ओजिन अंदर ही अंदर सोचता है, ये आदमी मुझे बिना कुछ किए पैसा देने की बात कर रहा है। उसका लालच अब बढ़ने लगा था। हान को महसूस होता है कि ओजिन ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, इसलिए वो और भी एडवांटेज बताता है। तुम हमारे नाम से जुड़ जाओ, लेकिन तुम जो चाहे कर सकते हो, मर्सनरी का काम भी कर सकते हो और हम तुम्हारे लिए काम भी रेकमेंड करेंगे। अब तो ओजिन के लिए ये जैकपॉट से कम नहीं था। एसोसिएशन की सुरक्षा, फ्री की सैलरी और अपनी मर्जी का काम। लेकिन ओजिन एक स्मार्ट प्लेयर था। वो तुरंत हामी नहीं भर सकता था, क्योंकि अगर वो बहुत जल्दी मान जाता तो उसकी इमेज एक लालची आदमी की बन जाती। इसलिए वो अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और धीरे से बोलता है, ये दिलचस्प ऑफर है हान, मुझे इस पर थोड़ा सोचना होगा। लेकिन अंदर से ओजिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। और अब इस पर आखिरी तड़का लगाते हुए हान कहता है कि उसे टैक्स भरने से भी छूट मिल जाएगी। ओजिन कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। हान की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, तुझे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बस इतना सुनते ही उसका दिमाग एकदम शॉर्ट सर्किट कर गया। भाई, टैक्स फ्री लाइफ, सीधा वाईपी ट्रीटमेंट। अब तो ओजिन के लिए मानो जिंदगी सेट हो गई। बस अब मैं एसोसिएशन का डॉग बन ही जाता हूँ। फुल ड्रामा के साथ ओजिन हान से हाथ मिलाता है और खुशी खुशी उसकी टीम ज्वाइन कर लेता है। सीन कट, अब हमारा भाई सिटी में घूम रहा है और अचानक याद आता है, ओह वो वेगा ने बुलाया था। अब देखो, एक हफ्ता बीत चुका था और अब टाइम आ चुका था गॉडेस वेगा के सैंक्चुरी जाने का। भाई, कहीं देरी हो गई तो क्या पता डिवाइन पनिशमेंट ही ना पड़ जाए। फुल तैयारियों के साथ ओजिन वेगा के सैंक्चुरी की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक अजीब सीन देखने को मिलता है। लोग संकेतों के आगे झुककर प्रार्थना कर रहे थे, कृपया हमें अपनी शक्ति दो, हम नीच कीड़ों पर दया करो, हमें भी मेटा ह्यूमन बना दो। ओजिन ये सब देखता है और सोचता है, सच में इन हालातों में मेटा ह्यूमन बनना ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा रास्ता है। लेकिन उसे इससे क्या भाई, उसका तो गॉडेस वेगा के पास एक्सक्लूसिव इनविटेशन है। सैंक्चुरी का ब्लू पोर्टल चमकता हुआ दिखता है। चलो एंट्री मारी जाए। जैसे ही वो अंदर जाता है, भाई क्या विजन था। एक अलग ही दुनिया, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटी हुई, चारों तरफ सितारों से भरा नजारा और बीच में एक विशाल वृक्ष, मानो खुद मिल्की वे उसमें कैद हो। भाई क्या ओपी सीन है। वो आगे बढ़ता है और आखिरकार गॉडेस वेगा से सामना हो ही जाता है। वेगा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। ओजिन, मेरे प्यारे रिग्रेसर, तुम आ ही गए, अब यहाँ देखो। ओजिन फुल एक्टिंग मोड में आ जाता है। वेगा, तुमसे मिले बिना तो जैसे जिंदगी अधूरी थी। गॉडेस वेगा फ्लस्टर्ड भाई सीधे गुलाबी हो जाती है। ये क्या बोल रहा है? लेकिन ओजिन को कौन रोक सकता है। मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, लेकिन वेगा तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत रही। वेगा अंदर से हिल जाती है। रुको, क्या ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन फिर भी वो संभलती है और बोलती है, ओजिन तुम्हारी चापलूसी से कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अबे ये तो मुश्किल लग रही है। खैर बात आगे बढ़ती है। वेगा उसे 2 स्टार बनने पर बधाई देती है और उसकी प्रोग्रेस देखकर इंप्रेस होती है। ओजिन को फुल घमंड चढ़ जाता है, अरे ये तो मेरा रोज का काम है। लेकिन तभी वेगा सवाल दाग देती है, ओजिन उस भविष्य के बारे में बताओ जिससे तुम आए हो। बस भाई, ओजिन सीधा पसीना पसीना, अब क्या बताऊं। लेकिन ओजिन ठहरा महान स्कैमर, एक स्टोरी बना देता हूँ। वो एकदम कॉन्फिडेंस में बोलता है, गॉडेस भविष्य में एक महान शैतान प्रकट होगा जिसे हेवेनली डेमन कहा जाएगा। वेगा सीरियस हो जाती है,
हेवनली डेमन, क्या वो ब्लैक हेवंस का मालिक है? ओजिन तुरंत सर हिलाता है। हाँ, लेकिन उसकी पहचान छुपी हुई है, कोई नहीं जानता कि वो इंसान है या कुछ और। वेगा एक और घातक सवाल पूछ देती है, ओजिन अगर तुमने स्टार ऑफ ओथ्स से समय में वापस यात्रा की तो इसका मतलब है कि तुमने ब्लैक हेवंस के मालिक को मारा होगा, है ना? अबे स्टार ऑफ ओथ्स क्या बला है? ओजिन फुल ब्लैंक हो जाता है। ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं। वो जल्दी से सोचना शुरू करता है, अगर ब्लैक हेवंस का मालिक मर चुका था तो क्या ली शिन्युक ने उसे मारा था? इतने सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे कि वो बस साइलेंट हो गया। नहीं, अब अगर मैं हिचकिचाया तो वेगा को शक हो जाएगा। ओजिन अचानक अपने ख्यालों से बाहर आता है और एक नई कहानी गढ़ता है। वो बताता है कि जब उसने अपनी भाला हेवनली डीमन के सीने में घोंपा तो वह काले धूल में बदलकर बिखर गया। वह लड़ाई में इतना डूबा हुआ था कि वह उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। वेगा उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और पूछती है कि क्या उसके पास ब्लैक हेवंस के धारक को खोजने का कोई तरीका है। अब यहाँ ओजिन चालाकी दिखाता है। वह कहता है कि केवल एक ही तरीका है, हेवनली डीमन को तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह खुद कोई चाल नहीं चलता। वेगा को समझाने के लिए ओजिन दावा करता है कि यह 3 साल बाद होगा और यही वह समय होगा जब वह अपनी ताकत बढ़ाने और रिग्रेसर होने का नाटक जारी रखने के लिए तैयार होगा। इसके बाद ओजिन यह भी जोड़ता है कि मकडोंग में एक नया गेट खुलने वाला है जिसमें रहस्यमय रेलिक्स होंगे। ये जानकारी उसने ली शिन्युक की यादों से उठाई थी ताकि वह खुद को गॉडेस की शंका से बचा सके। अगर यह सच साबित होता है तो उसकी रिग्रेसर वाली पहचान और पक्की हो जाएगी। वेगा ओजिन की बातों से प्रभावित होकर उसे एक रिग्रेसर को मिलने वाले विशेष अधिकार दे देती है और उसे बच्चा कहकर बुलाती है। ओजिन यह सुनकर दंग रह जाता है। उसे लगता है कि शायद ज्यादातर कॉन्स्टेलेशंस अपने शिष्यों को बच्चा ही बुलाते हैं। वह मजाक में सोचता है कि शायद उसे वेगा को माँ कहकर बुलाना चाहिए। तभी वेगा उसे दिलासा देती है कि उसे खुद को इतना झोंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया की किस्मत उसके कंधों पर है। वह ओजिन को एक प्यारे से आलिंगन में समेट लेती। पहली बार ओजिन को किसी माँ की तरह सुकून देने वाला स्पर्श महसूस होता है, लेकिन इस बीच उसके भीतर एक अपराध बोध भी जन्म लेता है कि वह इतनी दयालु कॉन्स्टेलेशन से झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये झूठ उसकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। आखिर में ओजिन कुछ नकली प्रेम भरी बातें कहता है और गॉडेस वेगा का हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त करता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी यह भावनाएं वेगा को पूरी तरह से पिघला देती और वह शर्मा जाती। ओजिन मन ही मन खुद को जीत की बधाई देता है, लेकिन तभी वेगा अचानक रुकती है और एक घोषणा करती है। वो ओजिन के साथ धरती पर जाने वाली है। ओजिन पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। क्या वो सच में मेरे साथ जाने वाली है? उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी चाल इस हद तक उल्टी पड़ जाएगी। वह जल्दी से तर्क देने की कोशिश करता है कि गॉडेस को कमांडमेंट्स की सीमाओं के कारण धरती पर नहीं आना चाहिए, लेकिन वेगा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके पास एक तरीका है। उसकी शक्ति और समय सीमित होंगे, लेकिन वह एक पेंडेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रख सकती है। वह पेंडेंट ओजिन को पकड़ाते हुए समझाती है कि अगर वह इसे कुछ घंटों तक पहने रखे तो वह उसके साथ कुछ समय तक रह सकेगी। ओजिन अंदर ही अंदर रोने लगता है। अब तो हर दिन रिग्रेसर की एक्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बाहर से वह मुस्कान बनाए रखता है। अगला सीन सॉन्ग हयून के घर में कट होता है, जहां वह ओजिन और उसकी नई मुसीबत के बारे में जानकर परेशान हो जाती है। एक छोटी सी वेगा अब ओजिन के पीछे घूम रही है और हयून ये सोचकर पागल हो रही है कि कॉन्स्टेलेशंस कैसे धरती पर आ सकते हैं। लेकिन वेगा और हयून के बीच की बहस में ओजिन बुरी तरह फंस जाता है। रात के समय एक और अजीब सीन सामने आता है। वेगा पहली बार एक बर्गर खा रही होती है और पूरी तरह से उसमें खो जाती है। हयून ये देखकर चौंक जाती है कि कॉन्स्टेलेशंस भी इंसानों की तरह भोजन कर सकते हैं। वेगा यह स्वीकार करती है कि यह उसका पहला इंसानी खाना है और ओजिन भी पहला इंसान है जिसे उसने अपना शिष्य बनाया है। हयून को अब भी समझ नहीं आता कि ओजिन में ऐसा क्या खास है, लेकिन वेगा बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, इस दुनिया में ओजिन से ज्यादा खास कोई नहीं। ओजिन ये सुनकर कुछ पलों के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है अब तो खेल और बड़ा होने वाला है। गॉडेस को उस पर इतना भरोसा है कि वो कहती है एक दिन पूरी दुनिया जानेगी कि वो बाकी सबसे ज्यादा खास है और एक महान इंसान बनेगा। ये सुनकर सॉन्ग को लगता है कि ओजिन जरूर कोई जबरदस्त स्कैमर होगा। तभी वेगा कहती है कि ह्यून भी स्पेशल है, जिससे हान हैरान रह जाती है। इस बीच क्वान समझ जाता है कि वेगा देख सकती है कि ह्यन भी एक मेटा ह्यूमन है। गॉडेस पूछती है कि क्या उसे इस बारे में पता नहीं था, जिससे हान और कंफ्यूज हो जाती है। अचानक गॉडेस कहती है कि वो उसकी आंखों पर लगे कर्स को हटाने में मदद कर सकती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है और कहती है कि उसने गलती से बोल दिया। इसके बाद वेगा थक जाती है और कहती है कि वो इस हालत में ज्यादा देर तक मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। उसकी रिस्ट्रेंट्स
और ज्यादा टाइट हो रही हैं, इसलिए वो आराम करने चली जाती है ओजिन को बाय कहकर। गॉडेस के गायब होते ही सॉन्ग चौंक जाती है और क्वान से पूछती है कि ये सब क्या था। ओजिन सफाई देता है कि उसे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। सॉन्ग उससे कहती है कि वो अपनी गोद दे और ओजिन को पहली बार अपने घुटनों का तकिया बनाने को कहती है। ह्यून को ये बहुत पसंद आता है और वो ओजिन से पूछती है कि क्या उसे भी अच्छा लग रहा है। ओजिन हंसते हुए कहता है कि वो बहुत भारी है। दोनों मजाक करने लगते हैं और सॉन्ग उसकी गोद में सो जाती है। ओजिन उसे एक हल्की मुस्कान के साथ देखता है। 2 दिन बाद ओजिन ली शिन्युक की यादों और मॉकडोंग के खुलते गेट की जानकारी के हिसाब से गॉडेस के साथ गेट में प्रवेश करता है। वो देखता है कि जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी क्वान ने बताई। ओजिन सोचता है कि गॉडेस को ये देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, यानी उसे ओजिन पर पूरा भरोसा है। उसे लगने लगता है कि किसी रिग्रेसर के लिए इतना सब पता होना नॉर्मल होगा। वो वेगा को बिना शक में डाले अपनी जानकारी का सही इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। थोड़ा नर्वस होते हुए वो सोचता है कि उसे अकेले हंट करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ के मॉन्स्टर्स कितने स्टार्स के हैं। हालांकि वो महंगे इंटरमीडिएट पोशंस लेकर आया है। वो सोचता है कि उसे एक्वेरियस हासिल करना ही होगा ताकि पोशंस बनाकर अच्छे पैसे कमा सके। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ उसके पास से गुजरा। चौकन्ना होते ही ओजिन देखता है कि वो एक टेंटेकल है। वेगा उसे घूर कर देखती है और कहती है कि ये तो बहुत अजीब सा प्राणी है। वो ओजिन से पूछती है कि क्या हर गेट में ऐसे ही क्रीचर्स होते हैं। ओजिन फैसला करता है कि वो इस मॉन्स्टर को मारकर वेगा को इम्प्रेस करेगा क्योंकि वो उसे देख रही है। वो अपनी स्पीयर को बिजली से चार्ज करता है और जैसे ही मॉन्स्टर पर वार करता है वो फट जाता है। ओजिन को घिन आ जाती है और वो कहता है कि ये तो मरे हुए हालत में भी बहुत गंदा है। लेकिन अगले ही पल पहले जैसे कई और क्रीचर्स अचानक सामने आ जाते हैं और ओजिन की तरफ लपकते हैं। वो घबरा जाता है क्योंकि ये क्रीचर्स मरते ही फट जाते हैं, जिससे उसकी मूवमेंट लिमिट हो जाती है। अब वो अपनी स्पेशल पावर इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लॉन्ग रेंज स्किल। वो स्पीयर में बिजली भरता है और गॉडेस हैरानी से देखती रह जाती है। अगले ही पल वो बिजली से भरी हुई स्पीयर को क्रीचर्स की ओर फेंकता है और एक ही बार में सबको उड़ा देता है। ओजिन को गर्व महसूस होता है कि उसने वही टेक्निक इस्तेमाल कर ली जो पहले सिर्फ गॉडेस के आशीर्वाद के साथ ही काम करती। वेगा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि स्पीयर लाइटनिंग वेगा स्टार स्टिग्मा की इंटरमीडिएट टेक्निक है और ओजिन की पावर काफी अच्छी है। इसके बाद गॉडेस उसे और टेक्निक्स सिखाने की सोचती है, लेकिन फिर याद आता है कि ओजिन तो पहले से सब कुछ जानता है। लेकिन ओजिन उससे कहता है कि उसके पास कुछ यादें हैं जो उसे याद नहीं है। वो कहता है कि रिग्रेसिंग के बाद कुछ हिस्से भूल गए हैं जिनमें वेगा स्टार स्टिग्मा की टेक्निक्स भी शामिल है। इससे गॉडेस को भरोसा हो जाता है कि ओजिन सब कुछ याद नहीं रख पाया है। उसने ये झूठ इसलिए बोला ताकि भविष्य में गॉडेस उससे कोई ऐसी स्किल न मांगे जो वो सच में नहीं जानता। वेगा को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि स्टार ऑफ ऑथ की वजह से जो रिग्रेशन हुआ है उसमें याददाश्त का जाना संभव नहीं है। लेकिन ओजिन बड़े ही समझदारी से जवाब देता है, लाइट कॉन्स्टेलेशंस के कमांडमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और ट्रांसेंडेंटल पावर्स भी हर चीज को पूरी तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। वेगा को थोड़ी सी शक होती है, लेकिन ओजिन फटाफट गेम पलटता है। वो बोलता है, पर जो चीज सच में मायने रखती है वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो है तुमसे जुड़ी यादें। वेगा का चेहरा लाल हो जाता है, इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती। ओजिन तो स्कैम किंग निकला। उसे पता था कि ये बातें वेगा पर असर करेंगी और हुआ भी वही। लेकिन इस रोमांटिक मोमेंट को बीच में ही तोड़ते हुए वेगा अचानक बोलती, मुझे किसी अजीब चीज की मौजूदगी महसूस हो रही है। ओजिन चौंकता है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक म्यूटेटेड मिर क्रिस्टल पर। वो इसे उठाकर देखता है और सोचता है, ये तो इतना आम नहीं होता, और ये देखो यहाँ तो बहुत सारे हैं। वेगा भी हैरान रह जाती है। ओजिन अंदाजा लगाता है कि शायद वेगा ने भी पहले कभी ऐसे ब्लैक मिर क्रिस्टल्स नहीं देखे, लेकिन वो जानना चाहता है कि माजरा क्या है, इसलिए और अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही ओजिन और अंदर जाता है उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। वेगा अचानक बोलती है, मुझे लग रहा है जैसे हम गोल गोल घूम रहे हैं। ओजिन सोचता है शायद मैं पकड़ लिया गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए उसे एक तेज गंध आती है। वो और वेगा उस गंध के पीछे चलते हैं और ब्लैक स्लाइम से सामना हो जाता है। वेगा कहती है, जो ऑमिनस एनर्जी मैंने महसूस की थी वो यहाँ और भी ज्यादा बढ़ गई है। और फिर वो देखते हैं बीच में एक विशाल स्टोन स्टैचू रखा हुआ है। ओजिन इसे देखते ही समझ जाता है कि ये एक रिलिक है। वो सोचता है अगर ये एक स्टार रिलिक भी हुआ तो कम से कम 10 मिलियन वोन की कीमत तो होगी ही। और फिर एक और ख्याल दिमाग में आता है, अगर ये 6 स्टार रिलिक हुआ तो ओजिन के दिमाग में बस पैसों की बारिश हो रही होती। वेगा देखती है कि ओजिन एकदम पैसे के सपने देख रहा है और सोचती है ये लड़का इतना अजीब क्यों है। लेकिन सपना जल्दी ही टूट जाता है क्योंकि ब्लैक स्लाइम्स फिर से आ जाते हैं। ओजिन सोचता है ये कमजोर से दिखने वाले ब्लैक स्लाइम्स इस रेलिक की रक्षा कर रहे हैं और ओजिन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कोई बात नहीं, जितने भी आएंगे मैं निपट लूंगा। लेकिन स्लाइम्स अचानक आपस में मिलकर एक गायब हो जाता है और जब वो दोबारा प्रकट होता है वो एक विशाल दैत्य जैसा बन चुका होता है। ओजिन की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है ये क्या बकवास है। वेगा फिर भी बिल्कुल शांत रहती है। उसे लगता है कि ओजिन को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ओजिन मन में बोल रहा होता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब वो एक बहुत बड़े पंगे में फंस चुका
चुका था। ओजिन पहले सोच रहा था कि उसे बस रिलिक उठाना है और निकल लेना है, लेकिन अब वो अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के सामने खड़ा था। अब ओजिन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सोचता है ये स्लाइम्स तो पहले बहुत कमजोर थे, लेकिन अब ये अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए। लेकिन उसके पास अभी समय नहीं था ज्यादा सोचने का। ओजिन फटाफट अपनी पिस्तौल निकालता है। वो सोचता है शुक्र है मैंने ये पिस्तौल सेल्फ डिफेंस के लिए खरीदी। अब ये देखना होगा कि ओजिन इस खतरनाक मॉन्स्टर से कैसे निपटेगा। ओजिन ने एक तेज रोशनी वाला फ्लेयर दागा जिससे राक्षस चौंधिया गया। वो गुस्से में गुर्राया, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता ओजिन ने इसी मौके का फायदा उठाकर आखिरी वार कर दिया। ये छोटा सा छलावा फ्लेयर की रोशनी अब दोबारा काम नहीं आने वाला था, इसलिए ओजिन अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उस भयानक मॉन्स्टर पर हमला करता है। गुस्से में वह चिल्लाता है और अपनी स्पीयर को ब्लू लाइटनिंग से चार्ज करके सीधा मॉन्स्टर की ओर छलांग लगाता है। लेकिन जैसे ही वह उसे भेदने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर की ताकत का अंदाजा उसे हो जाता है। ये इतना आसान नहीं होने वाला। वह दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मॉन्स्टर अपनी लंबी टेंटिकल से वार करता है, जिससे ओजिन लगभग फट जाता है। सौभाग्य से वह पास की एक चट्टान से बंधी रस्सी की मदद से खुद को बचा लेता है। इस पल में उसे लग रहा था कि जैसे मॉन्स्टर कोई मिसाइल दागने वाला था, लेकिन वह बच गया, वरना वह चकनाचूर हो जाता। ओजिन खुद को संभालते हुए गिरता है और मिलियन बोल्ट्स की ताकत से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। यह अटैक इतना जबरदस्त होता है कि मॉन्स्टर हिल जाता है, लेकिन ओजिन का शरीर अब जवाब देने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह कभी भी बेहोश हो सकता है, लेकिन जीत की खुशी में उसने इस बात की परवाह नहीं की। तभी वेगा घबराकर चिल्लाती है, ओजिन अभी मत डील छोड़ो, वह अभी भी जिंदा है। और फिर वही हुआ जिससे वह डर रहा था। मॉन्स्टर की बॉडी अचानक बदलने लगी। इस बार वह और भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ओजिन को अब कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने सीधे वेगा से गुहार लगाई, मुझे ब्लेसिंग दो। वेगा तुरंत ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स देती है और देखते ही देखते ओजिन की बॉडी लिरास स्टिग्मा से चमक उठती है। इस बार ब्लेसिंग का असर पहले से ज्यादा ताकतवर लगता है। ओजिन खुद भी हैरान था कि क्या उसने पहले से ज्यादा तरक्की कर ली। अब वह दुगनी ताकत के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और ब्लू लाइटनिंग से हमला करता है। हर पंच के साथ उसकी बिजली की ताकत मॉन्स्टर पर बरसने लगती है। उसका माना खत्म नहीं होता, वह लगातार हमला करता जा रहा था। वेगा चिल्लाती है, ओजिन बस करो, ये खत्म हो चुका है। लेकिन ओजिन अपने ही ट्रांस में था, जैसे कोई पागल योद्धा। जब वेगा ने उसे रोका, तभी उसे एहसास हुआ कि वह हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अचानक उसके सीने में जलन महसूस होती है। वेगा जब ये देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। लायरा स्टिग्मा 3 सितारों तक पहुंच चुका था। बिजली की ताकत भी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसे यह रफ्तार ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि नॉर्थ स्टार स्टिग्मा को लेवल अप करना इतना आसान नहीं था। ओजिन की यह प्रगति बेहद असामान्य थी। तभी ओजिन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वह बेहोश होकर गिर जाता है। वेगा तुरंत उसके पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद ओजिन हल्का सा अपनी आंखें खोलता है और वेगा को देखकर सोचता है कि वह सपना देख रहा है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को वेगा की गोद में पाता है। घबराकर वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन वेगा तुरंत उसकी नाक पर थप्पड़ मारती है। उठने की कोशिश मत करो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर वह ओजिन को डांटती है, तुम खुद को संभालते क्यों नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम रिग्रेसर हो, लेकिन तुम अभी भी इंसान ही हो। खुद का ख्याल रखना सीखो। ओजिन ये सब सुनकर सोचने लगता है, वह हमेशा मुझे बच्चा कहती थी, लेकिन आज पहली बार वह सच में माँ जैसी लग रही है। ओजिन अभी भी वेगा के एक्सप्रेशन पढ़ रहा है और सोच रहा है कि कहीं वो उस पर शक तो नहीं कर रहे। आखिरकार उसे उसकी ब्लेसिंग के बावजूद बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। तभी वेगा उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने अभी अभी उसे उसके नाम से बुलाया था। ओजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ये सोचकर कि आखिर वो इस बारे में क्यों पूछ रही है। वेगा हल्की सी शर्माते हुए कहती है कि वो उसे डांटने के लिए नहीं पूछ रही, बल्कि अगर ओजिन चाहे तो उसे उसके नाम से ही बुला सकता है। फिर थोड़ी झिझक के साथ वो अपने गले को साफ करते हुए कहती है कि उनका रिश्ता इतना इंटीमेट तो है ही। ये सुनकर ओजिन असहज महसूस करने लगता है। माहौल थोड़ा अजीब होता देख ओजिन जल्दी से सफाई देता है कि उसने बस गलती से उसका नाम लिया था, क्योंकि वो होश में नहीं था। लेकिन वेगा को ओजिन का जवाब पसंद नहीं आता। गुस्से में वो ओजिन के गाल पकड़कर उसे खींचते हुए पूछती है कि क्या अब वो उससे कैजुअली बात नहीं करना चाहता। ओजिन दर्द में कराह उठता है और खुद को बचाने के लिए वादा करता है कि हाँ, अब से वो उससे कैजुअली बात करेगा। ये सुनकर वेगा खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वेगा की ताकत कमजोर पड़ने लगती है और उसके डिवाइन रिस्ट्रिक्शंस फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वो सोचती है कि इस बार उसकी रिकवरी में काफी समय लग सकता है। ओजिन उसे संघर्ष करते देख माफी मांगता है और मानता है कि उसने लायरास पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और अगर वो होश नहीं खोता तो शायद ये सब नहीं होता। वेगा उसे शांत करने के लिए कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था वो कम से कम 5 स्टार लेवल का था। तभी ओजिन को अचानक महसूस होता है कि उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा है, जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वो इस बारे में पूछना चाहता है तभी उसकी नजर खाली पड़े पोशन बॉटल्स पर पड़ती है। अब ओजिन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हर एक पोशन की कीमत 1 मिलियन वन थी। जब वेगा गर्व से कहती है कि उसने उसे जल्दी ठीक करने के लिए सारी पोशंस का इस्तेमाल किया तो ओजिन का दिल टूट जाता है। वो अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है और लिटरली रोने लगता है। ये सोचकर कि उसने
कितना पैसा गंवा दिया। वेगा को लगता है कि वो इतना इमोशनल हो गया है क्योंकि वो उसके लिए इतना अच्छा कर रही है, लेकिन असल में ओजिन पैसे के दुख में रो रहा था। जब वो अपने आंसू पोंछते हुए वेगा से पूछता है कि आखिर उसने उसे पोषण कैसे पिलाई, तो वेगा अचानक पूरी तरह से शाय हो जाती। वो बिना कोई जवाब दिए तुरंत पेंडेंट के अंदर भाग जाती है। पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। ओजिन उसे हैरानी से देखता रह जाता है, ये सोचकर कि आखिर वो इतनी शर्मिंदा क्यों हो गई। जैसे ही गॉडेस वहां से चली जाती है, ओजिन अब अपने असली मकसद पर ध्यान देता है, लूट जमा करने। वो आगे बढ़ता है और उस होली रेलिक को उठाता है, जिसे पाकर उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है शायद ये कोई तगड़ा आइटम हो, कम से कम 3 स्टार से बेहतर तो होगा ही। लेकिन तभी उस होली रेलिक से अचानक गहरी, काली और उग्र एनर्जी फूट पड़ती है। एक अजीब सा दबाव उसकी सांसों को थाम लेता है। ओजिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे महसूस होता है कि ब्लैक हेवंस ने उस रेलिक के अंदर छुपी डार्क स्टार की ताकत को खुद में समेटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो शक्ति खींचती जाती है, ब्लैक हेवंस की अंदरूनी ट्रेट इवॉल्व हो जाती है। अब न सिर्फ उसकी ऑरा छुपी रहेगी, बल्कि उसकी पूरी एग्जिस्टेंस तक का कोई सुराग नहीं मिलेगा। वो अब पूरी तरह से अदृश्य बन चुका था। इतनी भारी ऑरा महसूस करके ओजिन पूरी तरह स्टंड रह जाता है। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि ब्लैक हेवंस होली रेलिक से भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है। जैसे ही वो रेलिक की तरफ दोबारा देखता, वो पूरी तरह खाली हो चुका होता है। एक झटका लगता है उसे, ये तो अब बेकार हो गया। उस रेलिक को जब उसने पहली बार छुआ था, तब जो चिपचिपी और गहरी एनर्जी उसने महसूस की थी, वो अब गायब हो चुकी थी। ओजिन की हालत बिगड़ जाती है। वो जमीन पर लोट लगाते हुए बिल्कुल बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ता है। ये रेलिक, मैंने कितना पसीना बहाया इसके लिए, अब सब गया। लेकिन उसके ये बेबस आंसू ज्यादा देर तक नहीं बह पाते, क्योंकि तभी वहां कुछ लोग आ धमकते हैं। हुडेड क्लोक्स पहने कुछ अजनबी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ओजिन चौंकता है, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके सोचने से पहले ही उनमें से एक आदमी सीधे रेलिक की तरफ इशारा करता है। वो चीज हमारे हवाले करो। ओजिन के अंदर के धोखेबाज इंस्टिंक्ट्स फौरन जग जाते हैं। बेच देता हूँ, शायद इन्हें बेवकूफ बना सकूं। ओजिन शांत चेहरे के साथ कहता है, ये रेलिक मेरी स्किल टाइप से मैच नहीं करता। वैसे भी जान बचाना किसी रेलिक से ज्यादा जरूरी है। उनमें से एक आदमी जोर से हंस पड़ता है, एक ठंडी डरावनी हंसी। अरे नहीं, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बस हमारे कपड़े थोड़े डरावने लगते हैं, क्या करें, हमारे गिल्ड मास्टर का यही टेस्ट है। ओजिन ऊपर से तो हंस देता है, जैसे सब मजाक में कह रहा, लेकिन अंदर से उसे साफ महसूस हो रहा था इस आदमी की आंखों में जो था वो मजाक नहीं था। वो आदमी भी वही एनर्जी रखता था, वही डार्क स्टार की पावर जो रेलिक में थी। ओजिन का जाल काम कर जाता है। उनमें से एक आदमी रेलिक के बदले उसे एक मयर क्रिस्टल देता है, इतना बड़ा और चमकदार कि ओजिन के चेहरे पर चमक दौड़ जाती है। ये तो जैकपॉट है, ये क्रिस्टल 300 मिलियन एक का है, और अगर सौदा अच्छा किया तो 400 मिलियन भी मिल सकते हैं। झूठी खुशी में डूबा हुआ वो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, बस सौदा फाइनलाइज करता है और वहां से निकलने का बहाना बनाता है। पर जैसे ही वो लोग जाते हैं, ओजिन तुरंत एक चट्टान के पीछे जाकर छिप जाता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स साफ कह रही थी, ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। वो रेलिक की तरफ दोबारा देखता है, सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। लीनू की मेमोरीज में तो ये रेलिक 6 दिन बाद मिलने वाला था, लेकिन ओजिन ने आज ही पा लिया। क्या फ्यूचर बदल गया है? पर तभी उसे एक बात समझ आती है, नहीं, ये लोग रेलिक की एग्जैक्ट लोकेशन पहले से जानते थे, और ये रेलिक शायद यही वो नकली है जिसकी बात ली की मेमोरीज में थी। इसका मतलब उस रेलिक को इन डार्क स्टार सोसाइटी वालों ने पहले ही स्वैप कर दिया था। उसी समय दूसरी तरफ उन हुडेड लोगों में से एक अपने लीडर यूजीन से पूछता है, हमें उस लड़के को मार क्यों नहीं दिया? यूजीन ठंडे स्वर में कहता है, हम अपना पीछे कोई लाश नहीं छोड़ते ताकि कोई दूसरा मेटा ह्यूमन हमारा पीछा न कर सके। वो अपने बाकी साथियों को चेतावनी देता है, हर बात का जवाब नहीं मिलेगा, बस निर्देश मानो। फिर यूजीन उस रेलिक को उठाता है और कहता है, सितारों का युग अब खत्म हो रहा है, अब आसमान में सिर्फ डार्क स्टार्स चमकेंगे, और जो भी सितारे घमंड में डूबे हैं वो अपनी सजा पाएंगे। उसके सारे हेंचमैन नीचे झुक जाते हैं जैसे किसी देवता के आगे। ग्लोरी टू डार्क स्टार सोसाइटी। यूजीन बस मुस्कुराता है, डार्क स्टार्स जरूर हमें देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे हमारी वफादारी देखकर। फिर यूजिन आगे बढ़कर एक नकली रेलिक को उसी जगह रखता है जहां असली रेलिक था, और उनकी मिशन पूरी हो जाती है। जैसे ही वो सब बाहर निकलते हैं, यूजीन अपने एक सदस्य से पूछता है, क्या तुम उस लड़के का चेहरा याद रख पाए? आदेश साफ था, उसे ढूंढो और खत्म कर दो। एक गहरी खतरनाक शांति उसके लहजे में थी। यूजीन खुद वापस जाने की तैयारी करता है, बेलेफ को रिपोर्ट देने, जबकि उसके साथी इस झंझट को खत्म करने निकलते हैं। लेकिन इस पूरे षड्यंत्र का एक गवाह था, ओजिन। चट्टान के पीछे छिपा हुआ वो सब कुछ देख और सुन रहा था, और अब सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगी। तो ये ही असली खेल था। फ्यूचर बदला नहीं था, बल्कि वो रेलिक
जो ली वू की गिल्ड को मिला था वो नकली था और ये सब डार्क स्टार सोसाइटी के लोगों ने पहले ही बदल दिया था। अब सब कुछ साफ हो रहा था। तभी तो ली की मेमोरी में कहा गया था कि रेलिक कुछ अजीब सा था। ओजिन समझ चुका था ये कोई नॉर्मल गिल्ड नहीं बल्कि एक शैडोज में पलती इलीगल गिल्ड है, डार्क स्टार सोसाइटी। और इनका हर काम, हर चाल साफ तौर पर घिनौना और खतरनाक। वो आगे बढ़ता है उस मूर्ति की ओर और उस नकली रेलिक को उठाता है जो यूजीन ने वहीं छोड़ा था। उसके मन में आता है क्या ब्लैक हेवंस इसे भी अब्सॉर्ब करेगा, पर जैसे ही वो उसे छूता है कोई रिएक्शन नहीं होता। वो ठहर कर सोचता है तो इसका मतलब रेलिक नहीं बल्कि उसके अंदर की डार्क स्टार की पावर ही ट्रिगर कर रही थी ब्लैक हेवंस को। एक तिरछी सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती। वाह क्या लोग हैं, एक फिस्ट साइज्ड मिरर क्रिस्टल मुझे दे गए, ऊपर से ये रेलिक भी। एक कदम और आगे बढ़ गया हूँ मैं अपने गोल की तरफ। अब देखता हूँ उस बेकार हेंचमैन को जो कुछ करता नहीं, बस हवा में उड़ता फिरता है। दूसरी तरफ वो हेंचमैन जो यूजीन का आदमी है पूरे इलाके में ओजिन को ढूंढ रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही थी, चेहरा पसीने से भीग चुका था। कहाँ गया वो हरामी, एक चींटी तक नहीं दिख रही यहाँ। हर कोना छान रहा था वो, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसे यूजन का चेहरा याद आता है और मौत का डर उसकी आंखों में झलकने लगता है। घबरा कर वो चिल्लाता है कहाँ छुपा है तू। और तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, यही हूँ। और अगले ही पल एक भाला उसकी पीठ चीर देता है। घायल होकर वो वहीं गिर पड़ता है और सामने ओजिन खड़ा था, चेहरे पर शिकारी की नजरें। डर से कांपते हुए वो पूछने लगता है तू कौन है, तू क्या चाहता है। ओजिन झुककर उसकी आंखों में देखता है। गलती हो गई है तुम्हारी, सवाल तुम नहीं करोगे, अब जवाब देने की बारी है तुम्हारी। इसके बाद ओजिन उस पर टूट पड़ता है, एक एक घूंसा उसकी पसलियों पर, एक एक लात उसकी उम्मीदों पर। बोल सब कुछ वरना मैं अभी यहीं खत्म कर दूंगा। दर्द से कराहते हुए वो हेंचमैन आखिरकार सब उगल देता है। दृश्य बदलता है। अब हम पहुंचते हैं डार्क स्टार सोसाइटी के बेलेफ के पास। 6वें रैंक पर बैठा आउल किंग चेओंडो युन वो यूजीन की तरफ देखता है। क्या लाए हो। यूजीन सिर झुकाकर रेलिक दिखाता है। तभी आउल किंग ऊंची आवाज में पुकारता है, आउल्स सामने आओ। सारे सदस्य इकट्ठा होने लगते हैं जैसे कोई बड़ा अनुष्ठान शुरू होने वाला हो। यूजीन रेलिक को सिंबॉलिक सर्कल में रखता है और ऊंचे स्वर में घोषणा करता है, अब जगमगाते हुए सितारों का युग खत्म होगा और आसमान पर राज करेंगे डार्क स्टार्स। वो अपने हाथ आकाश की ओर फैलाता है जैसे किसी दैवीय वरदान की प्रतीक्षा कर रहा। लेकिन तभी रेलिक डगमगाता है। यूजिन की आंखों में डर दौड़ जाता है। वो कांपते स्वर में आउल किंग को समझाने की कोशिश करता है, कुछ गड़बड़ है। उधर ओजिन का इंटेरोगेशन अब और भी दिलचस्प हो चुका था। घायल हेंचमैन थरथराते हुए बताता है, डार्क स्टार सोसाइटी असल में उन कॉन्स्टलेशन से बनी है जो उस युग में जन्मी थी जब सभी सितारों को अंधकार ने निगल लिया। तो कॉन्स्टलेशंस डार्क स्टार्स है। ओजिन गुस्से से अपना सिर ठोक देता है, ऐसे समझाएगा तो कौन समझेगा। बेचारा जवाब देता है, मुझे भी ऐसे ही समझाया गया था। ओजिन सांस लेकर फिर पूछता है, कितने हो तुम लोग और तुम्हारा बेस कहाँ। हिचकिचाते हुए वो बताता है, हमारी ब्रांच बेस है बीन माउंटेन की चोटी पर जहाँ एक पुराना ऑब्जर्वेटरी है, उसका अंडरग्राउंड फ्लोर ही हमारा अड्डा है। मेंबर्स। ओजिन पूछता है, करीब 50। ओजिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। मैं बेस। अब वो आदमी चुप हो जाता है। ओजिन भाले को और पास करता है, बोल या फिर आखिरी सांस ले ले। डर से कांपते हुए वो कहता है, मैं ब्रांचेस का पता सिर्फ लीडर्स को होता है, हम जैसे मिनियन को नहीं पता। ओजिन एक गहरी सांस लेकर सोचता है, ऊपर के लोग कभी भी असली जानकारी किसी लूजर को नहीं देते। लेकिन फिर भी वो उस हेंचमैन से एक आखिरी सवाल करता है, तू ऐसे संदिग्ध इंसान की बात मान क्यों रहा है, उसने तेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन उस आदमी की आंखों में चमक थी, एक अजीब सी आस्था। धीमे स्वर में बोला, यूजीन ने हमें स्टिग्मास दिए। ओजिन कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। स्टिग्मा? पर यूजीन तो कॉन्स्टलेशन भी नहीं है, फिर स्टिग्मास देने का अधिकार उसके पास कैसे है। दिमाग घूम गया ओजिन का। ये लोगों को धोखे में रख रहा है। यही वजह है कि ये लोग एक अंधे रास्ते पर चल पड़े हैं और यही वजह है कि इतनी अजीब और भटकाने वाली ऑर्गेनाइजेशन फल फूल रही है। लेकिन ओजिन अब इस दुनिया के काले सच को समझ चुका है। लोग जागने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने ही परिवार को मार डालते हैं। अब इंट्रोगेशन खत्म हो चुका था। लेकिन तभी वो आदमी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मेरी एक बेटी है, मैं उसके लिए इस सोसाइटी में शामिल हुआ था। ओजिन की आंखों में हलचल हुई। वो जानता है कि एक अनाथ बच्चा इस क्रूर दुनिया में अकेला नहीं टिक सकता। शायद इसलिए वो एक पल के लिए रुक गया। वो झुक कर उससे पूछता है, तेरी बेटी का नाम क्या है, उम्र, उसका पसंदीदा खाना, कद, वजन, वो सब कुछ बता देता है। पर तभी ओजिन एक पगली मुस्कान के साथ भाले को उसकी ओर घुमा देता है और कहता है, अब सब उल्टे क्रम में बताओ। वो आदमी चुप हो गया, डर के मारे बोल नहीं पाया। ओजिन ने उसी पल सब समझ लिया। झूठ को दोहराना मुश्किल होता है और उल्टा दोहराना तो लगभग नामुमकिन। वो बिना एक और शब्द बोले भाले को घुमाकर उसे खत्म कर देता है। लाश को घसीटते वक्त ओजिन की नजर उस आदमी के सीने पर पड़े एक अजीब चिन्ह पर जाती है, डार्क स्टार स्टिग्मा। जैसे ही वो हाथ लगाता है, ब्लैक हेवेंस उस आउल स्टिग्मा को भी सोख लेता है। अब ओजिन को क्यूरियोसिटी होती है, आखिर इस स्टिग्मा की ताकत है क्या। उसे एहसास हो चुका था कि ये लोग कोई साधारण ग्रुप नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और खतरनाक सोसाइटी जो अंधेरे में अपना जाल बुन रही है। सीन शिफ्ट। दूसरी ओर आउल किंग केओंडो युन अपने काले रोब में यूजीन की ओर बढ़ता है और बर्फीली नजरों से उसे घूरते हुए कहता है, अगर बाकी एग्जीक्यूटिव्स ने ये देखा होता तो तेरी हंसी उड़ाते यूजीन। और बिना चेतावनी दिए उसकी गर्दन पर हल्की सी
चोट मार देता है। यूजीन का खून बहने लगता है। दर्द से कराहते हुए वो सिर झुका लेता है। आउल किंग ठंडे स्वर में कहता है, मुझे दोबारा निराश मत करना। फिर जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं, वो वहां से चला जाता है और बाकी सदस्य उसकी हालत पर हंसते रहते हैं। इसी बीच यूजीन अपने सदस्यों के पास दौड़ता है, गुस्से में चीखते हुए पूछता है, वो हरामी कहाँ है जिससे मैंने डील की थी? पर जवाब सुनकर वो और भी भड़क उठता है। हम उसका संपर्क खो बैठे। गुस्से में कांपते हुए यूजीन चिल्लाता है, उस हरामी को ढूंढो, सारे के सारे निकम्मे हो तुम लोग। सीन शिफ्ट। मॉकडोंग का गेट। एक हफ्ता बीत चुका है और इस बीच ओजिन ने कोई नया गेट नहीं खोला। वो घर में ही ठहरा है, अपनी बॉडी और माना से तालमेल बिठा रहा है, जो 3 स्टार बनने के बाद अचानक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। शावर के नीचे ओजिन गहराई से सोचता है, लायरा का स्टिग्मा ये टॉरस से ज्यादा ताकतवर है और स्कॉर्पियन से तेज। अगर बाकी लोग भी 3 सितारे हैं तो कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो अपने भाले को देखता है, पर तभी सॉन्ग अंदर आती है और कहती है, चलो बिस्तर पर लेटो, मसाज दो। ओजिन चौंकते हुए पूछता है, अचानक मसाज क्यों? सॉन्ग गुस्से में जवाब देती है, ज्यादा सवाल मत कर। मसाज लेते वक्त ओजिन सोचता है, गुस्से में तो बोल रही है लेकिन सच में एफर्ट डाल रही है। और कुछ ही सेकंड बाद वो मसाज धीरे धीरे दर्द में बदलने लगती है। वो हंसते हुए पूछती है, अच्छा लग रहा है? ओजिन दर्द से चिल्लाता है और पीठ पकड़कर वहीं लेट जाता है। हाँफते हुए कहता है, क्या तू भूल गई है कौन है तू? तेरी ताकत किसी दूसरी दुनिया की है। ये सुनते ही सॉन्ग की आंखें नीचे झुक जाती हैं और हमारी नजर जाती है उसके कटे हुए पैर पर। वो एक अवेकेंट थी, 7 स्टार तक पहुंची थी, लेकिन अब एक हाफलिंग है जो स्टिग्मा तक इस्तेमाल नहीं कर सकती। ओजिन को एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसका दिल टूट गया। पर सॉन्ग खामोशी तोड़ते हुए पूछती है, अब तो तू काफी पैसे कमा रहा होगा अवेकेंट बनने के बाद? ओजिन हल्के से मुस्कुराता है, हाँ बहुत कमा रहा हूँ। दोनों साथ बैठते हैं। एक लंबी चुप सी सांझ उनके बीच में उतरती है। सॉन्ग धीमे से कहती है, ऐसे बैठने का मौका ज्यादा नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में पानी तैरने लगता है और ओजिन भी उसी दर्द को महसूस करता है। वो जानता है 10 बिलियन का लक्ष्य जैसे ही पूरा होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी सॉन्ग उसका हाथ पकड़ती है जैसे कि रोने ही वाली हो, लेकिन अचानक ढाके में फट जाती है और एक जोरदार थप्पड़ मार देती है उसकी पीठ पर। इतना सीरियस क्यों हो रहा है बेवकूफ? ओजिन राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी एक फोन कॉल आता है। कॉलर टीम लीडर आन जून। आन सीधा मुद्दे पर आता है, अर्जेंट क्वेस्ट है ओजिन, तुरंत चाहिए। ओजिन चौंकता है, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है। डार्क स्टार रिटेलिएशन कभी भी हो सकता है। वेगा भी अभी तक फॉर्म नहीं हो पाई है, इसलिए साफ मना कर देता है। पर तभी हान कहता है, रिवॉर्ड है 2 बिलियन। ओजिन के कान खड़े हो जाते हैं। 2 बिलियन? उसकी आवाज में इतनी खुशी होती है जैसे किसी ने कुत्ते को हड्डी पकड़ा दी। ठीक है, मैं एसोसिएशन पहुंच रहा हूँ। सीन शिफ्ट। एसोसिएशन में ओजिन और हान आमने सामने बैठे होते हैं, पर क्वेस्ट से पहले ओजिन एक जरूरी चीज दिखाता है। एक डायग्राम खोलता है अपने टैबलेट पर। ये देखा है कभी? हान कुछ सेकंड देखता है और कहता है, ये तो आउल स्टिग्मा है। ओजिन उत्सुक हो जाता है, इसके बारे में कुछ पता है? हान बताता है, ये फॉरगॉटन स्टिग्मास में से एक है। 8 साल पहले जब कॉन्स्टलेशंस धरती पर आए थे तब इनके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं, सब गायब हो गया। ओजिन हैरान रह जाता है। हान आगे बताता है, तब का वक्त ऐसा था कि कोई इतिहास भी नहीं लिख रहा था। ओजिन सोच में पड़ जाता है, मतलब आउल स्टिग्मा 8 साल से मौजूद है, इसका मतलब डार्क स्टार सोसाइटी भी शायद तब से ही अस्तित्व में है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे लगने लगा ये मामला जितना वो सोच रहा था उससे कहीं बड़ा है। हान उससे पूछता है, ये तुझे मिला कहाँ था? ओजिन बताता है, कुछ दिन पहले गेट में एक लड़ाई हुई थी। एक बंदा था यूनजिन, वो खुद को डार्क स्टार सोसाइटी का सदस्य कह रहा था। हान बिना समय गंवाए कहता है, मैं आउल स्टिग्मा और डार्क स्टार सोसाइटी दोनों पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूं। अब बात आती है क्वेस्ट की। हन बताता है, क्लाइंट इस बार वलहाला गिल्ड से, वो जिनको नाम तक नहीं पता। हन समझाता है, ये गिल्ड तेजी से राइज कर रही है, इनके सारे मेंबर्स टॉप एलीट्स हैं और गिल्ड मास्टर तो इतना ताकतवर है कि उसे 7 स्टार्स का कैंडिडेट माना जाता है। फिर दर्शक को रिवील होता है 7 स्टार्स वो लोग हैं जो इंसानी लिमिट को पार कर चुके हैं और जिनका इस दुनिया पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। ओजिन मन ही मन सोचता है, 7 स्टार्स में एक कोरियन पहले से है, क्या अब दूसरा बनने वाला है? हान फिर मेन बात पर आता है, ये है, एक इंसान गेट के अंदर गायब हो गया है और हमें एक स्किल्ड अवेकेंट चाहिए जो उसे ढूंढ सके। ओजिन ने जैसे ही 2 बिलियन का रिवॉर्ड सुना था समझ गया था कि मामला छोटा नहीं है। हान उसे डिटेल में बताता है, ये लड़का 6 नवंबर से गायब है और एग्जैक्ट लोकेशन का कोई पता नहीं। सबसे ज्यादा संभावना है कि वो इंचॉन के किसी 1 से 2 स्टार गेट में गया हो। इंचॉन ये वही जगह है जहां ओजिन सालों से लोगों को बेवकूफ बना बना कर अपना पेट भर रहा था। तो प्लान बनाता है, 3 दिन में काम खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हन एक ट्विस्ट रिवील करता है, उसका नाम है ली शिन्युक, उम्र 20 के आसपास। सुनते ही ओजिन का चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। ये मर चुका है। हाँ, ओजिन जानता है कि ली शिन्युक वही इंसान था जिसे वो पहले एक लो लेवल गेट में मिला था ताई, और जिसने असल में रिग्रेशन किया था। वो एकमात्र इंसान था जो ओजिन को ढूंढ रहा था और अब वही मर चुका है। ओजिन समझ जाता है वलहाला का गिल्ड मास्टर शायद उसका छोटा भाई है, ली वुयुक। अब वो समझ पा रहा है कि ली शिन्युक को अगर मरना नहीं था तो ये पूरा फ्यूचर बदल चुका है। वो जितना सोचता है उतना उलझता चला जाता है। डार्क स्टार सोसाइटी की टेंशन पहले से थी, अब ये ली शिन्युक वाला टेढ़ा केस भी उसके सिर पर आ गया है। ओजिन की आंखों में कंफ्यूजन तैर रहा है, उसे सब कुछ टुकड़ों में जुड़ता नजर आता है। डार्क स्टार सोसाइटी, ली शिन्युक, ली वुयुक, ट्विस्टेड फेट और भविष्य
भविष्य जो बदल चुका है। और तभी उसके चेहरे पर वही पुराना चालाक मुस्कान लौट आती है। उसका कॉन मैन ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। वो प्लान बनाता है, इन सबको एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अगले ही पल ओजिन क्वेस्ट को मना कर देता है। हन चौंक जाता है। तू तो वो इंसान है जो 2 अरब के लिए अपनी आत्मा बेच देगा। अब क्या हुआ? ओजिन हल्के से हंसता है। मैं लोगों को ढूंढने वाला नहीं हूँ हन, मेरा टैलेंट कुछ और है। हन समझाता है, वल्हाला गिल्ड हमारी एसोसिएशन से जुड़ी, मैं चाहता था कि तू उनके साथ भी कुछ रिश्ता बना ले। ओजिन बिना बहस के जवाब देता है, कोई बात नहीं, अगली बार सही। वैसे उनका नंबर मिल सकता है? हान थोड़ा हैरान होता है लेकिन नंबर दे देता है। सीन शिफ्ट, मॉकदोंग का नया गेट। लोगों की भीड़ जमा हो रही है। ओजिन अकेले एक कोने में खड़ा है, किसी का इंतजार करता हुआ। कुछ देर बाद बोर होकर सोचता है, इससे पहले कि वेगा जाग जाए सब निपटा देता हूं। भीड़ में उसकी नजर एक आदमी पर जाती है जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा है। ओजिन बिना समय गंवाए वहां से खिसक जाता है। जैसे ही वो गली में मुड़ता है वो आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन अगली मोड़ पर वो ओजिन को कहीं नहीं पाता। तभी एक ठंडी आवाज पीछे से आती है, सोचा था तू लोग ढूंढना बंद कर देगा पर तू तो बड़ा जिद्दी निकला। वो आदमी मुड़ता है और सामने खड़ा है ओजिन। उसका चेहरा छिपा था, अब उसने टोपी उतार दी। वो आदमी बिना चेतावनी दिए सीधा हमला करता है। स्टिग्मा एक्टिवेट। ओजिन एकदम टाइम पर डॉज करता है। स्ट्रिक्स का स्टिग्मा तो यही है इसकी ताकत। अब ओजिन को समझ आ चुका है कि वो किससे लड़ रहा है। वो अपनी लाइटनिंग स्पीयर एक्टिवेट करता है। एक पल में चमकदार वेव्स फैलती हैं और अगले ही पल वो आदमी ओजिन की पकड़ में होता है। ओजिन थक चुका है लेकिन अलर्ट है। अगर ये एक मामूली सा हेंचमैन इतना टफ है तो असली वाले कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। पर वो डरता नहीं, अपना फोन निकालता है और अपनी बिजली से चमकती स्पीयर की फोटो क्लिक करता है। फिर एक ईविल सी मुस्कान के साथ किसी को कॉल करता है, इससे निपटना तेरा काम है। सीन शिफ्ट, वल्हाला गिल्ड हेडक्वार्टर्स। किम सेओंगयोंग को एक कॉल आती है। वो कैजुअली फोन उठाता है। हेलो। फोन पर एक आवाज कहती है, मुझे गिल्ड मास्टर से बात करनी है। वो लड़की पहले तो कट करने ही वाली होती है लेकिन तभी फोन की आवाज कहती है, ली शिन्युक को ढूंढ लिया है। लड़की की आंखें फट जाती हैं। वो एक पल गंवाए बिना दौड़ पड़ती है और सीधा गिल्ड मास्टर के ऑफिस में पहुंचती है। सर, कोई है जो कह रहा है उसने ली शिन्युक को ढूंढ लिया है। वल्हल्ला गिल्ड मास्टर ली वुयुक जैसे ही फोन उठाता है आवाज आती है, ली शिन्युक मिल गया है। वो ठिठक जाता है, क्या बकवास है ये। लेकिन तभी फोन पर मौजूद इंसान उसे सबूत भेजता है। वो देखता है एक सिल्वर ब्लेडेड स्पीयर जिसकी मणियों में चमकता है ग्रीन मेयर क्रिस्टल। वही स्पीयर जो उसने अपने भाई के लिए बनवाया था। अब कोई शक नहीं बचता। ली वुयुक की आंखों में डिसबिलीफ तैरने लगता है, ये सच में शिन्युक का स्पीयर है। लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है। फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि हमारा मास्टरमाइंड ओजिन है जो खुद को पेश करता है एक नए नाम से, यूजीन। और वो सिर्फ नाम नहीं बदलता, वो पूरी एक भूमिका निभा रहा है, एक वाइल्ड, रूथलेस और खतरनाक आदमी की जो डार्क स्टार सोसाइटी से जुड़ा है। अब कहानी हमें कुछ साल पीछे लेकर जाती है, ली वुयुक की जुबानी। जब वो छोटा था उसका भाई शिन्युक उससे हर चीज में बेहतर था। उसकी आंखों में शिन्युक सुपर हीरो जैसा, पर एक दिन असली सुपर ह्यूमन आ गए और इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं को चुना गया जिन्हें कॉन्स्टलेशंस ने देखा। वुयुक बन गया लियो का डिसाइपल, एक मेंटोर जो 12 कॉन्स्टलेशंस में से एक है। लेकिन शिन्युक उसे कोई भी कॉन्स्टलेशन नहीं मिला। वुयुक को याद है कैसे उसका भाई जो कभी उसका प्रोटेक्टर था अब खुद से शर्मिंदगी महसूस करने लगा। शिन्युक अंदर ही अंदर टूटने लगा और वुयुक अपनी नई ताकतों में खो गया। धीरे धीरे उनके बीच की बॉन्डिंग टूटने लगी। फिर एक दिन शिन्युक भी अवेकन करता है, उसे मिलता है पिक्सिस का स्टिग्मा। वुयुक खुशी से झूम उठता है, अब सब पहले जैसा हो सकता है। उसी खुशी में वो अपने भाई के लिए बनवाता है एक स्पीयर, मिरर क्रिस्टल से बनी ग्रीन रंग की, शिन्युक का पसंदीदा। शिन्युक उस स्पीयर से इतना जुड़ जाता है कि वादा करता है इसे जिंदगी भर संभाल कर रखूंगा। सीन शिफ्ट, वर्तमान में वापस वुयुक की आंखों में आग भड़क रही है। सामने फोन पर मौजूद इंसान खुद को कह रहा है यूजीन और दावा कर रहा है कि शिन्युक उसके पास है। गुस्से से कांपते हुए वुयुक चीखता है, तू कौन है हरामी। ओजिन अपने अंदाज में कूल और काल्म रहता है, मैं यूजीन हूँ, डार्क स्टार सोसाइटी का सदस्य। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो 3 अरब कैश लेकर बिग माउंटेन के ऑब्जर्वेटोरी पर अकेले आ। किसी और को लाया तो अंजाम जानते हो। वुयुक का गुस्सा अब पागलपन की हद पार कर चुका है। उसके स्टिग्मा की एनर्जी पूरे रूम में गूंजने लगती है जैसे कोई भूकंप आया हो। सेओंगयोंग के सामने उसकी आंखें जल रही हैं। अब कांटेक्ट करो एसोसिएशन को, सभी गिल्ड मेंबर्स को रिकॉल करो, जो भी गेट्स पर हैं सबको अभी बुलाओ। दूसरी तरफ ओजिन भी अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर रहा है। वो यूजीन की फेक आइडेंटिटी की सारी डिटेल लिखता है और हान को देता है। वल्हल्ला गिल्ड को ये फॉरवर्ड कर दो। फिर सोचता है वुयुक एक्सपेक्टेड से तेज निकला, शायद एसोसिएशन के जरिए कंप्लेंट डाल दी होगी। पर उसे भी यकीन था जिसके पास स्पीयर का एविडेंस हो वो गेम को लीड करता है। हान भी यूजीन नाम को सुनते ही फोन करता है। ये नाम सुना सुना लग रहा है और ये आदमी वुयुक को धमका भी रहा है। उसके पास क्या बैकअप है। अब हान खुद सोच में पड़ जाता है कि ये कोइंसिडेंस है या कोई बड़ा खेल। जिस मेटा ह्यूमन से तू झगड़ा किया वही आज वल्हल्ला की प्रायोरिटी बन गई। टीम लीडर अब ओजिन को बताता है कि वल्हल्ला गिल्ड की तरफ से डायरेक्ट सपोर्ट की रिक्वेस्ट आई है। उन्हें अर्जेंटली बीन माउंटेन के चारों तरफ एक सीज फोर्स तैयार करनी है। लेकिन साथ ही वो ओजिन को भरोसा दिलाता है कि उसे इसमें हिस्सा लेने की जरूरत नहीं।
नहीं है। पर तभी ओजिन चौंकाने वाला जवाब देता है, मैं शामिल होऊंगा। उसे देखकर कोई नहीं समझ पाता कि उसके चेहरे की ये चमक आखिर किस तूफान की आहट है। पर हम जानते हैं यही तो था ओजिन का असली प्लान। अब वो उस जगह जाएगा जहाँ यूजीन और ली वू ह्युक आमने सामने आने वाले हैं। वो पल देखने का जोश ओजिन के रगों में बिजली बनकर दौड़ रहा है। और अब सीन कटता है डार्क स्टार सोसाइटी के एक गुप्त ब्रांच पर, जहाँ यूजीन अपने ही एक आदमी को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा है। खून में लथपथ वो आदमी आखिरकार बोलता है, मैंने एक सुराग ढूंढा है। वो बताता है कि 3 दिन पहले उसने उस इलाके की जांच की थी जहां उसका एक साथी अचानक गायब हो गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालते वक्त उसने देखा वो आदमी उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा था जो केवल एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए है। और उसके बाद मॉकडोंग की ओर बढ़ गया। यूजीन तुरंत पूछता है क्या वो एसोसिएशन का मेंबर था, पर सामने वाला अनश्योर है क्योंकि स्टेक आउट के दौरान वो आदमी दोबारा कभी नहीं दिखा। यूजीन अब खुद सोच में पड़ जाता है, ये आदमी आखिर है कौन, एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, फिर भी उस इमारत से निकला, कुछ गड़बड़ है। तभी एक और आदमी अंदर आता है, एक गैदरर जैसी शक्ल वाला इंसान इस ओर आ रहा है। यूजीन खुद बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसे ली शिन्युक का भाला दिखाई देता है। वो एक पल को देखता है पर आगे बढ़ जाता है। आगे उसे वो गैदरर मिल जाता है, किसान जैसे कपड़ों में छुपा हुआ एक आदमी। यूजीन उसे रोकता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये इलाका खतरनाक है। लेकिन उस किसान की आंखों में कुछ और ही खेल रहा है, एक बहुत गहरा प्लान। उधर उसी वक्त वल्हाला गिल्ड के अंदर किसी को खबर दी जाती है ली शिन्युक का भाला मिल गया, अब सब कुछ खुलने वाला। अचानक एक जबरदस्त ताकत यूजीन पर आ गिरती है। किसान की आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं बची। यूजीन घबरा कर पीछे हटता है और तब वो उस चेहरे को पहचानता है, ब्लैक लायन ली वू ह्युक, वल्हाला गिल्ड का मास्टर, और एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया अगला 7 स्टार्स मानती है। यूजीन की रूह कांप जाती है, पर ली की आंखों में अब कोई इमोशन नहीं, बस एक बर्फ जैसी ठंडी चेतावनी। पैसे चाहिए, वो कहता है, लाया हूँ कैश में, लेकिन ले सको तो ले जाओ। और वो अपनी तलवार निकालता है, एक ऐसी तलवार जो किसी तूफान की तरह हवा चीरती है। यूजीन हक्का बक्का रह जाता है, ये सब क्या हो रहा है। ली वू ह्युक ऊपर से कूदते हैं, उनकी स्टिग्मा से भरी तलवार हवा को चीरते हुए यूजीन को लहूलुहान कर देती। फिर वो एक हुंकार भरते हैं, सब लोग चार्ज करो। और पलक झपकते ही वल्हाला गिल्ड की पूरी सीज फोर्स प्रकट होती है। आग की लपटों में घिरे उस ऑब्जर्वेटरी पर धावा बोल दिया जाता है। अंदर यूजीन बुरी तरह से गिर चुका है। ली उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी आंखों में वो आग है जो सिर्फ अपने भाई के लिए जलती है। तुमने सोचा था मैं तुम्हारे जाल में फंसूंगा, ली धीरे से कहता है, और फिर सीधा सवाल करता है, मेरा भाई कहाँ है। यूजीन का चेहरा सूना हो जाता है, वो खुद समझ नहीं पा रहा ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ दूरी पर ओजिन खड़ा है, चुपचाप। उसकी आंखों में शांति नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि। सब कुछ उसकी प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। वापस चलते हैं यूजीन की ओर। ली की दूसरी वार से ह्यूजन जमीन पर गिर पड़ता है। अब वो बेयरली बच पा रहा। सोचता है ये आदमी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, मैं जीत ही नहीं सकता। पर तभी एक अजीब एहसास उसे होता है, कुछ गड़बड़ है। ली वो ह्युक यहाँ क्यों है, वो समझने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगली ही वार से यूजीन जमीन पर लुढ़क जाता है। ली उसे देखता है, नफरत के साथ नहीं बल्कि एक गहरी निराशा के साथ। तुम जैसे कमजोर को मारने में भी अफसोस है, वो बुदबुदाता है। यूजीन की आंखें अब खुलती हैं और उसे समझ आता है वो फंस चुका है। कोई है जिसने उसे इस जाल में फंसाया है। किसी ने ब्लैक लायन को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है और ये बात अब बहुत देर से समझ आई। वो ह्युक का तलवार यूजीन की छाती को चीरती हुई उतरती है। वो लड़का जिसने कुछ किया ही नहीं था अकलाते हुए सफाई देने की कोशिश करता है, मैंने कुछ नहीं किया ये सब। लेकिन ब्लैक लायन वो ह्युक अब होश में नहीं लगता। उसकी आंखों में बस एक शक है और उस शक का शिकार बन चुका है यूजीन। मुंह से खून बहता हुआ यूजीन समझ चुका था वो ह्युक अब पूरी तरह यकीन कर चुका है कि असली गुनहगार वही है। अगर कुछ नहीं किया गया तो वो मारा जाएगा। खून में भीगा हुआ यूजीन हिम्मत जुटाता है और ब्लैक शावर ऑफ ब्लॉसम्स नाम की कला चलाता है। मगर वो को पता है ये उस पर काम नहीं करेगी। अपनी स्टिग्मा की शक्ति से घिरा हुआ वो यूजीन की तरफ पूरी रफ्तार से झपटता। यूजीन को कोई रास्ता नहीं सूझता और वो खुद को तलवार से चीर देता। एक पल को सब रुक जाता है। ली की आंखें फटी की फटी रह जाती। यूजीन अचानक गायब हो चुका था। कहाँ गया ये। भाग्य से यूजीन किसी तरह जिंदा बच निकलता है। एक घने जंगल में अधमरा खून से लथपथ शरीर बुरी तरह टूटा हुआ है, हड्डियां चटकी हुई है। वो होली रेलिक जो पहले इस्तेमाल किया था फिर से इस्तेमाल करता है। अंदाजा लगाता है कि शायद उसके साथी भी अब हार रहे होंगे। सब कुछ उजागर हो गया है। उनका छुपने का ठिकाना अब रहस्य नहीं रहा और अब उसके अपने लोग भी मर रहे हैं। वो सोचता है कब तक एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसता रहूंगा। अब यूजीन के सामने दो ही रास्ते, या तो वापस आउल किंग के पास जाए और मौत का सामना करे या फिर किसी से मदद मांगे। वो फैसला करता है अशाद खान से संपर्क करेगा। मगर तभी एक साया सामने आता है। झाड़ियों के बीच से निकला वो शख्स कोई और नहीं, असली गुनहगार क्वान ओजिन था। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान और शब्दों में जर काफी बुरा हाल है तुम्हारा यूजीन, मुश्किल समय रहा होगा है ना। यूजीन हैरानी में पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है। और उसी पल सच्चाई उस पर टूटती है। सब कुछ उसी की साजिश थी। ओजिन मुस्कुराता है, अब समझ आया मैं क्यों आया हूँ। हाथ में भाला ली वो यूजीन की तरफ छलांग मारता है। ज्यादा विरोध मत करना, मैं शांति से खत्म कर दूंगा। यूजीन बचने की कोशिश करता है, अपनी आखिरी बची खुची ताकत से स्टिग्मा का इस्तेमाल करता है। लेकिन ओजिन हार मानने वालों में नहीं, वो और ज्यादा स्टिग्मा झोंक देता है ताकि यूजीन को हिलने डुलने की भी ताकत ना रहे। यूजीन लहूलुहान है, कमजोर, और उसी वक्त ओजिन बिजली जैसे नीले हमले से यूजीन को चीर देता है। यूजीन मर चुका था। ओजिन लाश को देखता है। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई बड़ा इनाम मिलेगा, कुछ खास
जानकारी कुछ बड़ा रहा। मगर यूजीन के दिमाग में कोई लॉक था। डार्क स्टार सोसाइटी से जुड़ी कोई भी बात पूछते ही वो कांपने लगता। फिर भी ओजिन को थोड़ा बहुत मिल जाता है। यूजीन सिर्फ एक लो लेवल अफसर था जो बालीफ नाम के किसी ताकतवर शख्स की सेवा करता था। साथ ही ऐश खान का नाम भी हाथ लगता है जो यूजीन का साथी था। मगर ओजिन अभी ये जानकारी इस्तेमाल नहीं करता। उसे लगता है कि अगर डार्क स्टार सोसाइटी उसका पीछा नहीं कर रही तो बेवजह झंझट क्यों मोल ले। इसी बीच उसका स्कैमर माइंड एक नई चाल सोचता है। अगर वाकई ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिससे वो हेवनली डीमन पैदा होगा तो इस रिग्रेसर यानी मुझ में उसे रोकने का पूरा हक है। मगर खुद ही हंस देता है, शायद मेरा प्लान थोड़ा ज्यादा ही लंबा है। उसे एहसास है अगर यूजीन जैसा छोटा अफसर इतना ताकतवर था तो बालिफ ग्रेट डिपर के बराबर का होगा। उधर यूजीन की लाश से वो 2 मुट्ठी जितने बड़े मिर क्रिस्टल्स निकाल लेता है। जैकपॉट लग गया था, खुशी में बावला हो जाता है। और भी कुछ मिलने की उम्मीद में यूजीन की लाश को पूरा खंगाल देता है, यहाँ तक कि उसे नंगा कर देता है। मगर सिवाय एक चीज के कुछ नहीं मिलता, उसके सीने पर बना हुआ स्टिग्मा। जैसे ही वो स्टिग्मा को छूता है ब्लैक हेवंस यूजीन की शक्ति को सोख लेते हैं। दूसरी ओर सोल स्टेशन जलकर राख होने के कगार पर थी। चारों तरफ चीखें, आग और तबाही फैली हुई थी। और इसी बीच ली शिन्युक अपने छोटे भाई वू ह्युक से कहता है, सियोयोंग को लेकर यहाँ से भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। वो थोड़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाता कि बात क्या हो रही है, लेकिन शिन्युक के चेहरे पर जो यकीन और बेचैनी थी वो साफ बता रही थी कि उसने कोई फैसला ले लिया। शिन्युक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है तुझे सियोयोंग पसंद है, अब और देर मत कर। और बिना एक पल गंवाए वो अपनी स्पीयर थामे आग के दरिया में छलांग लगा देता है। मॉन्स्टर की छाती को चीरते हुए वो उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन तभी सामने आता है एक और, इस बार कहीं ज्यादा भयानक और विकराल। वो पल भर के लिए रुकता है और सोचता है, अगर मुझे पहले से पता होता कि सोल स्टेशन के नीचे ये घिनौना जीव सील्ड है तो शायद आज ये सब नहीं होता। सीन कट होती है। अब चीख किसी और की। ओजिन जमीन पर गिरा हुआ दर्द से तड़प रहा है। पता चलता है वो ली शिन्युक की मेमोरीज में था और हर बार जब वो उन यादों से बाहर आता है ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका दिमाग निचोड़ दिया। लेकिन तकलीफ के साथ आई है ताकत। ओजिन ने मेटा ह्यूमन ली शिन्युक की कुछ रिकॉर्ड्स सफलतापूर्वक अब्सॉर्ब कर ली। उसके एबिलिटीज लेवल अप हो चुके हैं और साथ में मिली है एक नई स्किल, इटर्नल कन्वर्जेंस। अब उत्सुकता होती है कि ये एबिलिटी है क्या। वो चेक करता है, अगर वो लायरा स्टिग्मा की प्रोफिशिएंसी बढ़ाएगा तो बाकी स्टिग्मास भी साथ में इंप्रूव होंगे। वो ये जानकर खुश हो जाता है कि उसे अब बाकी स्टिग्मास को अलग से ट्रेन करने की जरूरत नहीं। लायरा पर फोकस करो, सब साथ ऊपर जाएंगे। अब जब सब कुछ हो चुका है वो सोचता है अब खत्म करते हैं, लेकिन जो वो करता है उससे उसे तेज दर्द होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती, ब्लैकआउट। कुछ देर बाद हन उसे जमीन पर पड़ा पाता है, जल्दी से उसे एक पोशन देता है और इलाज शुरू करता है। जब ओजिन होश में आता है तो आसपास सारे लोग घायल ढूंढ रहे होते हैं। 10 लोग घायल पड़े हैं। वो पूछता है, मैं कहाँ हूँ? टीम लीडर बताता है कि वो वहीं है जहाँ उसने कल्प्रिट से लड़ा था। एम्बुलेंस रास्ते में है। पर ओजिन साफ मना कर देता है इलाज से। कहता है मैं ठीक हूँ। सच तो ये है कि ये चोट उसने खुद को दी थी ताकि लगे जैसे उसने भी बहुत झेला। स्कैमर मूव, लेजेंडरी लेवल। अब वो सीधा ली वू ह्युक के पास पहुंचता है फाइनल एक्ट खत्म करने। ली वू ह्युक उसकी आंखों में देखता है। उस कुत्ते ने यूजीन ने कुछ कहा मरने से पहले। अब जबकि सारा प्लॉट ओजिन के दिमाग में साफ है वो बिना हिचके जवाब देता है, नहीं कुछ खास नहीं, बस भागने की कोशिश कर रहा था। उस दिशा में गया था जहां लगता था जैसे छुप रहा हो। ओजिन उसे वहां ले जाता है और जब वू ह्युक उस जगह पहुंचता है वो अपने भाई ली शिन्युक की लाश देखता है। घुटनों पर गिर जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी ओर ओजिन ये सब देखता है, सोचता है ये लाश ली शिन्युक की नहीं है, ये तो डार्क स्टार सोसाइटी का वो आदमी था जो मेरा पीछा कर रहा था। ओजिन खुद को तसल्ली देता है, शिन्युक ने तो मुझे खुद ही उन मॉन्स्टर्स के बीच धकेला था और भागने की कोशिश की। पर सच कितना भी झुठलाओ एक कसक सी रही जाती है। ओजिन खुद को विक्टिम मानते हुए भी एक हल्का सा गिल्ट महसूस करता है। सीन शिफ्ट होती है 1 हफ्ते बाद। वल्हाला गिल्ड मास्टर के बुलावे पर ओजिन वहां पहुंचता है। ली वू ह्युक उसका स्वागत करता है और माफी मांगता है कि उस दिन ठीक से ग्रीट नहीं कर पाया। ओजिन देखता है उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। वो समझता है 1 हफ्ते में ऐसा ट्रॉमा नहीं जाता। गिल्ड मास्टर फिर असली बात बताता है, अगर तुम नहीं होते तो मेरे भाई को मारने वाला यूं ही भाग जाता। और तभी अंदर आती है सियोयोंग एक ब्रीफकेस लेकर जिसमें रखे हैं 3 बिलियन। वक बताता है ये वही अमाउंट है जो किडनैपर्स ने मांगा था और अब ये रिवॉर्ड है ओजिन के लिए। ओजिन बाहर से शांत रहने की कोशिश करता है, ये जरा ज्यादा नहीं हो गया एक रिवॉर्ड के लिए? ली वू ह्युक चुपचाप सहमति में सिर हिलाता है और ओजिन तुरंत समझ जाता है ये इनाम सिर्फ उस कुत्ते को पकड़ने का नहीं है, कुछ और भी। वल्हला गिल्ड के साइलेंट रूम में एक पल को खामोशी छाई रहती है। फिर गिल्ड मास्टर धीरे से पूछता है, क्या तुम पोलारिस के शिष्य हो? ओजिन बिना हिचके हामी भरता है और अब बात असली मुद्दे पर आती है। ली वू ह्युक सीधा बोलता है, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले डार्क स्टार सोसाइटी ने
तुम पर हमला किया था। फिर वो आगे कहता है, वल्हाला गिल्ड अब इस समाज की जड़ों तक पहुंचकर इसे खत्म करना चाहती है और इसी वजह से पोलारिस के शिष्य तुम्हारी मदद चाहिए। ओजिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अंदर ही अंदर वो सोचता है, साला सीधा जैकपॉट लग गया। डार्क स्टार सोसाइटी को तो वो वैसे भी जल्द या देर से निपटाने वाला था और अब जब उसे वो युग की बैकअप सपोर्ट और 3 अरब का रिवॉर्ड मिल रहा है, मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो ली की योजना में शामिल होने के लिए हामी भर देता है। इसी बीच ली पूछता है, क्या तुम्हें डार्क स्टार सोसाइटी के बारे में कुछ और जानकारी है? परफेक्ट टाइमिंग। ओजिन अपने पर्स से एक कार्ड निकालता है और देता है ली को अरशद खान का कॉन्टैक्ट, सोसाइटी का मैनेजर। वहीं दूसरी ओर खान को अब पता चलता है कि ओजिन अब वल्हाला गिल्ड के साथ मिलकर डार्क स्टार सोसाइटी की जांच करेगा। अब बात थोड़ी पर्सनल हो जाती है। ओजिन अपनी जेब से एक डिटेल्ड डिजाइन निकालता है, एक खास स्पीयर का, सिल्वर और मेयर क्रिस्टल्स से बना एक वायर शूटर फंक्शन के साथ। खान डिजाइन देखते ही समझ जाता है स्पीयर गन। वो मुस्कुराते हुए कहता है, वो छोटा लड़का इसे बहुत पसंद करेगा। ओजिन चौंकता है, छोटा लड़का कौन? खान हंसते हुए कहता है, छोड़ो, तुम बस इतना जानो कि मैं इसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टीम को दे दूंगा। लेकिन जैसे ही हान प्राइस की बात करता है, ओजिन का चेहरा एकदम उड़ जाता है। भाड़ में गया स्पीयर गन, ये तो रेत महंगा होगा। सिल्वर मिर क्रिस्टल वायर शूटर, ये कोई आम हथियार नहीं। पर हान उसे हैरान कर देता है जब कहता है, एसोसिएशन इसकी कीमत खुद उठाएगा। तुम्हारा योगदान वल्हाला गिल्ड के साथ ऑपरेशन में बहुत बड़ा था। ओजिन की आंखों में चमक आ जाती है। वो हान को गले लगाने दौड़ता है, फुल ऑन इमोशनल हग मोड। पर हान हंसते हुए उसका मुंह पकड़ लेता है, थोड़ा शांत हो जाए। इसके बाद हान एक और चीज पूछता है जिसे ओजिन खुद इस्तेमाल नहीं करेगा लेकिन फिर भी मांगता है, टॉप क्वालिटी चाहिए। हान कहता है, एसोसिएशन इसकी भी कीमत देगी। पर ओजिन तुरंत मना करता है, नहीं, ये मैं खुद खरीदूंगा। सीन शिफ्ट होती है ओजिन का घर में। वो चुपचाप पीछे से आता है और सॉन्ग को डरा देता है। काफी ध्यान से सुन रही हो? क्या है ये? सॉन्ग एकदम चौंक जाती है, फौरन अपना फोन छिपा लेती है। ओजिन मुस्कुराता है, उसे पता है ये कोई म्यूजिक नहीं। हान भी वहीं सोच रहा होता है, जरूर कोई दिमाग खराब करने वाली चीज सोच रहा होगा ये लड़का। ओजिन टीजिंग मोड में आ जाता है, तुम्हारी उम्र की लड़कियां आजकल बहुत कुछ सुनती हैं, वो भी ऑडियो में। फिर वो नहाने चला जाता है। सॉन्ग का चेहरा थोड़ा लाल पड़ जाता है, पर जैसे ही वो बाथरूम में चला जाता है, वो अपना फोन निकालती है और पता चलता है योंगन ऑक्शन हाउस की दिसंबर रिलिक लिस्ट देख रही है। लैंड है ड्रैगन डीमन आइज खरीदना, बिना ओजिन को बताए। सीन बदलती है, ओजिन वर्कआउट कर रहा है पर दिमाग में घूम रही है हान से हुई बात। हान ने जो रिलिक ओजिन ने मॉकडोंग गेट में पाया था उसकी अप्राइजल रिपोर्ट दी थी। 3 सितारा रिलिक निकला। वो इफेक्ट माना रिकवरी में मदद करता है। हान पूछता है, इसे इस्तेमाल करेगा? ओजिन जवाब देता है, नहीं, इसे और मायर क्रिस्टल्स को बेच दो। वो सोचता है, डार्क स्टार सोसाइटी मेरे लिए सच में लकी साबित हो रही है। मुझे लगा था ये रिलिक शायद 1 या 2 स्टार की होगी। हान हिसाब लगाता है, टोटल मिलेगा 1.8 अरब। ओजिन का मूड 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो सोचता है, ली वू ह्यूग से जो पैसा मिला उसे जोड़ दूं और पिछले कुछ सालों की कमाई मिलाकर शायद अब मैं वो चीज खरीद सकूं। अब तक ओजिन ने करीब 3 अरब कमा लिए हैं, पर उसे अभी भी 3 और कमाने हैं। उस जगह तक पहुंचने के लिए पैराडाइज एक आखिरी फेवर वो मांगता है हन से, सोल स्टेशन के नीचे के सीवर्स का मैप। पर तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है उसके कानों में, तो ये बची हुई रकम कमाएगा कैसे? ओजिन मुस्कुराता है, वेगा वापस आ चुकी है। वो गॉडेस का स्वागत करता है और फिर ड्रामेटिक अंदाज में पिछले 3 हफ्तों की पूरी कहानी सुनाता है। वेगा ध्यान से सुनती है, फिर सीधा सवाल करती है, क्या ब्लैक हेवंस का मालिक डार्क स्टार सोसाइटी में? ओजिन थोड़ा झिझकते हुए कहता है, बस एक अंदाजा है। वो जानता है अगर उसने ज्यादा जानने का नाटक किया तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए मॉडरेट रहना ही बेहतर। वेगा सोच में पड़ जाती है। उससे जुड़ने के बाद ओजिन अब बहुत ही खतरनाक लोगों के बीच पहुंच गया है। उसका मानना है उसे और समय चाहिए ताकत बढ़ाने के लिए। और ओजिन आत्मविश्वास से कहता है, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है सबका सामना करने की। इसी बीच ओजिन पूछ बैठता है, डार्क स्टार के वो कुत्ते कॉन्स्टिलेशन कौन है? कौन सा युग था जब सारे तारे अंधेरे में निगल लिए गए? उसे उम्मीद थी कि गॉडेस जवाब देगी, पर वेगा कहती है, मुझे नहीं पता, मैं एक गॉडेस हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे सितारों के जन्म की कहानी जानती हूँ। ओजिन एक पल को चुप रह जाता है। उसे अब समझ आता है कि इन रहस्यों का जवाब उसे सिर्फ डार्क स्टार सोसाइटी से ही मिलेगा। तभी वेगा उससे कहती है, चलो दिखाओ 3 हफ्तों में कितना बदला है तू। ओजिन बिना देरी किए स्पीयर लाइटनिंग स्किल का डेमो देता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, हवा में गूंजती एनर्जी, हर एक थ्रस्ट में बिजली की गूंज। वेगा एकदम स्टंट रह जाती है। ये एक्सीडिंग की बेसिक्स तक पहुंच चुका है और वो भी इतनी जल्दी। अब ओजिन की जान सांसों में अटक जाती है। वो जस्टिफाई करता है, प्रैक्टिस की, मेहनत की, शुरू में बहुत सफरिंग हुई। पर वेगा को बात हजम नहीं हो रही। उसे याद है लायरा स्टिग्मा की टेक्निक्स की यादें ओजिन के अंदर ब्लरी थी। पर फिर वो एक कंक्लूजन तक पहुंचती है, शायद यादें ब्लरी हैं पर टेक्निक्स उसके सबकॉन्शियस में कहीं जिंदा है। वेगा खुद ही लॉजिक में उलझ जाती है और ओजिन रिलीफ। पीछे से लोकी का सार्केज्म आता है, धन्यवाद देवी जी खुद को धोखा देने के लिए। ओजिन हंसते हुए कहता है, मुझे खुद नहीं पता मैं ये कैसे कर रहा हूँ। वेगा उसे घूरती है, मैंने आज तक कोई डिसाइपल नहीं बनाया क्योंकि लायरास स्टिग्मा
मानवों के लायक नहीं। वो अब ओजिन को डांटने ही वाली होती है कि तभी हान का कॉल आता है। एसोसिएशन में ओजिन पहुंचता है। हान उसे उसकी नई वेपन सौंपता है, सिल्वर स्पीयर गन। एग्जैक्टली वैसी नहीं बल्कि उससे भी बेहतर। ओजिन को याद आता है हान ने किसी बच्चे का जिक्र किया था जिसने इसे बनाया था, उससे मिलूंगा जरूर। वेगा हथियार को देखकर इंप्रेस होती है। अगर दुश्मनों को रस्सी से बांधकर इलेक्ट्रोक्यूट किया तो बेहद खतरनाक होगा। पर ओजिन हंसते हुए कहता है बस यही नहीं है। वो वायर को दीवार की ओर फेंकता है और अगले ही पल एयर में ग्लाइड करता है। वेगा पकड़ लो। वेगा चीखती है क्या कर रहा है ये लड़का। ओजिन हवा में स्पाइडरमैन की तरह घूमता है। वेगा स्टन्ड है, इसने तो जैसे उड़ने का नया तरीका ही खोज लिया। ओजिन हंसते हुए पूछता है लायरा स्टिग्मा से क्या मैं उड़ सकता हूँ। वेगा गहरी सांस लेकर जवाब देती है थंडर स्टेप्स टेक्निक है जो अभी तुम नहीं चला सकते पर उससे उड़ सकते हो। ओजिन का मुंह खुला रह जाता है। अगर ये पहले से पता होता तो मैं ये हायू ने बहुत पहले करता। वेगा अभी भी ब्रेथलेस है। अब तो घर चलो। पर ओजिन उसकी ओर देखता है, फिर अपने हाथ में उस नई स्पीयर को कसकर पकड़ता है और मुस्कुराता है नई वेपन है, तू भी साथ है, अब डर किस बात का। चलो वेगा सोल स्टेशन वापस चलते हैं। अब अगला सीन शिफ्ट होती है। एक स्टोर में ओजिन एक छोटे से शॉप में घुसता है। शेल्व्स में तरह तरह की पोशंस, वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स भरे पड़े। उसकी नजर उन जरूरी आइटम्स पर जाती है जिनकी उसे सुअर मिशन के लिए जरूरत थी। एक एक करके वो सब चीजें खरीदता है। हीलिंग पोशंस, माना बूस्टर्स, कुछ रेयर ट्रैप्स और रीइंफोर्स्ड ग्लव्स। जब सारे सामान काउंटर पर आ जाते हैं वेंडर थैली खींचते हुए कहता है 7 मिलियन टोटल। ओजिन धीमे से बड़बड़ाता है ये तो सीधा लूट है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है। चेहरे पर नकली सी मुस्कान लाकर बोलता है मगर आपके आइटम्स तो टॉप क्वालिटी। वेगा पास खड़ी मुस्कुराती है। ओजिन का लेम एक्सक्यूजेस स्किल साइलेंटली लेवल अप हो जाता है। मेरे पास सिर्फ 6 मिलियन है, ओजिन वेंडर से कहता है आंखों में मासूमियत भरते हुए। वेंडर भौहें चढ़ाते हुए बोलती है 6.5 से कम नहीं होगा। थोड़ी बहस के बाद डील 6.7 मिलियन पर फिक्स होती है। ओजिन बाहर निकलते हुए हल्का सा उदास होता है। थोड़ा और पुश करता तो शायद 6.5 पर मना लेता, लेकिन वेगा उसे देखती है और मुस्कुरा कर कहती है तुम पैसे के मामले में बहुत डिटरमिन्ड हो। ओजिन बस कंधे उचकाता है। बचत जरूरी है, हर कॉइन की वैल्यू है। अब तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दोनों नीचे उतरते हैं। सोल स्टेशन के उस पुराने सीवर में जहां एक सील्ड मॉन्स्टर छिपा हुआ है। घुप अंधेरा, दीवारों पर सीलन, नीचे गंदा बदबूदार पानी। वेगा नाक सिकोड़ती है तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता भी है। ओजिन टॉर्च जलाता है, सीवर का मैप खोलता है। सील जब टूटी थी तो पूरी जगह कोलैप्स हो गई थी, लेकिन मुझे यकीन है यहीं कहीं है। वेगा चिंतित होती है तुम उस मॉन्स्टर को सच में हरा सकते हो। ओजिन धीमे स्वर में कहता है जब तक वो सील्ड है तब तक वो सिर्फ एक ओवरसाइज्ड सैंडबैग है। घुटनों तक पानी में चलते हुए ओजिन को पछतावा होता है काश बूट्स लाया होता। वो केन की वेनेटिस स्टिग्मा यूज करने से भी हिचक रहा था क्योंकि अंदर का डर उसे कुरेद रहा था। उसी वक्त वेगा अचानक रुक जाती है। कुछ है सामने। ओजिन नक्शे की ओर देखता है, वहां तो डेड एंड है। वेगा आंखें सिकोड़ती है। ये वही एनर्जी है जो उस केव में महसूस हुई थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर नुकीली सुई छुपा दी। ओजिन का मन कांपता है। क्या डार्क स्टार पावर से जुड़ा है ये सब? शायद इसलिए एबनॉर्मल मिरर क्रिस्टल्स इतनी बार मिल रहे हैं। वो फ्लैशलाइट आगे करता है और वहीं दीवार के उस पार से 2 डरावने रेप्टाइल जैसे म्यूटेंट्स निकलते हैं। आंखें लाल, त्वचा अलग, जैसे किसी और डायमेंशन के जीव हो। ओजिन स्पीयर खींचता है। सिल्वर शाइन के साथ वो बिजली से भर उठता है। वो आगे बढ़ता है। परफेक्ट टाइम फॉर अ वार्म अप। पहला म्यूटेंट लाइटनिंग स्पीयर को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये स्पीयर पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड है। अगली ही पल उसके शरीर से स्पार्क्स निकलते हैं। चीखता हुआ वो वहीं गिर जाता है। दूसरे को भी वो उतनी ही प्रिसीजन से खत्म करता है, लेकिन तभी डजन्स ऑफ म्यूटेंट्स पीछे से निकलते हैं, दीवार फाड़ते हुए। ओजिन मुस्कुराता। परफेक्ट। स्पीयर गन एक्टिवेट करता है। वायर एक ऊंचे पाइप से चिपकती है और ओजिन हवा में ऊपर झूल जाता है, हर म्यूटेंट को ऊपर से मारते हुए, लाइटनिंग से भूनते हुए, जैसे कोई स्टॉर्म सीवर में आ गया। तभी 2 म्यूटेंट्स हवा में उछलते जैसे किसी ने उन्हें फेंका। ओजिन स्पीयर गन से डॉज करता है। उसके सामने आता है एक विशालकाय रेप्टिलियन चैंपियन। बाकी म्यूटेंट्स उसकी ओर लपकते हैं, लेकिन अब वायर यूजलेस है। ओजिन जमीन पर उतरता है, स्पीयर को इंटेंस लाइटनिंग से चार्ज करता है और सभी को बिना रुके कटता चला जाता है। आखिर में वो पूरी ताकत से स्पीयर फेंकता है सीधा उस चैंपियन के सीने में। एक ही वार और साइलेंस। हर म्यूटेंट धराशायी हो चुका था। अब आता है ओजिन का फेवरेट काम, लूट कलेक्शन। वो झुकता है और एक छोटा ब्लैक मिरर क्रिस्टल उठाता है। उसे लगता है कि अब वो इन एबनॉर्मल क्रिस्टल्स का आदी हो चुका है। इतने इनकाउंटर हो चुके हैं। वेगा धीरे से पूछती है क्या तुम्हें इन क्रिस्टल्स के बारे में कुछ पता है? ओजिन गर्दन हिलाता है। पहली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा था, ये कुछ नया है। ओजिन सीवर के उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ता है। पानी टपकने की धीमी आवाज, उसके कदमों की गूंज और चारों ओर फैली घुटन, लेकिन उसकी सोच किसी और ही दिशा में भाग रही थी। ये सब म्यूटेंट्स और डार्क स्टार के बीच कुछ तो कनेक्शन है। उसके मन में ये सवाल घर कर चुका था। इतने सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स, और ये वही गेट है जहां वो रिलिक मौजूद है जो डार्क स्टार की पावर को कंटेन कराता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अपने मन की घबराहट को दबाकर आगे बढ़ता है। उसे बस एक चीज दिख रही है, पैसे। म्यूटेंट मिरर क्रिस्टल्स ये ज्यादा महंगे बिकते हैं। वेगा उसके बगल में चुपचाप चल रही होती है। ओजिन का चेहरा गंभीर होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो एक खुले से रास्ते के छोर पर पहुंचते हैं और वहां सामने खुलता है
एक विशाल अंडरग्राउंड चेम्बर, इतना बड़ा कि दोनों कुछ सेकंड के लिए बस खामोश रह जाते। ओजिन की नजर उस चेम्बर के बीचों बीच खड़े एक सील्ड मॉन्स्टर पर टिकती। उसका दिल एक झटके में धड़क उठता है। वेगा, यही है वो। उसकी आवाज भारी होती है। वो मॉन्स्टर वही था जिसे ली शिन्युक की मेमोरीज में उसने देखा था, वही जिसने सोल स्टेशन को तबाह कर दिया था। लेकिन ओजिन गौर से देखता है, ये तो आधे साइज का है। वो सोचता है कि शायद अभी पूरी तरह अवेकन नहीं हो, तो इसका मायर क्रिस्टल भी छोटा होगा। वो धीरे से स्पीयर उठाता है और उसकी ओर बढ़ता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर घमंड की मुस्कान आ जाती है। सिटिंग डक। वो स्पीयर गन एक्टिवेट करता है और हवा में ग्लाइड करता हुआ मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है। थैंक यू ली शिन्युक। को ऑलमोस्ट खुश हो चुका था। एक सील्ड बेवकूफ मॉन्स्टर, एक परफेक्ट पंचिंग बैग और ऊपर से क्रिस्टल के पैसे। उसकी खुशी अपनी पीक पर थी। लेकिन तभी मॉन्स्टर की आईलिड हिलती है। ओजिन की सांस अटक जाती है। वो अपनी आंखें बंद करता है। नहीं नहीं, शायद मुझे कोई भ्रम हो गया। पर जैसे ही वो आंख खोलता है, मॉन्स्टर पूरे मुंह से दहाड़ता है। उसकी गर्म सांस और आवाज की गूंज ओजिन के कान फाड़ देती है। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। ये हेल का क्या है? उसकी आंखें फटी रह जाती। ये क्यों हिल रहा है? ये तो सील्ड था ना। उसका दिल धक धक करता है। ली शिन्युक, तूने तो कहा था इसे रोका जा सकता है। झूठा कमीना। जैसे कोई बोले अगर टाइम में पीछे जा सका तो एग्जाम टॉप कर लेता। वेगा उसकी ओर देखती है, घूरते हुए पूछती है, टर्म रिग्रेसर होकर भी डर क्यों रहे? ओजिन का चेहरा शांत, लेकिन मन के अंदर, मैं मरने वाला हूँ। वेगा सेव मी प्लीज। मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन फिर भी वो खुद को काबू में रखता है। थोड़ा टाइम दो, इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, वो कहता है और खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। अगले ही पल एक भयानक अटैक, मॉन्स्टर का पंजा उसके ऊपर गिरता है। लेकिन स्पीयर गन से ओजिन खुद को ऊपर खींच लेता है। डैम, ये बहुत तेज है। वो हवा में उड़ते हुए स्पॉट ढूंढता है। मॉन्स्टर की स्लाइमी पीठ पर एक काले क्रिस्टल की झलक दिखती है। यही है टारगेट। वो स्पीयर को भरता है थंडरबोल्ट एनर्जी से और पूरी ताकत से उस ब्लैक क्रिस्टल की ओर फेंकता है। स्पीयर सीधे क्रिस्टल में घुसती है। इलेक्ट्रिसिटी अंदर तक फैल जाती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर का हाथ ओजिन को दबोच लेता है। वो फंस चुका था। शिट। मॉन्स्टर उसे कसकर पकड़ता है। बोन्स चटकने लगती है, सांस रुकने लगती है। पर किसी तरह ओजिन अपनी गन निकालता है, देखते और सीधा शॉट मारता है उस भयानक चीज को। मॉन्स्टर बौखला जाता है। अपने ही उग्रपन में ओजिन को छोड़ देता है। ओजिन जमीन पर आकर गिरता है, धूल, पानी और दर्द में सना हुआ। लेकिन अब मॉन्स्टर पूरी तरह से वाइल्ड हो चुका था। ओजिन नीचे पड़े पड़े देखता है। स्पीयर लाइटनिंग भी एनफ नहीं है, मुझे एक ब्लो चाहिए, इससे ज्यादा पावरफुल। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत स्पीयर गन फिर से एक्टिवेट करता है, एक ऊंचे हिस्से की ओर निशाना लगाता है और जैसे ही मॉन्स्टर हिलता है, उसकी पूरी बॉडी हवा में खींची जाती है। और अब उसका टारगेट साफ था, मॉन्स्टर की गर्दन के पीछे की एक्सपोज्ड स्पॉट। बस वही था जहां ओजिन को वार करना था। वो हवा में तना हुआ अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी मैजिक पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है, माना को खींचता है, फैलाता है और तय करता है एक ही वार में खत्म करना है। उसका स्पीयर अब लाइटनिंग से पूरी तरह चार्ज हो चुका है। आंखों में सिर्फ एक ही चीज, उस मॉन्स्टर का अंतिम पल। वो जोर से चिल्लाता है और उस राक्षस की ओर छलांग लगाता है। स्पीयर सीधा घुसता है उस मोटे हाइट के अंदर। बिजली की लहरें फटने लगती हैं। एक पल के लिए हर चीज रुक जाती है। क्या ये खत्म हुआ? ओजिन सोचता है, लेकिन नहीं। मॉन्स्टर बौखला जाता है। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांपने लगता है और ओजिन, जो अब भी स्पीयर के साथ फंसा हुआ था, हवा में चकराने लगता है। रुक जा साले, इनफ हो गया। अचानक स्टेशन मॉन्स्टर सीवर तोड़कर बाहर निकल आता है। ऊपर शहर में लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। केओस हर तरफ। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बच्चा गिर जाता है और मॉन्स्टर का मैसिव पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला होता है। उसी वक्त हवा चीरते हुए ओजिन आता है। बच्चा उसकी बाहों में, वो उसे बचा लेता है। भागो यहाँ से, वो तेजी से बोलता है, चेहरे पर गंभीरता, पर उसके मन में एक कड़वा सच। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेगा देख रही है, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन जिंदा बचा और कौन नहीं। एक पल को लगा था कि हमारा हीरो सच में मासूमों की परवाह करता है, पर नहीं, ये सब इमेज का हिस्सा था। क्योंकि वेगा उसे एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखती है जो दुनिया की किस्मत बदल देगा, तो वो वैसा दिखना चाहता है। वेगा पास आकर पूछती है, क्या तुम्हें मेरी ब्लेसिंग चाहिए? ओजिन मुस्कुराकर मना कर देता है। उसकी नजर फिर से मॉन्स्टर पर जाती है। अटैक तो काम कर गया था, अब बस खत्म करना। अब भी वो मॉन्स्टर से कमजोर है और इस समय ब्लेसिंग लेना बिल्कुल जस्टिफाइड होता। लेकिन ओजिन डिसाइड करता है कि नहीं, ये थ्रिल, ये एड्रेनालिन, ये टेम्पोररी नहीं होना चाहिए। अगर ये फीलिंग भी रेत की तरह फिसल गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वो अपनी लाइटनिंग लोडेड स्पीयर को फिर से पकड़ता है और आगे बढ़ता है। अब उसकी आंखें मॉन्स्टर की मूवमेंट्स पढ़ पा रही थी। अब मेरी बारी है। वो एक जबरदस्त जंप लगाता है और सीधा जाकर मॉन्स्टर की एक लिम्ब काट देता है। अब शुरू होता है असली खेल। ओजिन अब डेप्थ चार्ज बार बार यूज करने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी की लहरें अलग अलग दिशाओं में दौड़ती हैं। मॉन्स्टर अब थकने लगा है, धीमा हो गया है। ओजिन स्पीयर गन से कई वायर्स निकालता है, आसपास की चट्टानों में उन्हें गाड़ देता है, उनकी टेंशन से खुद को स्थिर करता है। अब उसकी मैजिक लिमिट को पार कर रही थी। एक बार और, यही है आखिरी शॉट। वो सारी डेप्थ चार्ज एनर्जी एक साथ मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ता है। एक चमक, एक विस्फोट और फिर हर तरफ खामोशी। मॉन्स्टर गिर चुका था। वेगा दौड़ती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ओजिन मुस्कुराता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत ठीक नहीं थी। वेगा की आंखों में गुस्सा था। तुमने कहा था ये जल्दी खत्म कर दोगे, मैं डर गई। ओजिन मुस्कुराता है, पर जीत तो मेरी हुई। फिर वो वेगा की तरफ देखता है, ये देवी इतनी प्यारी कब से
से हो गई। जैसे ही ओजिन कुछ इंपॉर्टेंट सोचने ही वाला था, आसपास की भीड़ अचानक शोर मचाने लगती है। हर कोई उसका फोटो लेने लगता है। कैमरों की लाइट्स, रिपोर्टर्स की भीड़। ओजिन के चेहरे पर एक हल्की झुंझलाहट। अब आइडेंटिटी छुपाना मुश्किल होगा। एक रिपोर्टर सामने आकर पूछता है, आप किस गिल्ड से हैं? ओजिन पोलाइट बनते हुए जवाब देता है, मैं एसोसिएशन से हूं। वो सोचता है अब इमेज मेंटेन करनी पड़ेगी, फेमस हो गया हूं। और तभी बीच में वेगा अचानक सीन में कूदती है। रिपोर्टर्स के सामने लाउडली बोलती है, ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा हीरो, तुम्हारा सेवियर। ओजिन की आंखें एक पल के लिए फटी की फटी रह जाती हैं। अब ये क्या है? वेगा क्राउड की ओर घूमती है। क्या तुम्हारी ग्रेटिट्यूड बस बातों तक सीमित है? कुछ लाओ, पैसों से भरो इस बच्चे के लिए। भीड़ के सामने ओजिन शर्म से पानी पानी हो चुका था। और उधर वेगा, वो तो अपने फुल ड्रामा मोड में थी। लोगों से चिल्ला चिल्ला कर पैसे मांग रही थी। मैंने ये सब पैसे अपने बच्चे के लिए इकट्ठा किए हैं, वो बोलती है। और ओजिन का तो दिमाग ही फट जाता है। पागल हो गई है क्या? क्या जरूरत थी ये सब करने की? पर सीन वहीं नहीं रुकता। कट होता है एसोसिएशन के ऑफिस में। हान अपने यूजुअल काम अंदाज में ओजिन को बताता है, तुम्हारे नाम का शोर पूरे इंटरनेट पे छा चुका है। ओजिन थोड़ा चौंकता है, इतनी जल्दी? हन आगे बताता है, अब तक 16 गिल्ड से कांटेक्ट आ चुका है और उनमें से 8 ने तो सीधे एसोसिएशन को डोनेशन तक भेज दिए। ओजिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिर्फ एक दिन में टीम लीडर एक और बॉम्ब फोड़ता है। तुम्हारे पोलारिस के अपोस्टल होने की खबर भी हर जगह फैल चुकी है। ओजिन को लगता है ठीक है, अब डैमेज कंट्रोल का कोई मतलब नहीं। वैसे भी ये सब सिर्फ वक्त खरीदने के लिए था, ताकत इकट्ठा करने तक अब वक्त है इस टाइटल को कैश में बदलने का। हन फिर मजाकिया लहजे में कहता है, वैसे न्यूज में ये भी आया है कि तुमने उन लोगों से पैसे मांगे जिन्हें तुमने रेस्क्यू किया था। ओजिन की हालत खराब, शर्म से चेहरा लाल। ये सब वेगा का किया धरा है। अब लोग मुझे फ्रॉड समझ रहे होंगे, इसलिए तो उसने खुद से कभी न्यूज चेक करने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन हान को देखकर लगता है जैसे उसे ये सब डिवाइन कॉमेडी लग रही हो। तुमने पैसे मांगे और फिर भी लोग तुम्हें पसंद करने लगे। वाह, ओजिन मन ही मन सोचता है, ये कैसी बेहूदी लॉजिक है, कोई सेंस ही नहीं बनता। हन मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी पॉपुलैरिटी एक अलग ही डायरेक्शन में बढ़ रही है। वो एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि ओजिन ने उस बच्चे को बचाते वक्त क्या कहा, मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, और फिर अपने कोट में लपेट कर उसे बचाया। ओजिन के चेहरे पे डिसबिलीव, मैंने कोट भी नहीं पहना था उस वक्त, और ये कौन सी रोमांटिक हीरोइक लाइन थी जो मैंने कभी बोली ही नहीं। न्यूज तो जैसे कहानी बनाकर छापी गई थी, असली न्यूज नहीं, कोई नॉवल। हन अब मस्ती लेते हुए कहता है, अब लोग सोचते हैं कि तुमने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया और फिर भी कूल हो। ओजिन जो खुद हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाता था, आज पहली बार खुद स्कैम का शिकार हो चुका था और ये एहसास उसे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन फिर हान फाइनली काम की बात करता है। पैराडाइज में भी इस घटना की गूंज सुनाई दी है। पैराडाइज, बस यही एक शब्द था जो ओजिन के लिए पूरी कहानी की जड़ था, उसका असली मकसद। अब वक्त था असली काम का। ओजिन अपनी लूट दिखाता है, वो 2 मैसिव मिरर क्रिस्टल जो उसने जायंट और स्लाइम जायंट से निकाले थे। बताओ कितने के बिकेंगे? हन क्रिस्टल्स को एनालाइज करता है और बताता है कि म्यूटेटेड स्पीसीज से आने वाले क्रिस्टल्स की वैल्यू गिर चुकी है। अब म्यूटेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और इसीलिए क्रिस्टल्स भी ज्यादा आने लगे हैं। क्वांटिटी बढ़ी है तो प्राइस गिरा है। म्यूटेंट्स की संख्या 10 गुना तक बढ़ चुकी है। ओजिन का माथा ठनकता है। ये भी डार्क स्टार कॉन्स्टलेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन हान आगे कहता है, भले ही रेट्स नीचे जा रहे हैं लेकिन ये 2 क्रिस्टल्स बहुत हाई क्वालिटी हैं, 400 मिलियन तक मिल सकते हैं। ओजिन तुरंत कहता है, बेच दो जितनी जल्दी हो सके। हान हिचकिचाता है, म्यूटेटेड क्रिस्टल्स बेचना आसान नहीं होता, रेट बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। ओजिन झट से कहता है, तब मुझे 300 मिलियन अभी दे दो, बाकी तुम रखो। अनस्टन, तुमने खुद ही 100 मिलियन कम मांगा, तुम जनरस। वो सोचता है, ये आदमी तो पैसे के लिए अपनी छाया बेच दे, आज क्या हो गया? फिर भी हान मान जाता है, ठीक है मैं तुम्हें 300 मिलियन ट्रांसफर करवा देता हूं। ओजिन जाने लगता है, तभी हान उसे रोकता है, एक आइटम है जो तुमने लास्ट टाइम मांगी थी, मैंने बेस्ट क्वालिटी में तैयार रखी है। हान उसे एक छोटा सा बॉक्स देता है। सिर्फ बॉक्स ही नहीं, साथ में एक और चीज थी, एसोसिएशन की स्पेशल कमीशन की सर्टिफिकेट। ओजिन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो स्पेशल एजेंट्स को दी जाती है, वो सोचता है, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन राइट्स मिलते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये कार्ड उसे मिल जाएगा। हान ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जीक्यूटिव लोग तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये उसी का सबूत है। ओजिन कार्ड को देर तक देखता रहा और फिर एसोसिएशन से निकल पड़ा। अब उसके पास 700 मिलियन थे और 300 मिलियन अभी आने वाले थे। बस एक कदम और वो पैराडाइज के दरवाजे पर होगा। दृश्य बदलता है। दूर कहीं सॉन्ग हायुन न्यूज देख रही थी। सोल स्टेशन इंसिडेंट के बाद हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, लाइटनिंग वरहू एसोसिएशन का नया हीरो। ओजिन न्यूज से अगला सेगमेंट शुरू होता है योंगान ऑक्शन की अनाउंसमेंट, और वहां डिस्प्ले होने वाला है 6 तारा रेलिक ड्रैगन डीमंस आइज। सॉन्ग गहराई से सोच रही होती है कि इतने रेयर आइटम की डिस्प्ले का मतलब क्या है। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, तू जागी नहीं अब तक? वेगा आ गई। सॉन्ग चौंक जाती है, तुम तो ओजिन के साथ गई थी, वेगा कैजुअली बताती है। वो अपना नेकलेस यहीं छोड़ गया, इसलिए मैं अभी भी अर्थ पर हूँ। सॉन्ग उसे घूर कर देखती है, तुम अर्थ के नियम बार बार तोड़ रही हो। वेगा हंसते हुए जवाब देती है, कुछ घंटे रोज
रुकना अलाउड है, कोई बड़ी बात नहीं। मगर फिर अचानक वेगा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। हयुन मुझे कुछ पूछना है। सॉन्ग उसकी तरफ देखती है। वेगा थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, ओ जिन इतना पैसे के पीछे क्यों भागता है? हयुन गहरी सांस लेती है और जवाब देती है, क्योंकि वो पैराडाइज जाना चाहता है। अब हमें पहली बार पूरी तरह पता चलता है कि पैराडाइज आखिर है क्या। गांगवा आइलैंड एक स्पेशल कंट्रोल्ड रीजन जहाँ ना कोई गेट है ना कोई मॉन्स्टर, एक ऐसा टुकड़ा जो आज भी वैसा ही है जैसा कोरिया पहले हुआ करता था, वही पुराना, शांत, खूबसूरत, अनब्रोकन। हयुन बताती है, ओजिन वहां का रेजिडेंस परमिट खरीदना चाहता है और उसकी कीमत है 1 अरब वॉन। वेगा की आंखों में सवाल है, क्या सच में ऐसा कोई पीसफुल प्लेस बचा है दुनिया में? हयुन जवाब देती है, वहां सब कुछ कंट्रोल्ड है। हेवंस फेवर गिल्ड उसका कंट्रोल संभालती है और वो गिल्ड चलाते हैं उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के एकमात्र कोरियन मेंबर खेओन संगाल। वेगा को पहली बार समझ आता है कि ओजिन के पैसे के पीछे की प्यास सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो बस शांति चाहता है। हन वहीं खड़ा सुन रहा था और अब वो सॉफ्टली बोलता है, तुम्हें पता है बचपन से उसका सपना क्या था? एक ऐसा घर जहाँ कोई उसे चोट ना पहुंचाए, जहाँ भूख ना लगे और न ठंड से कांपना पड़े। वेगा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। सॉन्ग की आंखों में एक पुरानी याद चमक उठती है। फ्लैशबैक में जाते हैं, एक तंग सा ऑर्फनेज, ठंडी दीवारें और एक वहशी डायरेक्टर जो बच्चों को पीटता रहता था। हयुन अक्सर उसकी ज्यादा मार का शिकार बनती थी और हर बार वो जिन बीच में आ जाता था। एक बार जब डायरेक्टर हयुन को पीट रहा था, ओजिन जोर से चिल्लाया, किचन में आग लग गई है। डायरेक्टर भागा, मगर वो सब झूठ था। डायरेक्टर को जब सच्चाई का पता चला तो उसने दोनों को बेरहमी से पीटा और उस दिन हयुन की कम मार पड़ी। वेगा की आंखें भीग जाती हैं और वो सॉफ्टली कहती है, तो ये है उसका सपना। सॉन्ग धीरे से बोलती है, ओजिन सिर्फ इतना चाहता है कि उसे दोबारा कभी झूठ न बोलना पड़े। पर ये कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी। वो पैराडाइज तो चला जाएगा मगर मैं। वेगा उसे देखती है, तुम उसके साथ क्यों नहीं चलती? सॉन्ग चुप रहती है। वेगा सॉफ्टली पूछती है, पैसे की वजह से? बीच में बोलता है, नहीं पैसे नहीं। सॉन्ग फिर खुद कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं जैसी हूँ मुझे पैराडाइज में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहाँ सिर्फ अमीर नहीं वर्दी लोग घुसते हैं। मुझ जैसी लड़की उसके टेस्ट को पार नहीं कर सकती। वेगा का चेहरा बुझ जाता है और वो सॉफ्टली पूछती है, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? हयुन सीन यहीं फ्रीज होता है एक सवाल के साथ, क्या ओजिन सच में पैराडाइज तक पहुंचेगा? और अगर हाँ तो क्या वो अकेला जाएगा या फिर वो उन लोगों को भी साथ ले जाएगा जिन्होंने हमेशा उसका साथ निभाया? सॉन्ग खुद से कहती है, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। 5 साल पहले मैं 7 स्टार अवेकेंड बनी थी और जब उससे पहले इतना झेल लिया तो अब भी जी लूंगी। उसकी नजर अपनी कटी हुई टांग पर जाती है। वेगा की आंखों में चिंता झलकती है, आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ? सॉन्ग चुप हो जाती है, फिर धीमे धीमे अपने अतीत की परतें खोलती है। 5 या 6 साल पहले की बात है जब मैं 1000 कर्स्ड ड्रैगन बारबाटो से लड़ी थी, एक 9 स्टार मॉन्स्टर। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। उसी फाइट में मैं शापित हो गई, मेरी माना तक सील कर दी गई। फिर वो अपने और ओजिन की 5 साल पुरानी एक बातचीत याद करती है। वो बातचीत जो एक वादा था मगर दरअसल एक जिद भी। तुम पैराडाइज का रेजिडेंस परमिट खरीदने वाले हो ना? उसने उससे पूछा था और फिर लगभग भीख मांगते हुए बोली थी, कम से कम तब तक मेरे साथ रह लो। वो अपने उन फेवर्स का जिक्र करती है जो उसने ओजिन के लिए किए। 3 साल से मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारा ख्याल रखा, जब पैसे मिल जाए तब तुम जहां चाहो चले जाना। ओजिन ने मान भी लिया था और हंसते हुए कहा था, तुम सच में एक चालू लड़की हो। सॉन्ग उस बात को याद कर मुस्कुरा देती है, मगर उसी के साथ उसकी आंखों में गिल्ट भी छलक पड़ता है। उस वक्त मुझे पता था ओजिन अवेकेंड नहीं है, इतना पैसा कैसे कमाएगा, लेकिन वो सब एक बहाना था। मुझे बस अकेले नहीं रहना था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ बांध लिया। वो बुदबुदाती है, मैंने नहीं सोचा था कि वो पोलारिस का डिसाइपल बन जाएगा और आज तो न्यूज तक में छाया हुआ है। उसे 1 बिलियन कमाने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपनी रोबोटिक लेग पहनते हुए वो हंसती है, शायद ये मेरी सजा है। वेगा से कहती है, ओजिन का ख्याल रखना, और स्टिक के सहारे बाहर निकल जाती। चलते वक्त खुद से कहती है, पीस ऑफ केक है ये, आखिर अवेकेंड सेंसेस होते हैं मेरे पास। मगर एक पल बाद वो एक ट्री ब्रांच से टकरा जाती है, अपने माथे पर हाथ रखती है और फिर भी मुस्कुरा देती है। बैंक पहुंचती है और कहती है, मेरे सारे अकाउंट टर्मिनेट कर दीजिए। क्लर्क उसे इंटरेस्ट जोड़कर बताता है, आपके पास टोटल 3 मिलियन वन है। सॉन्ग ठंडी सांस छोड़ती है। उसे पहले से पता था कि पैसे कम है, लेकिन ड्रैगन डीमन आइज खरीदने के लिए तो ये कुछ भी नहीं। वो याद करती है, पहली बार जब गेट आया था 8 साल पहले, तब वो सिर्फ सर्वाइव कर रही थी, पैसे के लिए नहीं। फिर जब उसने पहली बार मयार क्रिस्टल बेचा, उसके बाद जो पैसे आए वो सब ट्रीटमेंट में चले गए। उस फाइट के बाद, उस शाप के बाद उसे लगता है 3 मिलियन वन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब वो भी नहीं बची और तभी वो एक जानी पहचानी एनर्जी को महसूस करती। ये हरामी कैलोरी बार्स खाता फिरता है, अब भी उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खिलती। ओजिन सामने आता है और डांटता है, बिना बताए चली है, क्या जरूरत थी? मगर सॉन्ग हंस पड़ती, क्या तू मुझे ढूंढ रहा था? ओजिन का चेहरा सख्त है, मगर सॉन्ग मुस्कुराते हुए बोलती है, चल तुझे कहीं ले चलना है। और फिर डिपार्टमेंट स्टोर में ओजिन का बुरा हाल, ये क्या, इतनी महंगी दुकान में कौन कपड़े खरीदता है? सॉन्ग बाहरी बन जाती है। ओजिन घबरा कर पूछता है, तुझे आज क्या हो गया? लड़की धीरे से ब्लश करते हुए कहती है, डेट है ये। कपड़े लेने के बाद ओजिन फिर पूछता है, सच बता तू क्यों कर रही है ये सब? सॉन्ग मुस्कुरा कर कहती है, तू हर वक्त होमलेस जैसा क्यों घूमता है और कैलोरी बार्स खाता है, बस बुरा लगता है। ओजिन हंसते हुए कहता है, तेरे जैसे अंधे को कैसे पता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ? सॉन्ग फिर खुलती है, मैंने अपने सारे सेविंग्स अकाउंट कैंसिल कर दिए, थोड़ा इंटरेस्ट मिला, बस
उसी से ट्रीट कर रही हूँ। ओजिन की आंखें नैरोविंग हो जाती हैं। तू कुछ छुपा रही है, क्यों कर रही है ये सब? सॉन्ग एक पल चुप रहती है, फिर थोड़ा गहरी आवाज में कहती है, क्योंकि तू अब तक मेरे कारण बहुत कुछ झेल चुका है, बस आज मेरी बात मान ले। वो फिर से हंस देती है, मगर उसकी हंसी में एक हल्की सी नमी होती है, जैसे कोई बोझ छुपा हो उस मुस्कान के पीछे। ओजिन ने हल्के से सॉन्ग को चेताया, बाद में पछताना मत। पर हन बस मुस्कुराई और बोली, चलो आज तुझे कोरियन बीफ खिलाती हूँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास। ओजिन की आंखों में एकदम चमक आ गई, जैसे किसी बच्चे को कैंडी की दुकान दिखा दी गई हो। बीफ? असली वाला? उसका मुंह पानी पानी हो गया और वो खुशी से उछल पड़ा। रेस्टोरेंट पहुंचते ही दोनों काफी एक्साइटेड थे, पर तभी सॉन्ग ने बगल वाली दुकान की ओर देखा। वो क्या है? ओजिन ने झांक कर देखा। क्रेप प्लेस है। सॉन्ग अचानक रुक गई, पता नहीं क्यों आज बारबेक्यू का मन नहीं कर रहा, क्रेप खाएं। ओजिन के चेहरे पर एक पल के लिए कंफ्यूजन, फिर उसके मन में कुछ क्लिक करता। वो जानता था सॉन्ग को सी फूड से नफरत है, मगर फिर भी वो उसे क्रैब खिलाना चाहती है। क्रैब प्लेस के अंदर सॉन्ग बड़े ही अजीब अंदाज में हाथ में कटोरी लिए बैठी थी। ये क्रैब्स बहुत मुश्किल होते हैं खाने में। ओजिन हल्के से मुस्कुराया, तो फिर मुझसे बोल देना। और फिर वो हर टुकड़ा अपने हाथों से निकाल निकाल कर उसे खिलाने लगा, जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर स्पेशल फील करवा रहा। ओजिन के मन में चल रहा था, आज वो सुबह से थोड़ी उदास लग रही थी, लेकिन अब खाने के बाद थोड़ी ठीक लग रही। थोड़ी देर बाद ओजिन कॉफी लेने बाहर निकलता है और वहीं मिलती हैं कुछ लड़कियां। फैंस। OMG, लाइटनिंग वुल्फ असलियत में इससे भी ज्यादा हैंडसम है। कैन वी टेक अ पिक्चर विद यू? ओजिन का एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक, बिल्कुल डेडपैन फेस, जीरो इमोशन। वो सीधा जवाब देता है, मुझे अजीब लगता है जब कोई मुझे ऐसे देखता है जबकि मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। अनोइंग मत बनो, दूर रहो मुझसे। अब तक तो किसी की भी आंखों में आंसू आ जाते, पर ये लड़कियां तो खुशी से झूम उठी। ही सो कोल्ड, ये लाइन हमारी शर्ट पर साइन कर दो प्लीज। ओजिन सन्न रह गया। ये लड़कियां ठीक है? फिर बेमन से सोचा, चलो साइन कर ही देता हूँ, ऐसे थोड़ी लग रहे हैं। तभी दुकान से सॉन्ग बाहर निकली, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। क्या चल रहा है यहाँ? लड़कियों ने पलट कर देखा। और तुम कौन हो? सॉन्ग ने एक तेज मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड। और अगली ही सेकेंड उसने ओजिन के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया, जैसे उसे क्लेम कर रही हो। सॉन्ग की मौजूदगी में कुछ ऐसा था कि वो लड़कियां एक सेकंड में डर के मारे पीछे हट गई। वो हद से ज्यादा डरावनी है और चिल्लाती हुई भाग गई। सॉन्ग ने विजयी मुस्कान के साथ ओजिन से पूछा, बताओ अगर मैं ना होती तो क्या करते? ओजिन ने सीधा जवाब दिया, वैसे भी डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सॉन्ग थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। क्यों? बिकॉज डेटिंग में पैसे लगते हैं। ओजिन ने सीधा जवाब दिया, और मैं पैसे से प्यार करता हूँ। सॉन्ग थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तो चलो कैरोके चलते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कराओके में वो गाना गा रही थी और दूसरी तरफ ओजिन चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। पहली बार उसका चेहरा थोड़ा नर्म लगा, हल्की सी मुस्कान थी। गाना खत्म हुआ, रात गहराने लगी। दोनों सड़क किनारे चल रहे थे, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चुपचाप। अचानक सॉन्ग ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तूने कितना बचाया? ओजिन ने बिना झिझक जवाब दिया, सब कुछ। सॉन्ग ठिठक गई, मतलब पूरे 10 अरब? ओजिन ने सिर हिलाया। सॉन्ग की आंखों में डर सा उतर आया, तो तू सच में जा रहा है पैराडाइज? ओजिन का जवाब वही था, मैं शुरू से उसी के लिए बचत कर रहा था। और अगले ही पल सॉन्ग की आंखों से आंसू बह निकले। वो नहीं चाहती थी कि ओजिन जाए, पर चेहरा छुपाकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, बस मुझे भूल मत जाना। और पीछे मुड़कर उसकी मुस्कान में डूबा ओजिन खड़ा रहा, एक हाथ में कॉफी और दूसरे में एक अधूरा एहसास। अगली सुबह सॉन्ग घर से निकलती है, कहती है कि उसे बैंक जाना है, लेकिन दूसरी तरफ योंगंग ऑक्शन का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्म है। वजह ड्रैगन डीमन आइज, एक ऐसा होली रेलिक जो 6 स्टार मॉन्स्टर्स से भी ऊपर के डिमोनिक बीइंग्स को हराने पर गिरता है। इसकी सबसे खास बात यह है, ये किसी भी कर्स को हमेशा के लिए मिटा सकता है, और सॉन्ग जानती है यही एक चीज है जो उसे उस ड्रैगन कर्स से छुटकारा दिला सकती है। लेकिन जब अपने बैंक अकाउंट की हालत याद करती है, सिर्फ 3 मिलियन वॉन, उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। फिर भी एक उम्मीद लिए वो ऑक्शन में जाने का फैसला करती है। उसे लगता है कि ऐसे कर्स आजकल बहुत आम नहीं है, शायद इसीलिए कंपटीशन कम हो, और कभी कभी तो 6 स्टार रिलिक्स औने पौने दाम में बिक जाते हैं। अपने आप को समझाते हुए सॉन्ग सोचती है, खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। अगर ये कर्ज हट गया तो शायद मैं भी ओजिन के साथ पैराडाइज जा सकूं। आंखों में उम्मीद और कदमों में कंपकंपी ली वो ऑक्शन हॉल की ओर बढ़ती है। योंगसैंग ऑक्शन के दरवाजे खुलते हैं, एक स्टाफ उसकी मदद करता है एंट्री फॉर्म भरने में। भीड़ भरे हॉल में सॉन्ग जैसे तैसे एक सीट ढूंढती है, लेकिन लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, कुछ कानाफूसी करते हैं। क्या इसके साथ कोई आया भी नहीं? कोई फुसफुसाता है, ऐसी ब्लाइंड लड़की को कौन सपोर्ट करेगा आजकल? ये शब्द सॉन्ग के सीने को चीरते हैं, उसकी मुठ्ठियां भींच जाती हैं, लेकिन फिर खुद को संभालती है। इस बार सिर्फ कर्ज तोड़ने के लिए आई है, किसी से लड़ने के लिए नहीं। ऑक्शन शुरू होता है। पहली चीज एश टिंटेड इंसेंस बर्नर, 4 स्टार होली रेलिक, जिसकी बेस प्राइस है 10 मिलियन और बाय आउट प्राइस है पूरा 1 अरब वॉन। बिडिंग शुरू होती है और कुछ ही देर में रेलिक बिक जाता है 770 मिलियन में। सॉन्ग की सांसें थम जाती हैं। एक 4 स्टार रेलिक की कीमत ही इतनी ज्यादा है तो ड्रैगन डीमन आइज का क्या होगा? फिर खुद को समझाती है, ये बर्नर तो बहुप्रकारी चीज है, ड्रैगन आई उतना यूजफुल नहीं होगा बाकी लोगों के लिए। धीरे धीरे कुछ और रेलिक्स की बारी आती है और फिर हॉल की बत्तियां धीमी होती हैं और अनाउंसर कहता है, अब पेश है दिसंबर ऑक्शन का सबसे दुर्लभ होली रेलिक ड्रैगन डीमन आइज। ये रेलिक न सिर्फ कर्स को मिटा सकता है, बल्कि इसे इस्तेमाल करने
करने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए उस कर्स इरेसिंग पावर का मालिक बन जाता है। सॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके सांसों की रफ्तार तेज होती जाती है और खुद से कहती है कोई चीयर नहीं कर रहा, शायद मुझे ही मिल जाए। बेस प्राइस घोषित होती है 100 मिलियन वॉन और बाय आउट प्राइस 100 अरब वॉन। सॉन्ग हाथ उठाती है 100 मिलियन वॉन और सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं कहता और फिर हॉल में हंसी फूट पड़ती है। स्टार्टिंग प्राइस ही बोली है, लगता है न्यूबी है, बिल्कुल कंगाल लग रही है, शायद सोचा था आज किस्मत चमक जाएगी। सॉन्ग के दिल में जैसे कांटों की बौछार हो जाती है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती। अंदर से चुपचाप प्रार्थना करती है कोई और मत बोले, प्लीज कोई और बिड मत करे। लेकिन तभी 500 करोड़ 2 अरब 5 अरब हर बिड के साथ उसकी उम्मीद मरती जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उसका चेहरा कांपता है और दिल में चीखती है, जिंदगी इतनी बेरहम क्यों है? क्या मैं सिर्फ ओजिन के साथ रहना चाहती हूँ? ये चाहना बहुत ज्यादा है क्या? पहले माँ बाप ने छोड़ा, फिर दुनिया ने पीठ दिखाई, अब जब एक मिरेकल चाहिए तब भी नहीं। तभी एक आवाज कानों में पड़ती है, एक्सक्यूज मी, आप भी ड्रैगन डीमन आइज के लिए आई हैं? सॉन्ग थोड़ा चौंकती है। सामने बैठा आदमी मुस्कुराता है, मैं चो जोंग चो हूँ, स्टारलाइट गिल्ड से। अगर आप चाहें तो मैं 6 अरब वॉन उधार दे सकता हूँ, बस एक छोटी सी बात। हम 5 साल से ज्यादा समय तक फ्रेंड्स बने रहे। सॉन्ग की नजर उसकी गोद में रखे हुए हाथ पर जाती है और अगले पल उसकी सांस जैसे थम जाती है। ऑक्शन हॉल की रोशनी अब भी वैसी ही थी, लेकिन सॉन्ग की आंखों के सामने सब धुंधला पड़ चुका था। उसका चेहरा सख्त पड़ चुका था। जिस तरह से चो जोंग चो ने अपना हाथ उसके पैर पर रखा था, सॉन्ग सब कुछ समझ चुकी। उस आदमी की गंदी नीयत की बदबू साफ महसूस हो रही थी। सॉन्ग अंदर से घिन से भर उठती है, लेकिन आंखें बंद कर सोचने लगती है, क्या 6 अरब में मैं वो ड्रैगन आइज ले सकती हूँ? क्या सब कुछ यहीं बदल सकता है? हिम्मत तोड़ती जा रही थी और लगभग हाँ कहने वाली थी, तभी ऑक्शन हॉल के दरवाजे खुलते हैं। एक आवाज गूंजती है, रुकिए, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो कुछ दिखाता है, एसोसिएशन कार्ड, स्पेशल कमिश्नर की मुहर के साथ। और अगले ही पल पूरी भीड़ की निगाह उस लड़के की तरफ घूम जाती है, वो सोल स्टेशन इंसिडेंट वाला लड़का ओजिन। सॉन्ग की सांसें थम जाती हैं और वो धीमे से बुदबुदाती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओजिन सीधा स्टेज की तरफ बढ़ता है, 2 बड़े ब्लैक ब्रीफ केसेस उठाए और फिर स्टेज पर खड़े होकर दोनों ब्रीफ केसेस को हवा में उछालता है। कैश के गड्डियां हवा में उड़ती हैं और नीचे बिखर जाती हैं। 10 अरब वॉन इमीडिएट परचेज। पूरे हॉल में जैसे बिजली दौड़ जाती है। ऑक्शन रुका नहीं, खत्म हो चुका था। ड्रैगन डीमन आइज अब ओजिन के पास था। सॉन्ग की आंखें बस ओजिन को देख रही थी। दिल में सवाल, ये मेरे लिए आया था? ओजिन उसकी ओर बढ़ता है और तभी उसकी नजर चो जोंग चो पर पड़ती है, जिसका हाथ अब भी सॉन्ग के पैर पर था। एक पल को ओजिन रुकता है, फिर धीरे से बोलता है, हाथ हटाओ। चो छिड़कर उठता है, तो कौन होता है? मुझे ऑर्डर देने वाला। ओजिन अपनी कार्ड उठाता है, स्पेशल कमिश्नर एसोसिएशन से। चो की हंसी उड़ जाती है, एसोसिएशन का कुत्ता बनकर गिल्ड को धमकाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है, लाइटनिंग वोल्ट डिसिपल ऑन बोल रहे सोल स्टेशन का हीरो। चो का चेहरा सफेद पड़ जाता है, घुटनों के बल गिर जाता है। माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि आप उनके साथ थे। ओजिन उसका कंधा पकड़ता है और धीमे से कहता है, गिल्ड मास्टर को जाकर खुद सब बताना, एक भी झूठ बोला तो नेक्स्ट बार मैं नहीं छोड़ूंगा। चो कांपते हुए हाँ में सिर हिलाता है और दौड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। अब ओजिन सोंग की ओर मुड़ता, उसका हाथ थामता और बिना एक शब्द बोले वहां से निकल जाता। ऑक्शन हॉल में शोर मच जाता है, लोग सवालों की बारिश करते हैं, लेकिन ओजिन अब भी चुप था। कुछ देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, आसमान तारों से भरा है। सॉन्ग उसकी तरफ घूमती है, तुमने वो ड्रैगन आइज क्यों खरीदे और पैराडाइज रेजिडेंस का क्या? ओजिन कुछ नहीं कहता, बस धीरे से उसका चेहरा पकड़ता है और अपनी जेब से ड्रैगन डीमन आइज निकालता है। बस थोड़ा दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सॉन्ग की आंखों में डर है, लेकिन ओजिन उसे सीने से लगा लेता है और फिर रेलिक उसकी आंख में समा जाता है। दर्द से उसकी चीख निकलती है, लेकिन ओजिन का गले लगाना उसे थामे रहता है। कुछ देर बाद सॉन्ग की नजर थोड़ी साफी होती है और जो पहला चेहरा उसे दिखता है ओजिन का, उसका अपना पैराडाइज। वो ऊपर देखती है, तारों भरा आसमान, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी ओजिन उसके पास कुछ और लाता है, उसके रोबोटिक फुट को खोलता है और एक नया पार्ट लगाता है। ये पहले वाले से बेहतर है ना? सॉन्ग मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन रोते हुए कहती है, तुमने ये सब क्यों खरीदा? इतनी कीमती चीजें, तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई थी। वो याद दिलाती है, तुमने तो कहा था कि पैराडाइज की राइड्स खरीदने वाले, वहां आराम से जीने वाले, और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे छोड़ दोगे। ओजिन चुप रहता है, फिर धीरे से उसकी आंखों में देखता है। सॉन्ग को अचानक एक फ्लैशबैक आता है, बचपन का ऑर्फनेज। ओजिन भागते हुए कहता है, आग लग गई है। सॉन्ग चिल्लाती है, आग से दूर रहो, पागल हो क्या? ओजिन हंसता है, झूठ बोला था। उसकी आंखें भर आती हैं, आज फिर वही मुस्कान, वही आवाज। ओजिन फिर से कहता है, झूठ बोला था। सॉन्ग की आंखें भर जाती और उसके स्टिग्मा में नई जान दौड़ पड़ती। एक छोटी सी रसोई में हलचल मची हुई है। सॉन्ग एक पैन में कुछ पकाने की कोशिश कर रही है, चेहरा खुशी से चमक रहा है, जैसे उसका मन फिर से जिंदा हो गया, लेकिन आग कुछ ज्यादा ही तेज है। ओजिन पास खड़ा सब देख रहा है, आंखें फटी की फटी। स्टोव बंद करो, तुम सब जला दोगी। सॉन्ग के चेहरे पर मासूमियत है, वो मैंने सिर्फ थोड़ा सा स्टिग्मा यूज किया क्योंकि गैस की आग कम थी। ओजिन माथा पकड़ लेता है, स्टिग्मा खाना पकाने में? तभी अंदर से जलने की गंध उठती है, खाना काला पड़ चुका होता है। ओजिन थक चुका था, तुमने अभी फिजिकल थेरेपी शुरू ही की है, कंट्रोल कहाँ से आएगा इतने जल्दी? सॉन्ग हल्का सा मुस्कुराती है, राइट आई अब पहले से साफ दिखता है, थोड़ी तेज रोशनी लग रही है बस। ओजिन तुरंत सीरियस हो जाता है, क्या ये ड्रैगन आई का साइड इफेक्ट है? लेकिन तभी एक सुकून भरी आवाज कमरे में गूंज
गूंजती है। वेगा, नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं, वो कहती है। ये साइड इफेक्ट नहीं, एक ब्लेसिंग है। ओजिन उसकी तरफ देखता है। ब्लेसिंग मतलब? वेगा मुस्कुराती है। कर्स को प्यूरिफाई करने के दौरान उसके स्टिग्मा और ड्रैगन की पावर आपस में घुल गई। अभी सॉन्ग को उसे कंट्रोल करना सीखना होगा क्योंकि प्यूरिफिकेशन हाल ही में हुआ है। लेकिन जैसे ही उसका स्टिग्मा दोबारा स्टेबल होगा वो ड्रैगन आई की पूरी ताकत यूज कर पाएगी। सॉन्ग चुपचाप सुन रही थी, फिर धीरे से सोचती है, ड्राको का स्टिग्मा वो 12 जोडियक में से नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ताकतवर। अगर वेगा ना होती तो शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता इसकी ताकत कितनी है। लेकिन अब वो जानती थी उसे जल्द रिकवरी करनी है ताकि वो ओजिन का साथ दे सके। वो कहती है, मुझे उधार लेना पसंद नहीं है, मैं जितनी जल्दी रिकवर करूंगी उतना जल्दी तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। ओजिन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब सॉन्ग की जिद है, अब से मैं ही खाना बनाऊंगी। ओजिन मुस्कुराता है, कम से कम वो ठीक है और ड्रैगन आई से कोई खतरा नहीं। लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी उतरती है, एक अधूरी याद पिछले जीवन में जब वो सॉन्ग को नहीं बचा पाया था। क्या यही वजह थी? वो सोचता है, क्या इसी कारण मैंने उस दुनिया को खत्म कर दिया था? लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आता क्योंकि असली रिग्रेसर तो ली शिन्युक था। फिर वो कैसे जान पाएगा कि वो दुनिया क्यों खत्म हुई? इन्हीं ख्यालों में डूबा ओजिन अचानक वेगा की आवाज से चौंकता है। अब जब कर्स खत्म हो चुका है आगे का मकसद क्या है? ओजिन कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, मुझे ट्रेनिंग करनी है और तुम्हारी मदद चाहिए। वेगा तुरंत मान जाती है, जब तक मेरी हद में होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थोड़ी देर बाद ओजिन अपने टीम लीडर हान को कॉल करता है, मैं कुछ समय के लिए अनरीचेबल रहूंगा, मुझे 3 महीने तक ट्रेनिंग करनी है। हान चौंक जाता है, क्या? अभी सैकड़ों क्लाइंट्स तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ओजिन चुपचाप सोचता है, यही तो वजह है मैं गायब हो रहा हूँ, सब मुझे बस यूज करना चाहते हैं। हान हार मानकर कहता है, ठीक है, पर कहाँ जाओगे? अब तो कोई भी जगह छिपी नहीं बची। ओजिन मुस्कुराता है, मिल गई है, सैंक्टम ऑफ गॉडेस वेगा। वेगा आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले कौन सा स्किल सीखना चाहते हो? ओजिन सोच में पड़ जाता है, सिर्फ बातों से सीखना मुश्किल हो, तुम मुझसे स्पार कर लो। वेगा एकदम इनकार कर देती है, नहीं हो सकता, अगर मैं तुमसे स्पार करूंगी तो तुम मर भी सकते हो। ओजिन नाराज हो जाता है, तुम अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। वेगा सिर हिलाती, मेरी सबसे कमजोर हालत में भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। एक कड़वा सच था। ओजिन को एहसास होता है कि वो वेगा की ताकत को हल्के में ले रहा था क्योंकि अब तक दोनों के बीच का रिश्ता बहुत कैजुअली चल रहा। तभी वेगा कुछ सोचती है, एक तरीका है। वो हाथ बढ़ाती है और अचानक हवा में एक आकृति बनती है, एक सफेद भेड़िया लार्क। वो जमीन पर झुकता है। लेडी वेगा, ओजिन की आंखों में चमक आ जाती है। इतने सालों बाद फाइनली लार्क, और वो जानता था अब असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। भले ही सीन इंटेंस हो पर शुरुआत में लर्च नाम का ये मजेस्टिक वुल्फ थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था। उसकी नजर बार बार ओजिन पर जाती है, ये अजीब सा लड़का कौन है? लेकिन गॉडेस वेगा उसे आश्वासन देती है, वो एक रिग्रेसर है, भविष्य से लौटा है। और जब वेगा ये भी बताती है कि ओजिन ही वो अनहेवनली स्टार है, लर्च की आंखें थोड़ी देर के लिए चौड़ी हो जाती है। लेकिन फिर एक शांत ऑलमोस्ट ठंडी सी आवाज में वो कहता है, समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। वेगा उसे बताती है कि उसे ओजिन से स्पार करना है। भीतर ही भीतर लर्च को ये बात कुछ हजम नहीं होती। लेडी वेगा ने किसके साथ लड़ने के लिए बुलाया है मुझे? लेकिन आदर से सिर झुकाकर वो हामी भरता है। लर्च तैयार है और ओजिन भी। हालांकि ओजिन जानता है मैं जीत नहीं सकता, लेकिन कम से कम 1-2 हमले तो झेल लूं। लेकिन तभी लर्च की आंखें चमकती हैं। अगले ही पल बिजली की रफ्तार से एक पंच उड़ता है, धड़ाम। ओजिन सीधे जमीन पर जा गिरता है। वो समझ भी नहीं पाता कि हुआ क्या। और दूसरी तरफ लर्च धीरे धीरे उसकी ओर फिर से बढ़ता है। बस इतना ही था। सीन कट होता है 2 महीने बाद। अब भी वही ट्रेनिंग चल रही है। ओजिन हाथ में स्पीयर गन लेकर दौड़ रहा है और पीछे पीछे लर्च तेज हवा की तरह उसका पीछा करता है। ओजिन जोर से चिल्लाता है, टाइम आउट, टाइम आउट। लर्च बिना रुके कहता है, बैटल में टाइम आउट नहीं होता। और अगले ही सेकंड धड़ाक, ओजिन फिर से जमीन पर। वो वहीं लेटा है, पूरा शरीर दर्द में डूबा हुआ। मैं 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। क्या मैं वाकई स्ट्रांग हो रहा हूँ? हाँ, उसके पावर्स जैसे स्पीयर, लाइटनिंग, थंडरबोल्ट धीरे धीरे लेवल अप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। तभी ओजिन उठता है और लर्च को देखता है, क्या हम स्पर नहीं एक असल लड़ाई कर सकते हैं? लर्च उसे देखता है, संभव है अगर लेडी वेगा अपनी डिवाइन सैंक्चुरी खोले। वहां फिजिक्स के लॉज भी गॉडेस के कंट्रोल में होते हैं। अगर तुम मरो भी तो भी वो तुम्हें तुरंत वापस ला सकती है। ये सुनकर दोनों गॉडेस के पास जाते हैं। वेगा सीधी मना कर देती है, मैं तुम्हें रिवाइव कर सकती, लेकिन मौत का दर्द और उसका शॉक वो तुम्हें पूरी इंटेंसिटी से झेलना पड़ेगा। तुम सह पाओगे? ओजिन कुछ पल के लिए डर जाता है, मौत, असली मौत। लेकिन फिर वो सिर उठाता है, मैं तैयार हूं, यूज करो डिवाइन सैंक्चुअरी। वेगा गंभीर हो जाती है, ठीक है, लेकिन याद रखना अगर मैं डरती तो कभी तुम्हें ये ऑप्शन बताती भी नहीं। वो हाथ फैलाती और डिवाइन सैंक्चुअरी खुलता है। चारों ओर की हवा एकदम अलग हो जाती है। लर्च कुछ कदम पीछे हटकर ओजिन को देखता है, मैंने इस इंसान को 2 महीने तक देखा है और ये अनहेवनली स्टार कहलाने के लायक नहीं है। उसकी आंखों में एक भारी डिसअपॉइंटमेंट झलकती है। क्या ये लड़का वाकई लेडी वेगा को फेट से बचा पाएगा? पर अब वो ओजिन को वो असली जंग दिखाना चाहता है जिसका ये दावा कर रहा था। ओजिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने ऐसा ब्लड लस्ट पहले कभी महसूस नहीं किया था। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अजीब बात ये थी, वो डर नहीं रहा था, वो एक्साइटेड था। ओजिन आगे बढ़ता है, एक छलांग, स्पीयर हाथ में वो अटैक करता है, लेकिन लर्च चुपचाप एक साइड हटता है। बहुत ऑब्वियस था, लेकिन बैंग, स्पीयर जमीन से टकराता है और वो सिर्फ एक फेक मूव था। ओजिन हवा में एक फ्लिप मारता है और स्पीयर लाइटनिंग से हमला करता है। लर्च कुछ पल के लिए स्टैगर करता है, लेकिन अगले ही सेकंड एक ब्रूटल किक, ओजिन जमीन पर जा गिरता है। लर्च उसकी तरफ बढ़ता है। देखते हैं मौत
मौत के बाद भी तुम्हारे अंदर वो साहस बचा है या नहीं। उसके क्लॉज चमकते हैं और एक तीखा वार सीधा ओजिन की बॉडी को चीर देता है। रक्त की धारें निकलती हैं, जमीन पर गिरती जाती है। वेगा चिल्लाती है ओजिन, और वो धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस लेता है। गोदेस की आंखों में उसकी परछाई और फिर सब काला, लेकिन अगले ही पल सांस वापस आती है। ओजिन की आंखें फिर से खुलती हैं, वो फिर जिंदा था। लर्च की आवाज फिर गूंजती है, तुम समझते भी हो तुमने कितना रैश डिसीजन लिया है। ओजिन अब भी दर्द में कांप रहा है, शरीर की हर नस जल रही है, लेकिन फिर भी वो धीरे से उठता है और अपनी स्पीयर लर्च की ओर तान देता है। लर्च के चेहरे पर एक हल्का सा सरप्राइज झलकता है अब भी, पर इस बार वो कोई रहम नहीं करता। कई बार 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 वो उसे छलनी कर देता है। ओजिन का शरीर लहूलुहान हो चुका है, वो मौत के दर्द को कई बार झेल चुका है, पर हार फिर भी नहीं मानता। लर्च अचानक एक बात जाहिर करता है, मैं भी लायरा का डिसाइपल हूँ। तुम्हारा वो डेप्थ चार्ज जैसे ट्रिक्स मुझे छू भी नहीं सकते। ओजिन अपने भीतर झांकता है, लायरा अकेली काफी नहीं है, तो मैं कुछ और जोड़ूंगा। वो लायरा की स्टिग्मा को जोड़ता है स्ट्रिक्स की स्टिग्मा से, एक नया कंबाइंड स्किल। अगले ही सेकंड ओजिन लाइटनिंग एरोज बरसाता है, तेज बिल्कुल चीरते हुए हवा को। लायरा की स्टिग्मा अब 4 स्टार में इवॉल्व हो जाती है। लर्च थोड़ी देर के लिए स्टंट खड़ा रहता है। लायरा की टेक्निक्स ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, मतलब उसने ये टेक्निक अभी अभी इसी वक्त बना दी। वो गुस्से से कांपता है और फिर ओजिन की बेरहमी से पिटाई करता है, तुम सिर्फ एक इंसान और कुछ नहीं। ओजिन फिर जमीन पर लहूलुहान। लर्च एक और हमला करने ही वाला होता है, तुम्हारी टैलेंट से कुछ नहीं बदलेगा, तुम कभी नहीं बदल सकते। पर तभी गॉडेस वेगा बीच में आ जाती है, अपने डिसाइपल के सामने खड़ी हो जाती है। ओजिन बेहोश है और गॉडेस उसे देखकर कहती है, मैं समझ सकती हूं तुम्हें ये सब कितना चौंकाने वाला लगा होगा। तुम सालों से उस वॉल के पीछे फंसे हो और अचानक ये बच्चा आकर, पर वो फिर भी अपनी नाराजगी नहीं छुपा पाती। लेकिन तुम्हारा ये लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल मुझे निराश करता। लर्च सिर झुकाकर माफी मांगता है। गॉडेस ओजिन को देखने लगती है और तभी ओजिन फिर से उठ जाता है। उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस नहीं बल्कि एक खतरनाक सी डेड सीरियस चमक है। धीरे से वो लर्च से कहता है, क्या हम फिर लड़ सकते हैं? लर्च हिल जाता है, क्या ये इंसान है भी? ओजिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब लर्च डरने लगता है, ये कैसे चल सकता है? ये सही दिमाग में नहीं, ये जुनून नहीं, ये इंसैनिटी है जो इंसानों से परे है, एक पागलपन जो मौत से भी नहीं डरता। पर तभी वेगा की आवाज गूंजती है, बस करो, मैंने कहा था रुक जाओ। ओजिन अचानक जैसे ट्रांस से बाहर आता है। कोडेज अब भी परेशान है, तुम दोनों बहुत ज्यादा रैश हो। ओजिन माफी मांगता है, बस एक पल के लिए दिमाग चला गया था। वेगा उसे लविंगली घूरती है, बैड चाइल्ड। ओजिन थोड़ा हंसता है, अब से मैं संभाल के रखूंगा खुद को, वादा करता हूं। वो अपना पिंकी आगे बढ़ाता है। वेगा भी मुस्कुराकर पिंकी प्रॉमिस करती है। ओजिन थोड़ी देर सोच में डूब जाता है, उसने ये कहां से सीखा? दूसरी ओर लर्च शांत होकर ओजिन को देखता है। ये इंसान ऐसा है जिसके पास वो टैलेंट है, जिससे वो टैलेंट बना सकता है, लेकिन उसका सबसे खौफनाक गुण टैलेंट नहीं है। वो मौत से नहीं डरता और ये चीज डिटर्मिनेशन से नहीं आती। मैं उसे कभी हरा नहीं सकता, ना विल में और ना टैलेंट में। ये मेरी पूरी हार है। लर्च अपनी नजर ओजिन पर गड़ा देता है और मन ही मन एक आखिरी दुआ करता है, अनहेवनली स्टार, टू उस वीविंग वुमन स्टार की रोशनी को ब्लैक हेवन की अंधकार से बचा लेना। सीन कट होता है 1 महीने बाद। ओजिन अब एसोसिएशन में लौटता है और सामने उसे मिलता है टीम लीडर हान। 3 महीने बाद ओजिन मुस्कुराता है। टीम लीडर? हान हंसते हुए बताता है, अब मैं टीम लीडर नहीं रहा, अब मैं बना हूं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ओजिन हंसते हुए कहता है, तो फिर आज खाना तुम खिलाओगे? और दोनों साथ बाहर निकलते हैं खाना खाने। एक कोरियन बीफ रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं। हन कहता है, जो चाहे मंगाओ, आज मेरी ट्रीट है। और हमारा लड़का खुशियों से झूमते हुए बोलता है, फिर तो पूरा मेन्यू मंगवाता हूँ। जोर से हंसता है, लेकिन पसीना पसीना हो रहा है। इतना खाना उसकी जेब पर सीधा हमला था। वो ओजिन से कैजुअली पूछता है, तो फिर ट्रेनिंग से वो मिला जो चाहिए था? हमारा लड़का मजे से खाने में डूबा है, लेकिन अगले ही पल बड़े आराम से कहता है, अब मैं 4 स्टार बन गया हूँ। हान की चॉपस्टिक्स वहीं की वहीं रुक जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। 3 महीने में तुमने ये कैसे कर लिया? लायरा स्टिग्मा के साथ जैसे जैसे वो स्टिग्मा मजबूत होती है, उसे लेवल अप करना और भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि ग्रेट डिपर्स तक इतने तेज नहीं थे। ओजिन थोड़ा मुस्कुराता है, जब लोग मुझे रूकी के तौर पर देख रहे हैं तो इतना तो करना ही चाहिए। हान अपनी मुस्कान रोक नहीं पाता, तुमने एसोसिएशन में तो जैसे फॉर्च्यून ही ले आए हो। बीफ की खुशबू फैल रही है। ग्रिल पर सिजलिंग की आवाज के बीच ओजिन पूछता है, इन 3 महीनों में कुछ खास हुआ? हान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। सच्चों के पास एक गेट रप्चर हुआ था, बड़ा मैस बन गया। ओजिन अब धीरे से चबाना भी छोड़ देता है। हान बताता है, उस गेट से जो मॉन्स्टर निकले वो नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं थे। ओजिन को याद दिलाया जाता है, दुनिया भर में म्यूटेशंस बढ़ रही हैं, इतनी संख्या में थे कि हमें उनके लिए एक नया कैटेगरी तक बनाना पड़ा, और अब वो मॉन्स्टर्स पूरे साचो के सिटी सेंटर में फैल गए, हजारों की संख्या में। हान आगे बताता है, हमने इसीलिए एक रेड टीम बनाई है, पैसे भी तगड़े मिल रहे हैं, मॉन्स्टर के रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 3 करोड़ वॉन तक, और वो भी सिर्फ प्रति मॉन्स्टर। ऊपर से जो मेरे क्रिस्टल्स मिलते हैं वो इसमें शामिल भी नहीं है। ओजिन सुनकर सोच में पड़ जाता है, बुरा नहीं है, अब जब हायन की आंखें भी ठीक हो गई हैं तो उसके साथ कुछ अच्छा खाना है और बहुत सारी फन चीजें करनी है बिना किसी हिचकिचाहट के। वो हान से पूछता है, क्या मैं उस रेड टीम में शामिल हो सकता हूँ? हन हंस पड़ता है, मैं तो खुद तुम्हें ऑफर देने वाला था,
बस टाइमिंग मिस हो गया। टीम 2 दिन बाद सुबह निकल रही है। ओजिन के चेहरे पर चमक लौट आती है। परफेक्ट टाइमिंग। हन मजाक करता है, अब सब यही बोलेंगे लाइटनिंग वुल्फ रेड में शामिल हो गया। और ओजिन भी टीजिंग अंदाज में बोलता है, तो फिर तुम ज्यादा खाओ क्योंकि तुम्हें अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले सीन में ओजिन घर लौटता है। वहां वो देखता है ह्युन अब भी ट्रेनिंग में लगी हुई है पूरे दिन से। सॉन्ग अब फायर स्टिग्मा की पावर को परफेक्टली कंट्रोल कर रही है। ओजिन थोड़ी देर के लिए उसे बस देखता रह जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग। पहले तो इसकी स्किल्स बस फैंसी लगती थी, अब उसे असली ताकत का अंदाजा हो रहा था। सॉन्ग उसकी नजरें महसूस करती है और पलट कर पूछती है, घूर क्या रहा है? ओजिन मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत बेहतर हो गई हो। सॉन्ग हल्के से कहती है, अभी पूरी तरह रिकवर्ड नहीं हो। ओजिन फिर पूछता है, और आंख कैसी है? सॉन्ग थोड़ा इरिटेशन से कहती है, एक आंख ढंग की हो तो थोड़ा अजीब लगता है, कभी कभी क्रीपी भी, पर कोई बड़ी बात नहीं। तभी सॉन्ग पूछती है, कुछ खाना है? ओजिन कैजुअली जवाब देता है, अभी अभी कोरियन बीबीक्यू खाकर आया हूँ। सॉन्ग भड़क जाती है, तू अकेले खाया? ओजिन हंसते हुए वादा करता है, जैसे ही मेरा काम खत्म होता है तेरे साथ चलूंगा, कुछ अच्छा खाते हैं। सॉन्ग थोड़ा शांत होकर पूछती है, कौन सा काम? ओजिन सीधा बताता है, मैं सच्चो रेड टीम में शामिल हो गया हूँ, कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर सॉन्ग थोड़ी देर चुप रहती है, फिर सॉफ्टली कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होती है। अगले दिन ओजिन और ह्यून मिशन साइट पर पहुंचते हैं। हवाओं में टेंशन है, केओस हर कोने में बिखरा हुआ। ओजिन दूर से देखता है, मॉन्स्टर्स डाउनटाउन तक पहुंच गए हैं। सॉन्ग पूछती है, सिविलियंस इवैक्यूएट हो गए क्या? वो क्राउड को दूर से देखती है और जांचने के लिए आगे बढ़ती है। भीड़ में कैमरे, रिपोर्टर्स का शोर। एक रिपोर्टर इंटरव्यू करता है स्टार ऑफ द पीस गिल्ड को। वो कहता है, हम देश की शांति को सबसे ऊपर रखते हैं और हर बुराई को खत्म कर देंगे। उसी भीड़ में सॉन्ग और ओजिन धीरे धीरे चलते हुए आ जाते हैं और तभी सारे रिपोर्टर्स अचानक पागल से हो जाते हैं क्योंकि सामने से लाइटनिंग वुल्फ आ गया था। भीड़ में अफरा तफरी थी, लोग बेतहाशा कैमरों के सामने खड़े थे। रिपोर्टर्स की माइकें हवा में तनी हुई थी और फ्लैशेस की बौछार हो रही थी। लेकिन इस तमाशे के बीच ओजिन का चेहरा सख्त हो चुका था। वो रुकता है, नजरें ठंडी और आवाज भारी। अब भी लोग यहाँ से इवैक्यूएट नहीं हुए हैं और तुम लोग इंटरव्यू ले रहे हो। किसी ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन ओजिन एक और कदम आगे बढ़ाता है और रिपोर्टर्स को परे हटाते हुए बस एक ही बात कहता है, हटो रास्ते से, मैं फुर्सत में नहीं हूँ। उसकी सख्ती, उसका सीधापन रिपोर्टर्स के लिए गोल्ड बन गया। हेडलाइंस तय हो चुकी थी, लाइटनिंग वुल्फ जनता की परवाह करने वाला योद्धा। पीछे से सॉन्ग मुस्कुराकर कहती है, तुम प्रेस से निपटने में तो एक्सपर्ट लगते हो। ओजिन बिना मुस्कान के हल्के से जवाब देता है, जिंदगी वर्बल मैनिपुलेशन पे ही तो चली है अब तक। कुछ देर बाद एक लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजती है, 3 पर्सन टीम्स बनाए जा रहे हैं, अपने टीममेट्स चुन लें। सॉन्ग और ओजिन एक साथ ग्लांस करते हैं और इशारे से तीसरे मेंबर की तलाश शुरू होती है। तभी पीछे से कोई आवाज देता है, लाइटनिंग वुल्फ, क्या मैं तुम्हारे साथ टीम बना सकता हूँ? पीछे मुड़ते ही सामने एक लंबा चौड़ा लड़का दिखता है, भारी आर्मर पहने, कंधे पर विशाल हैमर लिए खड़ा है। पार्क चैंग पियन, टॉरस का डिसाइपल। ओजिन उसे देखते ही पहचान लेता है, वही अवेकन जो डार्क स्टार सोसाइटी की रेड में मौजूद था। पार्क जोश में हाथ बढ़ाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं वल्हाला गिल्ड से हूँ, सोल स्टेशन इंसिडेंट के बाद से ही तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। ओजिन कुछ शांत लहजे में पूछता है, ली वुया कैसा है इन दिनों? पार्क थोड़ा झिझकते हुए बताता है, गिल्ड मास्टर तो डार्क स्टार सोसाइटी की इन्वेस्टिगेशन में ही गले तक डूबे हैं, कोई ठोस सबूत अभी भी नहीं मिला। ओजिन हल्के से सोचना शुरू करता है, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट से ऐसी अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज नहीं किया जा सकता, हमें और चाहिए। उसी वक्त सॉन्ग पार्क की तरफ मुड़ती है, मुस्कुराकर कहती है, मैं ड्रेको की डिसाइपल हूँ, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, कैजुअली बात कर सकते हो। तीनों में एक दोस्ताना वाइब बनने लगती है, पर तभी माहौल में एक अजीब सी टेढ़ी आवाज गूंजती है, तू मुझे पहचानता है ना साले? ओजिन की आंखें सिकुड़ती हैं। सामने खड़ा लड़का उसकी तरफ उंगली करके बढ़ता है, मैं हूँ पार्क जुंग वू, पंडिनिस गिल्ड से, वही जो तेरे साथ एसोसिएशन टेस्ट में था। ओजिन को याद आता है, ओ ये तो वही ईगो से भरा हुआ, खुद को प्लेनेट समझने वाला बंदा। वो सीधा कहता है, गिल्ड मास्टर को मेरी तरफ से नमस्ते बोला किया कि नहीं? पार्क की आंखों में पसीना छलक उठता है, उसकी झूठी शान का पर्दा ओजिन एक सेकंड में उतार चुका था। तभी एक और आदमी आता है उसे शांत कराने और ये देखकर ओजिन ठिठक जाता है, चो जोंग छोल, वही घटिया इंसान जिसने सॉन्ग को ऑक्शन में हरास किया था। और अब ओजिन की नजर जाती है उसके गले पर, एक स्कॉर्पियन टैटू, पंडिनीज गिल्ड का सिंबल। आवाज में नफरत का सरदपन घुलता है, तो चॉय कौन सी गिल्ड थी पहले तुम्हारी? चॉय हंसते हुए मानता है, तूने हान जुमन को बता दिया था, उसी के चलते मुझे गिल्ड से निकाल दिया गया, पर शुक्रिया, अब मुझे और बेहतर गिल्ड मिल गई। वो मुस्कुराते हुए एक चिलिंग वार्निंग देता है, तू जल्द ही कुछ मजेदार देखने वाला है, इंतजार कर। जाते जाते पार्क जुंगवू ओजिन को मिडिल फिंगर दिखाता है, पर ओजिन बस हल्का सा मुस्कुराता है। केन्स वेनिटी स्टिग्मा से इसका सेंट याद कर लिया है और एक्वेरियस स्टिग्मा, हाँ वो भी चाहिए मुझे। वो अंदर से सोचता है, टैटूड बास्टर्ड्स, अगर ईविल को खत्म करना है तो खुद थोड़ा ईविल बनना पड़ेगा, और रेड में मरने वालों की गिनती कोई नहीं रखता। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं कि ओजिन, सॉन्ग और पार्क एक 6 स्टार मॉन्स्टर से भिड़ चुके हैं। मॉन्स्टर जख्मी है और भागने की कोशिश करता है। सॉन्ग बिना कोई हिचक के आगे बढ़ती है, हाथों से निकलती आग की ज्वालाएं फिजा को जलाती हैं और एक तेज झपट्टे में उस मॉन्स्टर को जला डालती है। वो
गहरी सांस छोड़ती है। पाक चांग ह्यून हंसते हुए कहता है, एक एक करके ये सारे मॉन्स्टर्स दिमाग का दही बना रहे हैं, 6 स्टार मिनिमम होंगे सब। और वहीं ओजिन की नजरें दूर देखने लगती हैं। उसकी प्लानिंग कुछ और है। अंधेरे शहर की सड़कों पर खामोशी छाई थी, लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था जो बेचैन कर रहा था। सॉन्ग की नजर उन भागते हुए मॉन्स्टर्स पर थी। हर एक का पीछा करना पड़ रहा था। और वो सब भाग क्यों रहे थे? कमजोर हैं ये सब, सॉन्ग धीरे से बोली, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे। ओजिन की निगाहें चौकन्नी थी। उसका दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन इन मॉन्स्टर्स का ऐसा भागना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक ही दिशा में सब दौड़ रहे हो, जैसे किसी जाल की ओर ले जा रहे हो। तभी एक तेज चीख हवा चीरती हुई आई। ओजिन बिजली की रफ्तार से आवाज की तरफ दौड़ा। आवाज पार्क चुंग वू की थी। जब ओजिन वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। पार्क लहूलुहान जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर एक भयानक मॉन्स्टर झुका हुआ था। ओजिन की आंखें वहीं ढूंढ रही थी, क्या ये वही मॉन्स्टर था जिसने ऐसा किया? पीछे से चोंग ह्यून और सॉन्ग भी दौड़ते हुए आए। उन्हें देखते ही ओजिन बोला, हान के पास पोशंस हैं, जल्दी। लेकिन पार्क की हालत कुछ और ही कह रही थी। जख्म इतने गहरे थे कि कोई भी पोशन बेकार होता। पार्क ने हौले से कुछ बोलने की कोशिश की। ओजिन झुककर उसके मुंह के पास गया। क्या कहा? पर उससे पहले ही पार्क की सांसें थम चुकी थी। ओजिन ने अपनी टीम की ओर देखा और गंभीरता से बोला, मर गया वो? उसके चेहरे पर दुख की एक परत थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। हम कभी ठीक से नहीं मिले। एक बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर बहस हुई थी, लेकिन किसी की मौत कभी ठीक नहीं लगती, ओजिन बोला। और पार्क की आंखें बंद कर दी। पर सच? ओजिन उसी पल स्कॉर्पियो स्टिग्मा को अब्सॉर्ब कर चुका था। एक जहर की ताकत जो उसे किसी भी असैसिन के जैसे एजाइल बनाती थी, वो भी बिना किसी को पता चले। डार्क सीक्रेट ट्रेट ने एक बार फिर उसकी इमेज को बेदाग बनाए रखा। सॉन्ग और ह्यून दुखी थे, पर ओजिन के अंदर एक और स्तर की ताकत जाग चुकी। चलो निकलते हैं, उसने आदेश दिया। लड़ाई फिर शुरू हुई। सॉन्ग ने एक मॉन्स्टर को फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन ओजिन ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। रुको, इसे फॉलो करना होगा, उसने कहा। ह्यून उसकी बात समझ चुकी थी। ओजिन का शक अब यकीन में बदल रहा था। ये सारे मॉन्स्टर्स उन्हें सिटी सेंटर की ओर खींच रहे थे। रुक जाओ, ओजिन चीखा, हम सब ट्रैप में फंस रहे हैं। चोंग ह्यून चौंक गया। क्या ये मॉन्स्टर्स इतने समझदार हो सकते हैं? ओजिन ने गंभीर होकर कहा, हम पीछे हटेंगे, लेकिन मैं बाकी टीम्स को वार्न करने जाऊंगा। चोंग बोला, मैं भी चलता हूँ। नहीं, ओजिन ने सख्ती से कहा, मैं सबसे तेज भाग सकता हूँ अगर कुछ गलत हो गया। सॉन्ग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, कुछ भी गड़बड़ लगे तो दौड़ जाना। वादा? ओजिन ने मुस्कुराकर पिंकी फिंगर से वादा किया और अगली ही पल अपने स्पीयर गन के साथ हवा में लहराते हुए निकल पड़ा। अब सीन शिफ्ट होती है। एक अंधेरे वीरान इलाके में जहाँ चोजोंग खड़ा है, उसके सामने कई मॉन्स्टर्स हैं और वो उन्हें सिटी सेंटर की तरफ भेज रहा है। एक नफरत से भरी मुस्कान उसके चेहरे पर है। उसके हाथ में एक नीली क्रिस्टल बॉल है, एक ऐसा जादू जिससे वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और यह उसकी पूरी ताकत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। उसे याद है वो दिन जब वह पंडिनीज गिल्ड में आखिरी उम्मीद लेकर गया था, पर वहां उसे मिला अशद खान, डार्क स्टार सोसाइटी का एक हाई क्लास सदस्य। अशद ने उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिया और अब वो हर वो काम कर रहा है जो अशद कहता है। और तब हकीकत खुलती है, ये चोजोंग सिर्फ एक अवेकेंड नहीं, एक दरिंदा है, एक ऐसा शिकारी जिसने पिछले जीवन में 300 से ज्यादा औरतों को दरिंदगी का शिकार बनाया था। प्रेडेटर चोई जोंग चो, और अब वो फिर से शिकार के मूड में है। कुछ समय पहले जब ओजिन ने वेगा को चोजोंग चो की सच्चाई बताई तो देवी को ये बात हजम नहीं हुई। एक इंसान को उसके भविष्य के गुनाहों के लिए सजा देना। वेगा की आवाज में असहमति थी, पर ओजिन ने चुपचाप कहा, ये उसके भविष्य का नहीं, पास्ट लाइफ का पाप है। उसने खुद कन्फेशन किया था। वेगा फिर भी आश्वस्त नहीं थी और ओजिन को एहसास हो गया, जैसे ली शिन्युक वाले केस में हुआ था, उसे अब भी कुछ सबूत देना पड़ेगा। वर्तमान में ओजिन चुपचाप एक ऊंची इमारत की छाया से निगाहें गड़ाए खड़ा था और सामने वो दिखा चोजोंग चो। उसके चेहरे पर वही शातिर मुस्कान, पर आंखों में अब भी वही पागलपन। ओजिन धीरे से उसके सामने आता है और एक सधे हुए अंदाज में कहता है, मैं जानता हूँ तू क्या छिपा रहा है। चोजोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, कैसे? किसी को नहीं पता चलना चाहिए था। ओजिन की आंखों में गंभीरता थी, लेकिन दिल में हल्की हंसी। वो खुद नहीं जानता था कि चो किस सीक्रेट की बात कर रहा है, पर चोजोंग खुद ही फंस चुका था। तू यहाँ अकेला आया है, ये तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। चो गुर्राया, एक अच्छे कॉन्स्टलेशन की चमचागिरी करके तू अपने आप को कुछ समझने लगा। अब उसका चेहरा अजीब हंसी से बिगड़ गया। तेरी किस्मत अब डार्क स्टार सोसाइटी के हाथ में है। और तभी उसने हाथ उठाया और क्रिस्टल बॉल को हवा में घुमाया। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स निकलने लगे, सैकड़ों की तादाद में। उनमें से कई हवा में उड़ रहे थे, कुछ जमीन को फाड़ते हुए आ रहे थे। ओजिन को अब जाकर समझ आया, तू डार्क स्टार सोसाइटी का हिस्सा। उसने वेगा की ओर देखा। ब्लेसिंग दो अभी। पर वेगा चुप थी। मैं कंफ्यूज थी, वेगा ने आहिस्ता से कहा। फ्यूचर इविल को मारने का बोझ मुझे डराता है, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ ये इंसान क्या है। वेगा का स्वर अब भरोसे से भरा हुआ था। राइट फेट, ओजिन तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। ओजिन की आंखें चमक उठी। मॉकडाउन गेट वाला आशीर्वाद अब उसके करंट लेवल से कहीं ज्यादा मैच कर रहा था, और इसी एनर्जी के साथ वो हवा में कूदा। एक जोरदार चमक के साथ उसके स्पीयर गन से बिजली से निकली। एक के बाद एक मॉन्स्टर हवा में फटने लगे। अब हवा में भी बिजली बना सकता हूँ, उसने खुद से कहा। कूल। पर जमीन कांप उठी। एक विशाल मैंटिस मॉन्स्टर जमीन फाड़कर बाहर निकला। ओजिन ने बिना वक्त गंवाए अपने स्पीयर गन से वायर्स बाहर फेंके और उसी के जरिए पूरे मैदान को बिजली से जला डाला। एक झटके में दर्जनों मॉन्स्टर्स झुलस गए। ये सब देख चोजोंग के होश उड़ गए। तू सिर्फ 3 स्टार था, ओजिन मुस्कुराया।
अब मैं 4 स्टार हूँ। चो के शरीर में कंपी दौड़ गई। वो क्रिस्टल बॉल को कसकर पकड़ता है और चिल्लाता है, मार डालो इस हरामी को। लेकिन उसका दिमाग अब नियंत्रण में नहीं था। वो खुद ही अपने चेहरे को नाखूनों से नोचने लगता है। खून टपकता है। उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, काम डाउन, प्लान खराब हो जाएगा। पर चो चीखता है, क्या तू देख नहीं रहा, वो साला हंस रहा है। और अगले ही पल चो जोंग ने अपने साथी की गर्दन पकड़ ली। मार डाल इसे अभी। ओजिन भी एक पल को स्तब्ध रह गया। क्या इस क्रिस्टल बॉल में कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा, पर सोचने का वक्त नहीं था। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स उबलते हुए निकलने लगे। ओजिन की आंखों में ठंडक थी। ठीक है, उसने कहा, तो चलो फिर सारे खत्म करते हैं। ओजिन की सांसें तेज थी। वेगा की आवाज उसके कानों में आई, कमजोर, कांपती हुई। आर यू ऑल राइट? ओजिन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो गया, वेगा अब अपनी लिमिट पर है। इसी बीच मॉन्स्टर्स की भीड़ से लड़ते हुए अचानक एक बीस्ट ने पीछे से उस पर वार किया। कंधे में दांत गड़े, लहू बहने लगा। घिनौनी हरकत। ओजिन ने दर्द को दबाते हुए स्पीयर घुमाया और उस जानवर को वहीं ढेर कर दिया। पर जैसे ही वो पलटा, एक और मॉन्स्टर सामने खड़ा था। जख्मी कंधे के साथ लड़ना अब खतरनाक हो रहा था। पर तभी एक जोरदार आग की लपट उसके सामने से निकली और वो मॉन्स्टर वहीं राख बन गया। ओजिन ने चौंक कर देखा, ह्योन और उसके साथ चोंग होन, तुमने वादा किया था, ह्योन बोली, कि खुद को चोट नहीं पहुंचाओगे। वो धीरे से उसके पास आई, उसकी हालत देखी और अपनी आंखें चमका दी। ड्रैगन आई, मैं इसे यूज नहीं करना चाहती थी, अभी तक कंट्रोल में नहीं है, वो बोली, पर अब और पीछे नहीं रहूंगी। मैं भी एक जागा हूं और तुमसे कहीं ज्यादा अनुभवी। उसकी आंखें जलने लगी और अगली ही पल उसने आग का तूफान बना दिया। ड्रैगन फायर। जमीन कांपी। मैटिस मॉन्स्टर्स एक एक कर आग में जलकर खाक हो गए। आग की हर लहर जैसे जिंदा हो उनके इशारे पर चल रही। ओजिन हैरान था, ये फायर किसी बीस्ट की तरह मूव कर रही है। वो पास आया और टीजिंग अंदाज में बोला, तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हारा हूं, लोग तो सोचेंगे तुम्हारे ही कंधे पर चोट लगी। ह्योन मुस्कुराई, जो तुम्हारा है वो मेरा है और अगली बार मेरी इजाजत के बिना मत चोट खाना। ओजिन भी मुस्कुराया। तीनों एक साथ लड़ाई में कूद पड़े और तभी रेड टीम्स पहुंच गई। उनके चेहरों पर दहशत थी, इतने सारे मॉन्स्टर्स। पर तभी उनकी नजर लाइटनिंग वुल्फ पर पड़ी और वो देखकर दंग रह गए। ह्योन, चोंग होन और ओजिन अब तक अकेले ही इन सब से लड़ते आ रहे थे। रेड टीम्स ने मोर्चा संभाला और बैटलफील्ड पर टाइट बदलने लगा। पर ओजिन की नजर उस पागल चेहरे पर टिक गई। चो जोंग छो। उसका चेहरा अब और भी विकृत था, नाखूनों से अपना चेहरा नोच रहा था, आंखें लाल, होंठ बुदबुदा रहे थे। मैंने सब किया जो उसने कहा था, फिर वो क्यों नहीं मरता? उसकी आंखों में कुछ और ही था, वो अब इंसान नहीं दिख रहा था। और ओजिन समझ गया, उस रेलिक ने उसकी पूरी मेंटल स्टेट कंट्रोल कर ली। अगर अभी नहीं रोका तो देर हो जाएगी। ओजिन ने अपना लाइटनिंग स्पीयर उठाया और दौड़ पड़ा। वो सीधे चो की तरफ लपका, पर ठीक उसी पल चो के हाथ की रेलिक चकनाचूर हुई और उसके अंदर से निकली एक पिच ब्लैक एनर्जी इतनी भयानक कि ओजिन को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल आसमान तक उठती काली आंधी आसपास की इमारतें तक गिरने लगी। ओजिन की सांसें थम गई। उसने देखा, चो जोंग छो अब इंसान नहीं रहा। उसकी त्वचा फट चुकी थी, शरीर पूरी तरह बदल चुका था, एक विशाल मैंटिस मॉन्स्टर। उसकी चीखों में अब कोई इंसानियत नहीं। ओजिन ने खुद को खड़ा किया और कहा, वेगा होल्ड ऑन अ लिटिल मोर। लेकिन जवाब मिला, आई एम सॉरी, मेरी टाइम लिमिट खत्म हो गई है। वेगा गायब हो गई। उसका आशीर्वाद अब नहीं था। ओजिन अकेला था और सामने वो मॉन्स्टर जिसकी हड्डियां कांटों की तरह बाहर निकली थी और वो सीधे लोगों को भेद रहा था। और जख्म से लोग मर नहीं रहे थे, वो मॉन्स्टर बनते जा रहे थे। बचने की कोई उम्मीद नहीं, हर कोई डर में था। ये कैसे हो सकता है? ओजिन की आंखें खुली की खुली रह गई। हर किसी को मारना होगा इससे पहले कि और कोई बदले। पर तभी एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा ब्लैक ऑरा स्फीयर से आ रही थी और पूरी तरह चो से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सोर्स है जो इस सब को फीड कर रहा है और ओजिन ने तय किया अब उस सोर्स को ही खत्म करना होगा। जैसे ही काली ऊर्जा का आतंक पूरे मैदान को घेरता है, ओजिन एक पल को सब कुछ रोक कर ह्युन की तरफ मुड़ता है। ह्युन, एक काम करोगी? उसकी आवाज गंभीर थी लेकिन नजरें नरम। वो इशारा करता है उस दिशा की ओर जहां से वो काली ऊर्जा फैल रही थी। उस पार कुछ है, शायद इसी सब की जड़। तुम वहां जाओ और उसे खत्म कर दो किसी भी हाल में। ह्युन उसकी आंखों में देखती है, धड़कनों का रुकना, चिंता का उबाल। अगर तूने फिर से वादा तोड़ा ना तो इस बार मैं तुझसे सच में नाराज हो जाऊंगी। उसकी आंखें जल रही थी लेकिन डर भी था, उसका ओजिन फिर न टूट जाए। ओजिन हल्का मुस्कुराता है, मैंने ये वादा किसी और से नहीं, अपनी नूना से किया है। उसे तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। पीछे वो बेकाबू हो चुका मैंटिस मॉन्स्टर चोई अब किसी राक्षसी आकृति में बदल चुका था। इंसानी शक्ल का कोई अंश अब नहीं बचा था उसमें और सामने खड़ा ओजिन जैसे मौत को सामने देख भी मुस्कुरा रहा। वो खुद से फुसफुसाता है, अगर जिंदा बचा तो वादा निभा दूंगा। चोई उसकी तरफ बढ़ता है, आंखों में पागलपन का लाल रंग। मरने के लिए तैयार हो ओजिन? ओजिन एक सांस लेता है और फिर वही ओल्ड स्कूल वाला अंदाज, मिडिल फिंगर हवा में उठाकर बोलता है, भाई मेरी माँ को नहीं पता कि उसने मुझे क्यों पैदा किया, तू क्या ही जानेगा। एक क्षण में चिढ़ा हुआ मैंटिस अपना लंबा सांप जैसा दुम फेंकता है जो बिजली की रफ्तार से ओजिन की तरफ लपकता है। ओजिन 1 इंच से बचता है, उसका दिल जोर से धड़कता है। तेज है लेकिन एल के सामने ये तो बच्चा है। वो उसके चारों ओर घूमता है, परफेक्ट एंगल ढूंढते हुए स्पीयर उठाता है, लेकिन जैसे ही वार करता है उसका हथियार त्वचा के आर पार नहीं
जाता। तभी मॉन्स्टर अपने दुम से ओजिन को जकड़ लेता है, जैसे मौत की रस्सी। फंसा हुआ ओजिन गला कसता जा रहा है, लेकिन अचानक वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, डेप्थ चार्ज। शरीर से बिजली फूटती है और वो झटका देके खुद को छुड़ाता है। मॉन्स्टर अब दर्द से तड़पता है, लेकिन गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तेज तेज हमला करता है, क्लॉज हवा को चीरते हुए। ओजिन मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा है। माना तो बहुत है, लेकिन एक बार में इतना इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके माथे से पसीना टपक रहा है। काश गॉडेस का आशीर्वाद होता, फिर खुद ही रुक जाता है। नफरत से खुद को देखता है। हर बार दूसरों की ताकत याद करता हूँ। वेगा नहीं है तो क्या मैं कुछ नहीं हूँ? वो पेंडेंट छूता है, टीममेट्स की याद आती है। जिस मदद का कोई वजूद नहीं, उससे उम्मीद क्यों? खुद लड़ूंगा। तभी एक आइडिया, एक पागलपन भरा आइडिया उसके दिमाग में कड़कता है। हार्ट के पास जहाँ सारे माना पाथ्स मिलते हैं, अगर वहाँ दबाव बनाऊं जैसे पानी की नली को छुटकी से बंद करें। वो मन ही मन चैनल्स को दबाता है, माना विस्फोट की तरह बहने लगता है। एक्सीड लेवल 1 एक्टिवेटेड। वार्निंग आती है, ओवरलोड डिटेक्टेड, बॉडी नॉट फिट फॉर एक्सीड, स्किल यूसेज नॉट रिकमेंडेड। ओजिन मुस्कुराता है। साले सिस्टम की सुनता कौन है? मॉन्स्टर कंफ्यूज्ड है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। ओजिन गायब होता है और अगले ही पल उसकी स्पीयर सीधे मॉन्स्टर के चेहरे के बीचों बीच धंसती है। डेप्थ चार्ज फिर से एक्सप्लोड करता है, एक इंटेंस बिजली का तूफान पूरे शरीर में। ओजिन दहाड़ता है, अब मर जा हरामी। मॉन्स्टर तड़पता है, शरीर जला हुआ, कांपता हुआ। ओजिन देखता है, ब्लेसिंग के बिना भी ये ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद शरीर जवाब देने लगता है, ज्यादा देर ये ओवरलोड नहीं चलेगा। मॉन्स्टर फिर बड़बड़ाने लगता है, गंदी आवाजें, बेहुदा सवाल। ओजिन झल्ला कर बड़बड़ाता है, ये हर बार इतने घटिया सवाल क्यों पूछता है? हालांकि पावर उसके पास ज्यादा है, पर जब तक डार्क स्टार की शक्ति चो जोंगचो से जुड़ी है, वो उसे मार नहीं सकता। वो एक तरफ देखता है, ह्युन जल्दी कर यार। तभी एक विशाल विस्फोट गूंजता है। ओजिन पलटता है, आंखें चौड़ी। चोंगहुन वहां खड़ा है, मुस्कुराता हूँ। सारे मॉन्स्टर्स निपटा दिए, अब बारी इस हरामी की है। ओजिन की सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन उसकी मुस्कान साफ थी। ओजिन अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसकी आंखों में एक ठंडी शांति थी, जैसे उसने खुद से फैसला कर लिया हो, अब खत्म करना है। उसने झपट कर वो तारें खींची जो मॉन्स्टर के शरीर में ढंसी हुई थी, और वो चीख, उस चीख में डर, दर्द और एक राक्षसी लाचारी थी। तारों को चारों तरफ लपेटते हुए ओजिन ने वो लाइटनिंग स्पीयर सीधा उसके मुंह के अंदर घुसा दिया, और एक बार फिर डेप्थ चार्ज। पूरे मैदान में बिजली फटती है, एक जोरदार धमाका, और उस केंचुलीदार जानवर का अस्तित्व धुएं और राख में तब्दील हो जाता है। एक्सीड लेवल 2। मौत इतनी तेज, इतनी बर्बर कि पीछे कुछ भी नहीं बचा, न मांस न हड्डी, बस राख। ओजिन अपनी कलाई पकड़ता है, चेहरे पर तकलीफ की लकीरें खींचती हैं। ब्लीप, कितना दर्द हो रहा है। ओवरलोड की साइड इफेक्ट्स, ये शरीर अब चीख रहा है। पर फिर भी ओजिन की नजर वहां जाती है जहां उसका इनाम होना चाहिए था, लेकिन वहां तो बस राख उड़ रही थी। निराश होकर वो राख को छूता है, तभी ब्लैक हेवंस जाग उठती। डार्क स्टार की शक्ति राख में छुपी हुई रेलिक से ब्लैक हेवंस में समा जाती है, और साथ ही एक नई शक्ति जुड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी, शरीर को मनचाही शक्ल में बदलने की ताकत। ओजिन मुस्कुराता है, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन असली जैकपॉट तो एक्वेरियस की स्टिग्मा है। उसे ये स्टिग्मा क्यों चाहिए? क्योंकि एक्वेरियस अवेकेंड का मतलब होता है सपोर्ट क्लास में मास्टर, हीलिंग, बफिंग, डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं, लेकिन जब बात हो किसी को जिंदा रखने की, तो ये सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। पोषण बनाना, बेचना, इससे पैसा ही पैसा। एक बार स्टिग्मा मिल जाए तो बैंक में खोल लूं, और तभी एक्वेरियस की स्टिग्मा अब्सॉर्ब हो जाती है। ओजिन तुरंत ट्राई करता है, पहले तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। लायरा और एक्वेरियस की स्टिग्मा आपस में इंटरलिंक होती है, और ओजिन के अंदर एक नई एफिनिटी पैदा होती है, वाटर एलिमेंटल पावर, और इसी पावर से एक नई स्किल बनती है, लायरा की बिजली और एक्वेरियस का पानी। एक ऐसी हीलिंग स्किल जो सिर्फ पानी अब्सॉर्ब करके चोटें भर सकती है। ओजिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, ये स्किल दूसरों पर भी काम करेगी क्या, वो सोचता है। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, ओजिन। ह्युन दौड़ते हुए आती है। जैसे ही वो ओजिन का चेहरा देखती है, चीख उठती है, तेरा चेहरा तो जैसे किसी ने फाड़ डाला है, ये किया किसने? ओजिन चौंक जाता है, चेहरे पे तो कुछ हुआ ही नहीं, पर फिर समझ आता है ह्युन तो बस ड्रामा क्वीन है। मुस्कुराते हुए बोलती है, तेरा चेहरा हमेशा से ऐसा ही था, मैं तो मजाक कर रही थी। ओजिन हंस देता है, लेकिन उसकी आंखों में रिलीफ है। ह्युन भी थोड़ी सी मुस्कुराती है, फिर गंभीर हो जाती है, तू हमेशा अकेले लड़ता है, और मैं हर बार डरती हूँ कि कहीं तू फिर से। वो रुक जाती है। ओजिन धीरे से बोलता है, तुझे एक सेकंड के लिए तेरी प्रोस्थेटिक लेग छूने देना होगा। ह्युन का चेहरा सुन्न हो जाता है। क्या? ओजिन सोचता है, अगर मैं एक्वेरियस में हाई लेवल अवेकेंड बन गया तो शायद मैं उसके असली अंग रिजेनरेट कर सकूं, लेकिन वो ये बात नहीं कहता, बस चुपचाप लेग छूता है और कुछ महसूस करता है, पर अभी नहीं, शायद आगे कभी। कुछ देर बाद वो बीच शहर में जमीन पर लेटा होता है, थकान से चूर। हे हुनान, मुझे गाड़ी तक ले चलना, मैं ब्लीप थक गया हूँ। ह्युन बहुत चक्की रह जाती है, तू साला पीस ऑफ ब्लीप है, लेग छूकर क्या देख रहा था, बोल। ओजिन बस मुस्कुरा देता है, जैसे वो राज कभी नहीं बताया। 3 दिन बाद सैंक्टम में वेगा जैसे ही सामने आती है, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तबीयत ठीक है? कमजोरी? वो बुरी तरह घबराई हुई थी। ओजिन मुस्कुराता है, मैं ठीक हूँ वेगा, सब ठीक है। वो उसे देखता है, इवन सैंक्टम में भी ये छोटी सी क्यों लग रही है? मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस हटे थे, उनका असर अब
अब तक बाकी है। ओजिन बताता है एक्सीड यूज करने के बाद कुछ देर बेहोश रहा। वेगा की आंखें फटी रह जाती हैं। एक्सीड, तुमने वो स्किल यूज किया? तुम जानते भी हो वो किसके लिए होता है? 8 स्टार वाले बेयरली कर पाते हैं वो। फिर वो थोड़ा रुकती है और मुस्कुराती है। लेकिन तुम हो ही इतने टैलेंटेड। ओजिन समझता है 4 स्टार पर ये स्किल यूज करना पागलपन है। वो झूठ बोलता है, मैंने पहले भी किया था, मैं जानता हूँ। लेकिन वेगा का शक बढ़ जाता है। वो सोचती है ये स्किल ऐसे यूज कर रहा है जैसे पैदा ही सारी स्टिग्मास को डोमिनेट करने के लिए हुआ। फिर भी वो गंभीर हो जाती है। अब दोबारा एक्सीड मत यूज करना जब तक 6 स्टार न बनो, वरना तुम्हारा शरीर बिखर जाएगा। गुस्से में वो कहती है अगर मेरा बस चले तो तुझे यहीं सैंक्टम में कैद कर लूं। ओजिन चौंकता है, पगला गई है क्या? लेकिन फिर वेगा खुद मानती है मुझे दोबारा मैनिफेस्ट होने में 3 हफ्ते लगेंगे और तब तक स्कॉर्पियो के डिसाइपल्स और डार्क स्टार सोसाइटी एक्टिव रहेंगे। ओजिन की आंखों में फिर वही स्पार्क लौटता है। 3 हफ्ते काफी है। वेगा ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अब बता भी आखिर चल क्या रहा है नीचे? ओजिन ने सिर झुकाया, मैं इसी बारे में बात करने आया हूँ। वो आगे बढ़कर हाथ जोड़ता है जैसे किसी रिपोर्ट की शुरुआत कर रहा हो। पूरी दुनिया में कोहराम मचा है, लोग मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं और मीडिया की वजह से अब बाकी देशों की नजर भी इस पर आ गई है। फिर वो थोड़ा हंसता है, और मैं हीरो बना फिर रहा हूँ। बाहर निकलता हूँ तो खुद को छुपाना मुश्किल हो जाता है। वेगा मुस्कुराती है, अच्छा है कि सबको पता चला चो जोंग चो इसके पीछे था। पंडिनोस गिल्ड को भी बहुत बुरा झेलना पड़ा होगा। लेकिन ओजिन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। गलत सोच रही हो? वेगा चौंकती है। पंडिनास गिल्ड ने एक मेंबर लिस्ट दिखाई जिसमें जॉय जोंग चो का नाम था ही नहीं, यानी उन्होंने कभी उसे अपने गिल्ड में ऑफिशियली लिया ही नहीं। वो लोग तो पहले से ही खुद को ट्रबल से बचा रहे थे। उसकी आवाज में नफरत घुली थी। इसका मतलब उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं है। एक्चुअली उन्होंने तो उल्टा स्टारलाइट लेक गिल्ड को ही बैड माउथ करना शुरू कर दिया और अब मीडिया भी उन पर टूट पड़ा। हेडलाइंस में छप रहा है इविल बास्टर्ड्स ऑफ स्टारलाइट गिल्ड। वेगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तो सरासर अन्याय है। वो खुद सारी पापों के जनक है और अब दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वो कुर्सी से उठती है जैसे अभी कुछ कर बैठेगी। काश मैं कुछ कर सकती। ओजिन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में नरमी थी। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। वेगा कुछ कहने ही वाली थी जब ओजिन फिर बोला, हाँ मेरे पास अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि वो रुकता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। अब मुझे सबूत बनाने होंगे। वो अपनी ट्रेडमार्क चाल में आ चुका था। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मेरे सामने फ्रॉड किया। सीन चेंज, ओजिन का घर। वो फोन मिलाता है, अंजुन ओ तू ठीक है? थैंक गॉड, जल्दी एसोसिएशन, बहुत सारी बातें करनी। रुक, उससे पहले एक छोटा सा फेवर चाहिए। अन चौंकता है, अब क्या? कुछ बॉडीगार्ड्स चाहिए, अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ। अन को शक होने लगता है, तुझे बॉडीगार्ड्स की जरूरत क्यों है? लेकिन ओजिन तो ऑलरेडी अपनी चाल बिछा चुका था। क्योंकि मुझे वो आदमी ढूंढना है जो एसोसिएशन के 3 फेमस अवेकेंड में से एक है। अन की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही। पास्ट वीक में बहुत कुछ हुआ है और अब मेरे पास पंडिनोस गिल्ड और चो जोंग चो के कनेक्शन का पूरा सबूत है। वो धीरे से हंसता है, तैयार हो जा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है। कुछ देर बाद ओजिन अपनी थॉट्स गैदर करता है। वो ब्लैक हेज को याद करता है, वही जो चो जोंग चो से जुड़ा था। क्या इसका उस मॉन्स्टर से कोई लेना देना है जो सोल स्टेशन के नीचे छुपा था? उसे याद आता है वेगा का वो कहना, मॉकडोंग गेट और सोल स्टेशन वाले मॉन्स्टर की ऑरा अलग थी, मतलब 2 डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस, 2 अलग अलग डार्क स्टार मैनिफेस्टेशंस। वो बाथरूम में दाखिल होता है। अब वक्त है अपनी नई स्किल को टेस्ट करने का। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी। वो ध्यान लगाता है और पलक झपकते ही उसका चेहरा बदल जाता है। पहले हान, फिर चो जोंग चो, फिर पाक जुंगबो। किसी का भी चेहरा जब चाहे जैसे चाहे। ओजिन आईने में खुद को देखता है। शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी एक्वेरियस स्टिग्मा से भी ज्यादा कीमती। अब वाटर एफिनिटी की बारी। वो उंगली पानी में डालता है। छोटे से बाथटब में एक हल्की सी लहर, लेकिन वो लहर अचानक उग्र हो जाती है। रिपल्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि टब से पानी छलकने लगता है। ओजिन थककर पीछे हट जाता है। ये स्किल बहुत एनर्जी खा रही है। जब तक कोई नदी या समंदर पास ना हो प्रैक्टिकली यूज करना मुश्किल होगा। वो हंसते हुए बुदबुदाता है, लेकिन गर्म पानी के बाद के लिए परफेक्ट है। कुछ देर बाद वो टेस्टिंग पूरा करता है। अब उन कामों की बारी है जिन्हें मैं टालता रहा। वो बाहर निकलता है और सामने से हयान आती है। ओजिन कहाँ गायब था? ओजिन जवाब देता है, पहले तू बता, तू भी बहुत बाहर जा रही है आजकल। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं। बातों से ज्यादा आंखें बोल रही थी। ओजिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, एसोसिएशन जा रहा हूँ। और तू कहाँ थी? हयान ने सिगरेट सुलगाई। सीक्रेट है। ओजिन उसकी तरफ देखता है जैसे थोड़ा नाराज हो। हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो उसे छेड़ते हुए बोलता है, अगर कुछ हो भी गया तो मेरे लिए ज्यादा चिंता मत करना, ठीक है? हयान ने आंखें सिकोड़ कर धुआं उड़ाया। तू अब क्या करने वाला है? ओजिन मुड़ता है और हंसते हुए कहता है, वो भी सीक्रेट है। और वो निकल जाता है। सीन शिफ्ट, एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स। ओजिन का सामना होता है चीवूजिन से। एसोसिएशन का एक स्पेशल कमिश्नर डेशि, जिसका कोड नेम है लाइटिंग डॉग, एक ऐसा 8 स्टार अवेकेंड जो काइंस वेनाटिची कॉन्स्टलेशन से जुड़ा है। और उसके बारे में कहा जाता है जिस केस को वो उठाता है उसमें सच सामने आकर ही रहता है। जॉय थोड़ा बड़बड़ाता है, किसी दूसरे स्पेशल कमिश्नर को बॉडीगार्ड बनाना कितना वियर्ड है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे। ओजिन मन ही मन सोचता है, ये बंदा तो नेपो बेबी वाइब्स दे रहा है, ठंडा घमंडी लेकिन
फिर खुद को संभालता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना काम सही से कर ले। जी वू जिन उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल तक ले जाता है। जैसे ही ओजिन मंच पर चढ़ता है, रिपोर्टर्स की नजरों में वही पुराना चार्म, नेशनल हीरो, सेवियर ऑफ सोल ओजिन माइक के सामने आता है। मैं आज कोई पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ। रिपोर्टर्स आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। ओजिन सीधा बम फोड़ता है। चोजोंग चो स्टारलाइट लेक गिल्ड का मेंबर नहीं था, वो पैंडिनस गिल्ड का हिस्सा था। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। कॉजस फैल चुका था। रिपोर्टर्स चिल्ला उठते हैं, एविडेंस दिखाइए, इस बयान को साबित कैसे करेंगे? ओजिन मुस्कुराता है, एविडेंस मेरे पास है। लेकिन तभी उसके मुंह से खून टपकने लगता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो स्टेज पर गिर पड़ता है। चीवू जिन चीखता है, एम्बुलेंस बुलाओ। चॉय दौड़कर उसके पास आता है, खून को एनालाइज करता है और झट से समझ जाता है ओजिन को जहर दिया गया है। ओजिन का चेहरा पत्थर सा सख्त हो जाता है। एंट्रेंस बंद करो, अब हर कोई सस्पेक्ट है। हॉल में हड़कंप मच जाता है। ओजिन तेजी से सोचता है, यहाँ ज्यादातर अवेकेंड 2 या 3 स्टार के होंगे, मुझसे कोई अपनी प्रेजेंस नहीं छिपा सकता। लेकिन एक और बात उसे कंफ्यूज कर रही थी, ओजिन ने न कुछ खाया न कुछ पिया, तो जहर कैसे पहुंचा? तभी उसे अपने कॉन्स्टलेशन की पावर का एहसास होता है। ये काइंस बेनेटिची का स्टिग्मा है। वो तुरंत ओजिन के शरीर की माना स्कैन करता है। लायरा का स्टिग्मा तो है ही, लेकिन साथ में किसी और अजनबी माना की खुशबू भी। वो माना ट्रेस को फॉलो करते हुए बाहर निकलता है और उसे सीधा वही कार मिलती है जिसमें ओजिन आया था। तो जहर पहले ही दे दिया गया था, एसोसिएशन पहुंचने से पहले। अब ओजिन दौड़ना शुरू करता है, अपने बीस्ट सेंसेस एक्टिवेट करते हुए। नाक जमीन की ओर झुकी जैसे कोई ट्रैकिंग वुल। हर कदम पर वो हवा में फैलती माना को सूंघता है और तेजी से भागते हुए पहुंचता है ओजिन के घर। वहां पहुंचकर वो पूरे इलाके को सर्वे करता है। यहाँ कोई भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं है, कातिल को यही चाहिए था। वो एनालाइजिंग मोड में आ चुका है। जब ओजिन घर से अकेला निकला, उसी दौरान हमला हुआ। तभी उसकी नजर पड़ती है कूड़े पर। गार्बेज बैग्स के बीच एक बैग से वही जानी पहचानी स्मेल आती है। वो तुरंत समझता है कातिल ने शायद उसे बम्प किया और पॉइजन स्किन से ट्रांसफर कर दी। लेकिन वो भूल गया था, लाइटिंग डॉग से कुछ नहीं छुप सकता। वो स्टिग्मा एक्टिवेट करता है और बैग से निकलती माना को पड़ता है। स्कॉर्पियो स्टिग्मा, उसकी आंखें चमक उठती हैं। पंडिनोस गिल्ड, सिर्फ वहीं के मेंबर्स को ये स्टिग्मा मिलता है। अब वो पूरे यकीन से कह सकता है इस पूरी साजिश के पीछे पंडिनोस का कोई टॉप टियर अवेकेंड है और उसने अपनी चाल बहुत पहले बिछाई थी। मीनवाइल गार्ड्स की गोद में बेहोश ओजिन और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। जो समझते हैं कि वो हार गया, शायद वो भूल रहे हैं कि असली शिकारी कौन है। पंडिनिस गिल्ड वू जिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी। लाइटिंग वुल्फ को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि पंडिनिस गिल्ड ही था। 10 दिन बाद पूरे देश में एक ही खबर फैल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइटनिंग वुल्फ खून उगलते हुए बेहोश हो गया और वहां स्कॉर्पियो स्टिग्मा के ट्रेसेस भी मिले थे। सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल रूम में। ओजिन खिड़की के पास बैठा था, काफी बोर हो चुका था। मर तो गया नहीं, पर बोर्डम से मर जाता। उसने ये मौका लाइटिंग कंट्रोल पर काम करने के लिए निकाला, लेकिन स्मॉल स्केल लाइटनिंग पर कंट्रोल करना आसान नहीं था। उसे तो हमेशा लार्ज स्केल वोल्टेज की आदत थी। तभी दरवाजा खुलता है, ऑफिसर हान अंदर आता है। तू अभी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना? ओजिन हंसते हुए कहता है, मैं मस्त हूँ, वैसे भी इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। हान थोड़ा गिल्टी था, मुझे पहले से ज्यादा तैयार रहना चाहिए था। ओजिन की आंखों में एक शरारती चमक आ जाती है। कातिल तो मैं खुद ही था। फ्लैशबैक रिवील होती है। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी स्कैंडल, वो सारा ड्रामा, सब कुछ फेक था। पंडिनस गिल्ड का प्रूफ वो तो कभी था ही नहीं। पूरा खेल बस एक ही मकसद से खेला गया, जी वू जिन को स्कॉर्पियो स्टिग्मा की खुशबू तक पहुंचाना, और वो काम परफेक्टली हुआ। स्कैम मास्टर ओजिन की अल्टीमेट ट्रिक। प्रेजेंट में वापस ओजिन ऑफिसर हान से पूछता है, पंडिनोस वाले अब कहाँ हैं? हान जवाब देता है, सब डिनाई कर रहे थे, फिर सब अलग अलग भाग गए। ओजिन थोड़ा चौंकता है, सिर्फ 10 दिन में, पर अंदर से खुश होता है। प्लान इतना साफ था कि कोई ट्रेस तक नहीं बचा। हान और बताता है, अब वल्हाला गिल्ड टॉप 10 में उनकी जगह ले चुका है। ओजिन क्यूरियस होकर पूछता है, डार्क स्टार सोसाइटी का नाम आया? हान थोड़ा रुकता है, नहीं, पर अलग से सुनने में आया कि इटली में कोई ऑर्गेनाइजेशन इसी नाम से पावर बढ़ा रहा है। ओजिन सोच में पड़ जाता है, ग्लोबल, ये लोग तो सच में बड़ी लीग के हैं। सीन शिफ्ट होती है हॉपजोंग स्टेशन में। उसका इंतजार कर रही थी। चलो तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। एक ब्रेथ टेकिंग अपार्टमेंट के सामने दोनों खड़े। ओजिन अंदर कदम रखता है, ये क्या है? यून मुस्कुराती है, हमारा नया घर। ओजिन हक्का बक्का, तूने ये कब खरीदा? यून शरारती अंदाज में बताती है, जब तूने पूछा था कि मैं कहाँ थी, उसी वक्त खरीद रही थी। इस बार मुझे अच्छी पेमेंट मिली, लोन भी मिल गया। बैंक वालों ने तो सिर आंखों पर बैठा लिया जब मैंने कहा कि मैं अपनी पुरानी सेल्फ में वापस आ चुकी। टूर शुरू होता है। यून उसे बेडरूम दिखाती है। 2 बेड है क्योंकि दूसरे कमरे में स्टोरेज है। ओजिन थोड़ा कंफ्यूज, तू बफे में पानी पीने वाले टाइप की है क्या? ये स्पेस बर्बाद क्यों कर रही है? यून सार्कास्टिक रिप्लाई देती है, अच्छा तो निकल जा फिर पुराने मकान में जहाँ गर्म पानी भी नहीं आता था। वो बैल्कनी का स्लाइडिंग डोर खोलती है। एक किलर व्यू सामने फैलता है। एसोसिएशन पास है और अवेकेंड ओनली ट्रेनिंग फैसिलिटी भी। ओजिन पूरी तरह से इस जगह का फैन हो जाता है। और गेस व्हाट, हॉट वाटर भी है। ओजिन की आंखों में एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड का तूफान उमड़ पड़ता है। वो ह्यून को जकड़ लेता है, तू दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल लड़की है। दोनों पास आ जाते हैं। लिप्स लगभग एक दूसरे को छूने ही वाले थे। रिंग रिंग, फोन बज उठता है। रोमांटिक मोमेंट क्रैश हो जाता है। ओजिन का सिर एक झटके से पीछे जाता है और हान की आवाज दूसरी तरफ से आती है, कौन
है वो हरामी जिसने इस परफेक्ट मोमेंट को रूइन कर दिया? कॉल करने वाला है पार्क चं ह्योन। आवाज में बेचैनी है। तुरंत वल्हाला गिल्ड पहुंचो, हमारे गिल्ड मास्टर पर हमला हुआ है। डार्क स्टार सोसाइटी के हरामी लोग थे ये। बिना वक्त गंवाए ओजिन वहां पहुंचता है। वहां उसका सामना होता है चोंग ह्योन से, जो बताता है कि वो हक बेहद क्रिटिकल हालत में है और होश में आते ही उसने सबसे पहले ओजिन को बुलाने को कहा। ओजिन अभी कुछ पूछ ही पाता कि चोंग ह्योन एक गुप्त दरवाजा खोलता है, एक सीक्रेट रूम, जैसे कोई प्राचीन डंजन हो। ओजिन हैरान रह जाता है, ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी। पार्क धीरे से कहता है, ये बात अब तक पब्लिक से छुपा कर रखी गई है। ओजिन को एक नाम दिमाग में कौंधता है, क्या ये अशाद खान का काम हो सकता है? वो पूछता है, और कितने लोग घायल हुए? पार्क सिर हिलाता है, कई लोग घायल हुए पर सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। ओजिन सन्न रह जाता है। अशाद खान एक सरकारी अफसर, और वो भी मिड लेवल पर। उस जैसे इंसान में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वल्हाला गिल्ड को ऐसे तहस नहस कर दे। फिर वो दोनों वो हक के कमरे में दाखिल होते। कमरे का माहौल भारी है। गिल्ड मास्टर बिस्तर पर पड़ा है, बदन कांप रहा है, चेहरा पीला पड़ चुका है। ओजिन तुरंत पूछता है, ये सब हुआ कैसे? वो हुक की आवाज कमजोर है पर उसकी आंखों में वो डर अब भी ताजा है। हमने उन्हें ढूंढ निकाला था तुम्हारी दी हुई जानकारी की मदद से। काफी वक्त लगा पर हमें उनका ठिकाना मिल गया। पंडिनोज गिल्ड की एक शाखा में छिपे थे वो। क्या ये उनकी मेन बेस थी? ओजिन तुरंत पूछता है, नहीं, बस एक ब्रांच थी, लेकिन पहले वाली जगह से कई गुना बड़ी। वहां से हमें बस इतना पता चला कि वो जगह जिसे पंडिनुस स्टोरेज के नाम से इस्तेमाल कर रहे थे, असल में उनकी एक और बेस थी। हमने सोचा हमला करने का यही सही मौका। वो आगे बताता है कि उन्होंने ओजिन को बताने की योजना बनाई थी, लेकिन उसी समय उसे जहर दिया गया था, इसलिए उन्होंने बिना इंतजार किए खुद ही हमला कर दिया। हमारी शुरुआत शानदार थी, हमने उन सबको घेर लिया था, लगभग जीत ही गए थे, लेकिन तभी वो आया। वो हुक का चेहरा डर से सिकुड़ जाता है। अशाद खान और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। हमें तो लगा था हम डार्क स्टार सोसाइटी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पकड़ लेंगे, लेकिन हम घमंड कर बैठे थे। उस बूढ़े को कहते हैं केओन डॉय यून आउल किंग। ये नाम सुनते ही ओजिन का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे याद आता है यूजिन से जो स्टिग्मा उसने लिया था वो स्ट्रिक्स का था, और अब ये बूढ़ा आउल किंग, तो फिर ये उसी की हायर अथॉरिटी होगी, या शायद बाइलिफ लेवल। ओजिन मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगा था कि दुनिया का अंत मैं लाऊंगा, पर इन लोगों को देखकर लगता है शायद ये ही वो लोग। लेकिन फिर वो हक की ओर देखता है और मन ही मन राहत महसूस करता है कि सब जिंदा है। वो सोचता है अब तो ये लोग सब कुछ साफ कर देंगे, सारे ट्रेसेस मिटा देंगे। पर वो हुक फौरन बोल उठता है, नहीं, अब भी कुछ बचा है, और मैं चाहता हूँ तुम एक काम कर। कट टू नाइट टाइम। एक गली में एक आदमी चुपचाप चल रहा है, जब अचानक उसकी गर्दन पर एक हाथ जकड़ जाता है। वो चौंकता है और अगले पल खुद को जमीन पर बंधा हुआ पाता है। ओजिन उसके सामने खड़ा है, चेहरा सख्त, आवाज ठंडी। अब तुम्हें जवाब देने होंगे, ये कोई कैफे डिस्कशन नहीं है मिस्टर डार्क स्टार सोसाइटी मेंबर। फ्लैशबैक में वो हक ने ओजिन को एक नोट थमाया था, एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था उसमें, एक डार्क स्टार सोसाइटी के आदमी का नंबर। उससे चेओन डॉय यून के आने से पहले बात हुई थी, और पता है वो हुक ने कहा था उसके अंदर खुद ही सोसाइटी के लिए नफरत भरी थी। वो खुद हमें मदद करना चाहता था। कट बैक। अब उस आदमी को जमीन पर बांधे खड़ा है ओजिन। सवाल वही है, लेकिन अंदाज बदल चुका। अब बोलो तुम लोग कौन हो और अगला कदम क्या है? जिस आदमी को ओजिन ने पकड़ा था उसे जबरदस्ती इंटरोगेशन रूम की तरह की जगह में लाया गया, लेकिन अब माहौल कुछ बदला है। वो आदमी एक धीमी सी आवाज में अपना नाम बताता है, जंग सियोको, डार्क स्टार सोसाइटी में मैं होली रिलिक्स की डेवलपमेंट का हेड हूँ। ओजिन बिना कोई रिएक्शन दिए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मुझे लगता है तुम मेरे बारे में पहले से जानते होगे, लेकिन जैंग कुछ कंफ्यूज्ड दिखता है। उसे नहीं पता कि लाइटनिंग वुल्फ की कोई भी कनेक्शन वल्हाला गिल्ड से। यही तो वजह थी कि ओजिन खुद आया है। वल्हाला गिल्ड के लगभग सभी सदस्य चोंग ह्योन को छोड़कर गंभीर रूप से घायल है। डार्क स्टार सोसाइटी उन पर निगरानी रख रही है। ऐसे में अगर कोई इस मिशन को अंजाम दे सकता है तो वो सिर्फ ओजिन है। ओजिन सीधे मुद्दे पर आता है, बोलो क्या जानते हो सोसाइटी के बारे में? जैंग थोड़ा ठहरता है, फिर कहता है बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे भी कुछ चाहिए। ओजिन का चेहरा सख्त हो जाता है, तुम्हें लग रहा है हम निगोशिएशन करने बैठे हैं, ये सिचुएशन वैसी नहीं है। लेकिन जैंग सीधा बोल देता है, तुम मुझे मार नहीं सकते और मौत मेरे लिए वैसे भी तय है। इतना कहकर वो अपनी चेस्ट पर बंधा डिवाइन आर्टिफैक्ट दिखाता है, बस थोड़ी सी माना और ये चीज फट जाएगी, मेरे साथ सब कुछ खत्म। ओजिन के चेहरे पर झुंझलाहट है, अगर ये मरा तो उसे डार्क स्टार सोसाइटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो समझता है कि जैंग कोई आम विसल ब्लोअर नहीं, ये होली रेलिक्स का हेड है, एक की एसेट। हार मानते हुए ओजिन पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? अगले ही पल जैंग जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है, उसकी आवाज कांप रही है, मेरा बेटा जिन ह्योंग वू, वो अभी भी उनके पास है। 3 साल हो गए उन्होंने उसे बंधक बना रखा है ताकि मैं उनके रिलिक्स पर काम करता रहूं। अब वल्हाला के हमले के बाद वहां की सिक्योरिटी कमजोर है, ये मौका है। जैंग बोलता जा रहा है, मैं बहुत स्किल्ड हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जिंदा रखा, लेकिन मेरा बेटा। अचानक वो अपना सिर जमीन पर पटकना शुरू कर देता है, बार बार इतनी जोर से कि खून बहने लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं मरूं या जीऊं, बस मेरा बेटा, उसे बचा लो, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। ओजिन स्तब्ध रह जाता है, मन ही मन सोचता है क्या हर माता पिता अपने बच्चों के लिए इतने
सपने टूट सकते हैं? धीरे से पूछता है। नाम क्या है और उम्र? जिन ह्यूंग वू 10 साल का है। ओजिन एक पुरानी ट्रिक अपनाता है, पूरी डिटेल्स पूछता है, हाइट, हैबिट्स, फेवरेट चीजें, सब कुछ। जांग थोड़ा हैरान होता है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तभी ओजिन कहता है, अब सब उल्टा बोलो पीछे से। जांग एक पल भी ना गंवाते हुए हर बात को रिवर्स में दोहराता है। पास, वो झूठ नहीं बोल रहा। ओजिन उठता है और कहता है, ठीक है चलो। सिटी स्ट्रीट्स, 3 डार्क स्टार सोसाइटी के सदस्य सड़कों में चल रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस बेचैन हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला। वैन में बैठा ओजिन और जांग अब उसे सोसाइटी की स्ट्रक्चर समझा रहा। डार्क स्टार सोसाइटी के ज्यादातर लोग डिमोनिक रेल्म में छिप कर रहते हैं। वो रेल्म जो नॉर्थ पोल में एक विशाल गेट के उस पार है। सोसाइटी को 7 फैक्शंस में बांटा गया है नेशनैलिटी के हिसाब से, और साउथ कोरियन फैक्शन को लीड करता है केयोन डॉयुन ऑल किंग, जो सोसाइटी में 6ठे नंबर पर है। ओजिन हैरान नहीं होता, जिस आदमी ने पूरी वल्हाला गिल्ड को अकेले हरा दिया वो 6ठे नंबर पर है, तो सोचो बाकी कितने भयानक होंगे। जैंग अब बार बार थैंक यू बोल रहा है, तुमने मेरी बात मानी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इससे पहले कि ओजिन कुछ कहे, वो ओजिन को देता है एक 5 स्टार होली रेलिक 3 सेजेस प्रोटेक्शन चार्म। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए भी ओजिन की नजर अब भी उस होली रिलिक पर टिकी है। 5 स्टार रिलिक, उसके चेहरे पर एक हल्का सा अचरज। जांग स्यो को हल्के से मुस्कुराता है, ये मेरी मास्टरपीस है। असल में मैंने ये अपने बेटे ह्यूंग वू के लिए बनाया था, लेकिन अब ये रिलिक तुम्हें दे रहा हूँ। उम्मीद है ये मेरे बेटे को बचाने में काम आएगा। ओजिन का चेहरा सख्त हो जाता है, और बाद में इसे वापस मांगने मत आ जाना। गाड़ी एक सुनसान इलाके में जाकर रुकती है, जहाँ डार्क स्टार सोसाइटी की एक पुरानी स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद है। यही वो जगह है जहाँ जांग का बेटा बंद है। जांग इशारा करता है, यही है, अंदर 5 लोग हैं, यही इस ब्रांच के मेंबर्स हैं। ओजिन उसे देखता है, तुमने इतने सालों में अपने बेटे को देखा तक नहीं? जांग धीरे से कहता है, कभी कभी बस तस्वीरें भेजते हैं, यही उनकी गारंटी है कि मैं उनके लिए होली रेलिक्स बनाता रहूं। ओजिन के दिल में अजीब सी बेचैनी उठती है, तो ये सिर्फ इसका बेटा नहीं, कई और लोग होंगे जिनके अपने बंधक हैं। ये लोग प्यार का फायदा उठा रहे हैं, ये सब बहुत गड़बड़। तभी 4 लोग लंबे डार्क क्लोक्स में उनकी ओर बढ़ते हैं। जांग का चेहरा सफेद पड़ जाता है, ये लोग यहाँ कैसे? एक उनमें से बोलता है, वाह, तुम इतनी दूर तक आ गए, अपने बेटे से मिलने की चाह ने तुम्हें हम तक वापस लाई दिया। फिर उनकी नजर लाइटनिंग वुल्फ पर पड़ती, और तुम मिस्टर खान को ये देखकर बहुत मजा आएगा। ओजिन का चेहरा तन जाता है। जांग धीरे से कहता है, ये आउल्स ऑफ खान है। ओजिन सोचता है, एग्जीक्यूटिव्स। जांग धीरे से बताता है, ये सब 6 स्टार रैंक्ड है। हमारे बीच की दरारें अब खुल चुकी। इतना कहना था कि वे लोग सामने कूद पड़ते। हर एक के पास भारी हथियार है और उनकी आंखों में जुनून है, लेकिन ओजिन 1 इंच भी नहीं हिलता। उसके दिमाग में लाइटनिंग क्रैकल्स होती है। तो उन्होंने सच में मुझे ढूंढने के लिए सिक्योरिटी को ढीला किया था। आसमान से बिजली की एक धार उतरती है। ओजिन का हाथ घूमता है, उसका लेजेंडरी लाइटनिंग स्पीयर तैयार है, एक घातक डेप्थ चार्ज लाइटनिंग थ्रस्ट, और वो भाले की तरह भयानक अटैक सीधे एक आउल की छाती में उतरता है। उसका शरीर कड़कड़ाहट के साथ जमीन पर गिरता है, डेड ऑन इम्पैक्ट। जैंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या हुआ अभी? ओजिन अब शांत खड़ा है, उसकी आंखों में वो शिकारियों वाली चमक। मैं सब खत्म कर दूंगा, एक भी नहीं बचेगा। आउल्स ओजिन पर वार करते हैं, लेकिन बिजली की गति से उनका हर स्ट्राइक मिस हो जाता है। हर काउंटर में लाइटनिंग फटती है, हर वार शुद्ध नफरत से भरा हुआ। जांग एक कोने में दुबका सब देख रहा है। लाइटनिंग वुल्फ की असली ताकत पहली बार अपनी आंखों से देख रहा है। और आखिर में ओजिन खड़ा है, चारों आउल के बॉडीज उसके आसपास बिखरे हुए हैं। उसका स्पीयर अब भी गर्म है, और उसका हाथ धीरे धीरे उन लाशों से स्ट्रिक्सिस स्टिग्मा माना को खींच रहा है। एक भयानक एनर्जी उसके शरीर में समा रही है, एक नई शक्ति, एक और स्तर। सन्नाटा छा जाता है। जैंग अब भी सांस रोके बैठा है। ओजिन बस एक चीज सोच रहा है, अब इस लड़ाई में कोई रास्ता पीछे नहीं बचा। जैसे जैसे उस लड़ाई का असर ओजिन के शरीर में उतरता है, वो साफ महसूस कर सकता है, हर पावर अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। उसे थोड़ा हैरानी होती है, ये लोग उतने ताकतवर नहीं थे, फिर भी मुझ में इतनी ज्यादा माना भर गई। तुरंत उसे समझ आता है, ये सब 6 स्टार्स थे, इसलिए उसके अंदर की माना पाथ्स पिछली बार जब उसने एक्सीड एक्टिवेट किया था उसी वक्त से और मजबूत हो चुकी। अब उसका हर मूव ज्यादा सटीक है, हर वार ज्यादा तेज। थोड़ी देर बाद ओजिन और जांग स्टोरेज के अंदर दाखिल होते हैं, ह्युनवू को ढूंढने, उस बच्चे को जिसे उन्होंने 3 सालों से कैद कर रखा। सीढ़ियां में उतरते हुए जांग जोर से पुकारता है, ह्युनवू बेटा, लेकिन ओजिन की आंखें बंद है। उसका कान्स विनिटी पहले से एक्टिवेटेड है और वे साफ साफ महसूस कर सकता है, यहाँ कोई इंसानी महक नहीं है। ओजिन की सांस ठहर जाती है। क्या ये सब बस एक जाल था? क्या उन्होंने जांग स्योको को बस मुझे यहाँ तक लाने के लिए इस्तेमाल किया? जैसे जैसे वो और अंदर जाते हैं, एक घुप अंधेरा प्रिजन टाइप स्ट्रक्चर सामने आता है। ओजिन का मन और बेचैन होता जा रहा है। वो हर दीवार, हर कोना देख रहा है, पर कुछ है जो उसे अंदर से खा रहा है। इन्होंने कभी भी जांग को उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। क्या वो बच्चा? जांग दीवारें खंगाल रहा है, तलाश रहा है अपने बेटे की कोई भी निशानी, पर कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद वो थक कर बैठ जाता है। उन्होंने उसे यहाँ से कहीं और ले गए हैं। ओजिन बस सिर हिलाता है, सच को वो भी महसूस कर चुका है। तभी वो अचानक कहता है, चुप रहो। उसकी आंखें सिकुड़ती हैं। कोई है इस इमारत के अंदर, उसका कान जैसे हर हलचल को सुन रहा है। 10 से ज्यादा लोग हैं। वो तुरंत जांग
को खींचता है। चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं उन्हें विनिटी से पहचान पा रहा हूँ तो इसका मतलब केओन डोयुन यहाँ नहीं है। लेकिन तभी नीचे की जमीन हिलने लगती है, हर चीज थरथराने लगती है, जमीन अचानक फटने लगती है, छत, दीवारें, सब कुछ गिर रहा है। ओजिन समझ जाता है ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि हम नीचे आए। ये पूरी जगह एक ट्रैप है। पत्थर, लोहे की छड़ें, कंक्रीट के टुकड़े सिर से लेकर पांव तक गिरते चले आ रहे हैं। हम जिंदा दफन हो जाएंगे। लेकिन तभी ओजिन खुद को और जैंग को ढकता है, जैंग का दिया हुआ ब्रेसलेट और अपनी खुद की लाइटनिंग शील्ड के सहारे। धमाकों के बीच वो खुद को किसी तरह बचा लेता है। लेकिन जब उसकी नजर जांग स्योको को ढूंढती है, उसका दिल बैठ जाता है। जांग की छाती में कंस्ट्रक्शन वायर्स धंसी हुई हैं। वो खून से लथपथ है, किसी तरह सांसें ले रहा है। ओजिन दौड़ता है उसकी ओर। नहीं नहीं, लेकिन वो जानता है बहुत देर हो चुकी है। जांग की आंखें धीरे धीरे ओजिन पर टिकती हैं। ड्राइव, वो एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस ओजिन के हाथ में थमाता है। तूने वादा किया था ये तुझे देना है। और एक आखिरी बात, अगर तू जिंदा बच जाए तो मेरे बेटे ह्युनवू को ढूंढना प्लीज। ओजिन की सांस अटक जाती है। वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो जानता है ह्युनवू बहुत पहले मर चुका है। वो जानता है अब उसे ढूंढने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो ये बात जांग को कैसे बताए? जांग की टूटती सांसों के बीच एक और बात निकलती है। ह्युनवू थोड़ा शरारती है पर दिल का अच्छा है। ओजिन की आंखों के कोने गीले होने लगते हैं। मैंने पूरी जिंदगी झूठ बोलते हुए निकाल दी, लेकिन इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा झूठ बोलूं। तभी वो अब तक जिंदा है। एक घमंडी आवाज गूंजती है। ऊपर की ओर से कुछ परछाई जैसी आकृति दिखाई देते हैं। आउल्स ऑफ अशा। लगता है लाइटनिंग वुल्फ के बारे में जो अफवाहें थी वो सच निकली। एक आउल सीधा हवा में छलांग मारता है, अपने हथियार के साथ ओजिन की ओर बढ़ता है। लेकिन ओजिन अब भी चुप खड़ा है, अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ। उसका सिर ऊपर उठता है। बहुत शोर कर रहे हो? लाइटनिंग स्पीयर हवा में तीर की तरह चलता है, सीधा आउल की छाती को चीरता हुआ। डेड इंस्टेंटली। उसकी आंखों में अब एक ठंडी नफरत है। ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। जांग की टूटी आवाज निकलती है, अरशद खान यही है, तुम्हें भागना होगा। लेकिन ओजिन सिर हिलाता है। चुप रहो। वो हाथ फैलाता है। एक्वेरियस स्टिग्मा का हीलिंग ड्रॉप्स उसके शरीर पर बरसते हैं। मैं जानता हूँ मुझे अभी एक आखिरी झूठ और बोलना है। उधर अरशद खान ओजिन को देखता है। आंखों में एक अजीब सी दिलचस्पी है। ये चुप क्यों है? शायद अपने बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा। लेकिन वो अंदाजा गलत होता है। ओजिन अचानक पूरी ताकत से अपनी स्पीयर गन एक्टिवेट करता है और सीधे आसमान में उड़ता है, अरशद और उसके लोगों की तरह। हवा में उड़ते हुए उसके होंठों से एक बेमन सी फुसफुसाहट निकलती है। मैं अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ। उसने आखिरी बार मुझसे कहा था अपना ख्याल रखना, पर मैं ये वादा पूरा नहीं कर सकता। शब्द अधूरे रहते हैं लेकिन वार नहीं। जैसे ही वो उन तक पहुंचता है, वायर्स से आउल्स को जकड़ता है और एक ही झटके में सभी को मौत के घाट उतार देता है। हर आउल की आंखें फैल जाती हैं। वो समझ भी नहीं पाते कि मरे कैसे। इसके बाद ओजिन लाइटनिंग से चार्ज की हुई अपनी स्पीयर के साथ अरशद की ओर कूद पड़ता है। एक धमाका होता है, जमीन कांपती है, पर अरशद थोड़ा सा पीछे हटकर बच निकलता है। ओजिन की सांसें तेज हो रही हैं पर चेहरा शांत। मैं जानता था ये मजबूत होगा, पर ये इस केन की वेनिटी बता रही थी ये किसी और ही लीग का है। मेरी सबसे ताकतवर स्ट्राइक से भी एक खरोंच नहीं आई। अरशद मुस्कुराता है। ये यकीन करना मुश्किल है कि तुम सिर्फ एक 4 स्टार हो। और जवाब में उसकी केन से फेदर्स एक्सप्लोड होकर ओजिन की ओर उड़ते हैं। ओजिन हल्का घबरा जाता है। ये वही टेक्निक है जिससे स्टोरेज को उड़ा दिया था। वो जमीन पर सरकता है। आसपास लाइटनिंग गिरती है। फेदर्स के बीच दोनों की लड़ाई तेज होती जाती है। अरशद कहता है तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं या फिर तुम बस किस्मत वाले हो। पर ओजिन अब बिल्कुल चुप है। एक्सीड फुल पावर। इतनी ज्यादा माना खर्च करता है कि उसके आसपास की बिजली लपटों में बदल जाती है। लेवल 2 लाइटनिंग फ्लेम्स। सिस्टम एक कड़कती चेतावनी देता है, वार्निंग, बॉडी नॉट कंपैटिबल विद लेवल 2 फ्लेम्स। पर ओजिन चिल्लाता है बहुत बकवास कर रहा है तू। वो अपनी स्पीयर जमीन पर पटकता है। एक भीषण बिजली गिरती है जो अरशद को दूर उड़ा देती है। पर अरशद अब भी सही सलामत है। ओजिन की हालत खराब है और अब उसके अंदर एक नई समस्या उठ रही है। माना की ताकत तो है पर शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा। दूसरी तरफ अरशद आंखें बंद करता है और धीमे से बुदबुदाता है, हे स्ट्रिक्स के महान तारे, अपने ब्लेसिंग्स दो मुझे। डार्क स्टार का वक्त आ चुका है। अरशद का शरीर काला होने लगता है। उसके आसपास की हवा भारी हो जाती है। ओजिन उसे देखता है, आंखें फैल जाती हैं। तू इंटरमीडिएट ऑफिशियल नहीं है, ये तो फाइनल बॉस से भी ऊपर है। तभी अरशद बिजली की रफ्तार से झपटता है और ओजिन को जमीन से उछाल कर दूर फेंक देता है। एक पल भी नहीं बीता, वो पीछे से आ धमकता है और तलवार सीधी ओजिन की गर्दन पर टिका देता है। एक ठंडी सनसनी सी दौड़ जाती है। ओजिन का दाहिना हाथ कटकर नीचे गिरता है। उसका स्पीयर हाथ से छूट जाता है। खून बह रहा है लेकिन ओजिन अब भी हार मानने को तैयार नहीं। वो हिम्मत जुटाता है और अरशद के चेहरे पर सीधा घूंसा मार देता है। अरशद का सिर हल्का सा झुकता है। एक पल की चुप्पी छा जाती है और फिर ओजिन थरथराता हुआ वहीं जमीन पर गिर पड़ता है, खून से सना हुआ, पर आंखों में अब भी वही आग। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है जब तक मैं ना कहूं। अरशद का चेहरा तमतमा जाता है। तू पागल है, तेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। वो तलवार उठाता है और गर्दन के पार मारता है। ओजिन के मुंह से खून की धार निकलती है। अरशद नीचे झुकता है, उठ फिर से लड़। पर ओजिन अब हिल भी नहीं पा
पा रहा। अरशद जोर से सांस छोड़ता है। अब खत्म हुआ, दुर्भाग्य है कि अब तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। और वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। बारिश तेज हो चुकी है, आसमान चीख रहा है। ओजिन वहीं पड़ा है, एक हाथ नहीं, एक टांग टूटी हुई, खून हर तरफ। अरशद एसोसिएशन की ओर बढ़ता है, मिशन को सफल मानकर, पर तभी उसका हाथ अपने सीने पर चला जाता है। ये कैसा दर्द है, मैंने एक मेयर 4 स्टार के खिलाफ इतना ज्यादा पुश कर दिया खुद को। वो तेजी से चलना शुरू करता है। उसे पता है डार्क स्टार का असर अब शुरू होगा, लेकिन तभी वो कुछ अजीब महसूस करता है। जमीन सूखी है, ये बारिश तो बहुत तेज है, फिर कीचड़ कहाँ? एक झटका, एक रियलाइजेशन, पानी जमीन में नहीं गिर रहा, वो कहीं और अब्सॉर्ब हो रहा है। और तभी एक बिजली की तरह ठंडी सिरन उसकी रीढ़ में दौड़ती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो वापस खड़ा हो गया, वही लाइटनिंग, वही आंखें, वही आग। ओजिन फिर से उठ खड़ा हुआ है। ओजिन खून और मिट्टी में लथपथ पड़ा था, एक बाजू कट चुकी थी और उसकी सांसें थमने को थी। बारिश तेज होती जा रही थी, मगर अचानक कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे जमीन से उठती एक हल्की सी भाप जैसी ऊर्जा पूरे इलाके में फैलने लगती है। और तभी कहाँ जा रहे हो अरशद खान? ओजिन की भारी ठंडी आवाज गूंजती है। अरशद पीछे मुड़ता है और जो वो देखता है उसकी रूह कांप उठती है। ओजिन खड़ा है, उसकी कटी हुई बाजू वापस बन चुकी है, मांस और पानी की लहरों से मिलकर धीरे धीरे पूरी तरह रिजनरेट हो चुकी है। मौसम को तो मैंने गिना नहीं था, लेकिन शायद ये भी एक किस्म की ब्लेसिंग ही है, ओजिन कहता है और ठंडी बारिश में भीगते हुए मुस्कुरा देता है। अरशद पीछे हटने लगता है, डर के मारे उसकी आंखों में विश्वास नहीं होता। तू फिर से कैसे खड़ा हो गया? ओजिन की आंखों में बिजली कौंधती है। तू कोई फाइनल बॉस नहीं, फिर भी 2 फेज में लड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? गुस्से से बौखलाया अरशद अपनी स्टिग्मा एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी एक चीख, वो खुद दर्द में तड़प उठता है। उसकी बॉडी में झटके उठते हैं, आंखों में वेन्स फटने लगती हैं। तो ये है डार्क स्टार का असर। ओजिन ठंडी हंसी हंसता है। स्ट्रिक्स की ब्लेसिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं है। अरशद का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी अपनी एक्सप्लोडिंग फेदर्स से वार करता है। पर ओजिन अब बदल चुका है। उन फेदर्स ने अब उस पर खरोंच तक नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है, ओजिन बोलता है और बिजली से भरे आसमान में वो हवा में छलांग लगाता है। चारों तरफ से बिजली का तांडव होता है, मगर अरशद किसी तरह अपनी स्टिग्मा से हमला रोक लेता है। वो हाँफ रहा है, पसीने में तर, मगर फिर भी झटका देता है। तेरे घाव भर गए होंगे पर क्या दर्द नहीं होता? ओजिन की उंगलियां बिजली जनरेट करते करते कुचल चुकी हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकन नहीं। दर्द तो है, लेकिन सहना मुश्किल नहीं है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है, इंजरीज क्रिटिकल है, आगे नुकसान जानलेवा होगा। लेकिन ओजिन की मुस्कान गहरी हो जाती है। अच्छा है, कम से कम मोबिलिटी नहीं रुकेगी। दर्द की उस हद में उसे याद आता है यंग, उसका बेटा, जो कभी वापस नहीं आ पाएगा। कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती, लेकिन शायद झूठ बोलना बंद करने के लिए मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा। उसके बाद ओजिन पागलों की तरह हमला करता है। बिजली उसके चारों ओर नाचती है, जमीन फटती है, आकाश चमकता है। अरशद डर के मारे पीछे गिरता है, रेंगने लगता है, रुक जा मत आ, तू इंसान नहीं है, तू राक्षस है। ओजिन उसके सीने पर पैर रखकर झुककर कहता है, नहीं, मैं बस एक इंसान हूँ और शायद इसलिए ही इतना दर्द सह सकता हूँ। और फिर आखिरी बार उसका लाइटनिंग स्पीयर अरशद की छाती को फाड़ देता है। सीन शिफ्ट होती है। जंग शो को अभी भी जिंदा है, मगर मुश्किल से सांसें ले रहा है। ओजिन उसके पास आता है, तूने अरशद को मार दिया। जंग फुसफुसाता है। ओजिन सिर हिलाता है, फिर कहता है, मैंने तुम्हारे बेटे को ढूंढ लिया है। जांग की आंखें चमकती हैं और तभी कोई पास आता है। पापा। जांग की आंखों में आंसू भर आते हैं। यान, वो तुम ठीक हो? वो बेटे को सीने से लगाता है। माफ करना बेटा, पापा थक गया है, थोड़ा आराम करना चाहता है। उस आदमी के साथ चले जाना, उसकी बात मानना। वो अच्छा है। जांग की सांसें थम जाती हैं एक हल्की सी मुस्कान के साथ। लेकिन वो हयान वो नहीं था, वो ओजिन था। जांग को एक आखिरी सुकून देने के लिए उसका बेटा बना था। अब अकेला खड़ा ओजिन दूर क्षितिज की तरफ देखता है। घाव भर चुके हैं, मगर दर्द अब भी है। मगर एक चीज और हो चुकी है, लायरा स्टिग्मा 5 स्टार में इवॉल्व कर चुका है, सिर्फ 2 महीने में। और अब वो जानता है वेगा ये देखकर चौंक जाएगी, लेकिन झूठ छोड़ने के लिए मुझे और मजबूत बनना होगा। उसने चलना शुरू किया, दर्द के साथ मगर हौसले के साथ। बारिश थम चुकी थी और सीन शिफ्ट होती है। अब हम पहुंचते हैं एक शांत अपार्टमेंट में, जहां ओजिन अपनी आंखें खोलते ही एकदम से घबरा जाता है। वो देखता है कि वो वेगा की गोद में लेटा हुआ है। ये क्या हो रहा है? उसके मन में हलचल मच जाती है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, वेगा उसका सिर फिर से अपनी गोद में टिकाकर कहती है, रुक जा, तू फिर से बेहोश हो जाए। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट झलकती है। मैंने तुझसे कहा था ना, खुद को इतना मत झोंक। लेकिन तू तो। ओजिन थोड़ी देर शांत रहता है, उसकी नजरें छत पर अटक जाती। मैं आखिरी बार ह्यून को देखकर शायद पूरी तरह टूट गया। उसे ठीक ठीक याद नहीं कि आखिरी बार क्या हुआ, सिर्फ इतना याद है कि वो घर पहुंचा और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। कितना वक्त बीत गया? वो पूछता है। वेगा धीरे से मुस्कुराती है। 4 दिन हो गए, तू बिना हिले सोया रहा और ह्यून खुद सैंक्टम तक आई थी तुझे देखने। इतना सुनते ही ओजिन हैरान रह जाता है। वो वेगा की तरफ देखता है। लेकिन तू तो सिर्फ सैंक्टम में अपने असली रूप में रह सकती थी ना। वेगा की आंखों में हल्की सी चमक उभरती है। कुछ दिनों से प्रतिबंध धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जिस दिन तू बेहोश हुआ उसी दिन से। उसकी आवाज में कुछ अलग था। अब मैं थोड़े समय के लिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बाहर भी आ सकती हूँ। लर्च पर भी यही असर हो रहा है। ओजिन के अंदर कुछ खटाक से जुड़ता है। क्या ये सब अरशद खान से लड़ाई के बाद हुआ? क्या वो कारण मैं हूँ? उसका मन फ्लैशबैक में चला जाता है। जब अरशद खान मारा गया था, तभी ब्लैक हेवन की चौथी
की अनलॉकिंग हुई थी और उसी वक्त इनहेरिटेंस शुरू हुई थी। आशाद की यादें, उसकी जिंदगी के अंधेरे कोने, सब कुछ ओजिन के जहन में उतरने लगा था। एक सीन में आशाद किसी से फोन पर बात करता दिखता है। वालहाला गिल्ड में ओएनए है, उसे खत्म कर दो। दूसरी तरफ वाला आदमी इटली में किसी लीच क्वीन की बात करता है। वो बाइफ की तीसरी रैंक पर है। मुश्किल होगा लेकिन हल निकाल लेंगे। इतनी सारी यादें आपस में टकराने लगती हैं, लाइशन युग की और अरशद खान की। और इस टकराहट से ओजिन को तेज सिरदर्द होने लगता है, लेकिन साथ ही ब्लैक हेवन धीरे धीरे लॉस्ट रिकॉर्ड्स को रिस्टोर करता है। इसी दौरान उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है, स्टार डिवरिंग डी डेमन ऑफ द स्काइज, और इसका इनाम है किसी प्राचीन कॉन्स्टेलेशन की यादृच्छिक शक्ति। फ्लैशबैक से बाहर आते ही ओजिन सोचता है बहुत कुछ हुआ, लेकिन वेगा और लर्च की रिस्ट्रिक्शन टूटने की असली वजह अभी भी समझ नहीं आ रही। तभी वो वेगा से पूछता है, अगर रिस्ट्रिक्शंस कमजोर हो गई हैं तो क्या तू अब हमेशा अपनी ब्लेसिंग दे सकती है? वेगा मना करती, इतनी भी कमजोर नहीं हुई अभी, लेकिन अब मैं तुझे लड़ाई के वक्त सपोर्ट कर सकती हूँ। और फिर वो लाइटनिंग को अपने हाथों में मोड़ती है, हवा में नाचते हुए इलेक्ट्रिक करंट से ओजिन का चेहरा बनाती है। ओजिन स्तब्ध रह जाता है, इतनी जबरदस्त बिजली, ये तो मुझसे भी। वेगा हंसती है, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर गॉडेस आइडिया। तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। ओजिन ड्यून गुस्से में चिल्लाती हुई अंदर आती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल है। फाइनली जाग गया तू कमीने। ओजिन की आंखें डर से फैल जाती हैं और वेगा चुपचाप एक शरारती मुस्कान देती है। ह्यून, मैं शट अप, तूने हमें इतना परेशान किया। 4 दिन। लर्च भी पीछे से आ जाती है और बोलती है, इतना चिल्ला क्यों रही हो छिपकली औरत? और इसी के साथ एटमॉस्फेयर और भी गर्म हो जाता है, लेकिन घर के अंदर आखिरकार सब फिर से जिंदा लगने लगा। ह्यून गुस्से से लर्च को घूरती है, मेरा नाम है, जान लेना जरूरी नहीं समझा क्या? लर्च आराम से अपनी लापरवाही दिखाते हुए बोलता है, मैं इंसानी औरत के नाम याद नहीं रखता। बहस अभी और बढ़ती, लेकिन तभी सॉन्ग ने वुल्फ को धमकी दी, तो 1 हफ्ते तक कप नूडल्स भूल जा, बस इतना सुनना था। लर्च का घमंड धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो ह्यन की तरफ देखता है और एक लंबी सांस लेकर कहता है, तुझे झेलना भी मुश्किल है। उस ओवर एक्टिंग वाले इंसान की वजह से। ओजिन का चेहरा देखने लायक होता है, तू अभी इंसल्ट कर रहा था और अब सिंपैथी। वेगा बीच में आती है और कहती है, अब बस हमें वो सब बताओ जो उस दिन हुआ था। ओजिन सब कुछ बताता है, लेकिन ब्लैक हेवंस की बात वो छुपा लेता है। सारी बातें सुनने के बाद वेगा और ह्यून दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। तूने एक 7 स्टार को हराया? ओजिन थोड़ी हंसी के साथ कहता है, किस्मत से बारिश शुरू हो गई थी, नहीं तो हार पक्की थी। जिज्ञासा से पूछती है, क्या लायरा की स्टिग्मा इतनी जबरदस्त है? वेगा जवाब देती है, उसकी स्टिग्मा के आगे पावर डिफरेंस को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 3 लेवल ऊपर वाले को हराना कोई मामूली बात नहीं। इतने में लाई पूछता है, तेरी लाइटनिंग अब 9वें लेवल तक पहुंच गई क्या? ओजिन थोड़ा प्राउड होकर सिर हिलाता है। ली मुस्कुराते हुए कहता है, बस कंसिस्टेंसी रख, एक बार लेवल 10 पार कर गया तो लाइटनिंग फ्लेम्स मिलेंगी। और तभी ओजिन अपनी हथेली उठाकर वो स्किल दिखाता है जो अब लेवल 4 तक पहुंच चुका था। सब दंग रह जाते हैं और बेचारा लर्च एक कोने में बैठकर सिर पकड़ लेता है। मैंने इतनी मेहनत की थी इस स्किल के लिए और इस हरामी को तो जैसे मुफ्त में मिल गया। वो खुद से बड़बड़ाता है, मे बी ये साला ओजिन ही असली हेवनली डीमन है। वेगा थोड़े गंभीर अंदाज में सोचती है, अगर तू लाइटनिंग को लेवल 10 तक ले गया तो तुझे कोई अलग इनाम मिलेगा। ओजिन उसकी तरफ देखता है, क्या एंशिएंट कॉन्स्टेलेशंस के बारे में कुछ जानती है तू? वेगा का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है, ये सवाल तुझे किसने सिखाया? ओजिन थोड़ा झूठ करता है, मुझे याद है शायद हेवनली डीमन ने इसका जिक्र किया था। वेगा अब झूठ छानने की बजाय सच बताने का फैसला करती है। मैं टाइटन के द्वारा बनाई गई थी, फाउंडिंग जायंट जिसने सितारों की शक्ति से कई दुनिया बनाई। कॉन्स्टेलेशंस वो ताकतें थीं जो इन दुनियाओं की रक्षा करती थी, लेकिन फिर ब्लैक हेवंस आया, क्रिएशन से जन्मा अंधकार और सब कुछ नष्ट हो गया। एंशिएंट कॉन्स्टेलेशंस वो हैं जो उस घटना में मारे गए और जो अब हैं वो सब उस विनाश के बाद नए सितारों से जन्मे हैं। ओजिन चुपचाप सुनता है, उसकी सांसें गहराती जाती हैं। इसका मतलब ये दुनिया एक बार खत्म हो चुकी है और अब ये क्वेस्ट एक प्राचीन कॉन्स्टेलेशन को वापस लाने का जरिया है। वो कॉन्स्टेलेशन मुझे मिलना है, तो अगर मैं ब्लैक हेवंस का हिस्सा हूँ तो शायद ये सब दोबारा भी हो सकता है। लेकिन वो सिर झटकता है, नहीं, जो हो चुका है वो जरूरी नहीं दोहराया जाए। मैं इस बार कुछ अलग करूंगा, चाहे पूरी दुनिया से झूठ क्यों ना बोलना पड़े। उसकी आंखें अब ह्यून, वेगा और लर्च पर टिकती हैं। जो मेरे लिए जरूरी है उसे मैं बचाऊंगा। सीन बदलता है। ओजिन आखिरकार उस यूएसबी को निकालता है जो जंग स्योको ने दी थी। वो कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और डेटा खुलता है। डार्क स्टार सोसाइटी का असली मकसद सामने आता है। इस पागल दुनिया में जहाँ कुछ लोग कॉन्स्टेलेशन की स्टिग्मा से नवाजे जाते हैं और बाकी मरने को छोड़ दिए जाते हैं, इस अन्याय को मिटाने के लिए हम सबको बराबर बनाएंगे, जागे हुए या ना जागे हुए, फर्क खत्म। और इसके लिए हमें सबको मारना होगा ताकि एक नई जागृति सबको मिले। ओजिन स्क्रीन पर घूरता रह जाता है, ये कितनी पागलपन भरी सोच है। ओजिन अब भी उस यूएसबी की फाइलें देख रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में डिसबिलीफ है। ये लोग नॉन अवेकेंड लोगों को अवेकेंड बना सकते हैं। उसे याद आता है मॉकडोंग गेट पर जो बातें सुनी थी उनमें यही क्लेम किया गया था। अब वो साफ समझता है ये डार्क स्टार सोसाइटी दरअसल नॉन अवेकेंड लोगों की नफरत का फायदा उठा
उठा रही है, उन्हें बहकाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फिर भी वो खुद से सोचता है, इतना पागलपन कोई सच में कैसे मान सकता है? ये सब इन्फ्लुएंस फैलाने का एक बहाना है। उसे अंदाजा होता है शायद जांग स्योको को भी इस सोसाइटी का असली मकसद नहीं पता था। और एक बात क्रिस्टल क्लियर है, ये लोग जितनी जल्दी हो सके खत्म किए जाने चाहिए। वो बाकी ब्रांचेस और आउल फैक्शन से जुड़ा डाटा भी पढ़ता है और वहीं उसे एक नाम मिलता है, चयोन वांग, ओवल किंग चयान डोयुन का बेटा। डाटा में लिखा होता है द एजेंट ऑफ द किड, जो डार्क स्टार सोसाइटी का प्रबंधन देखता है। ओजिन एक पल को रुकता है। क्या यही वो आदमी है जिससे अरशाद खान उस दिन फोन पर बात कर रहा था? अगले दिन ओजिन एसोसिएशन पहुंचता है और जुनहान को सारी बातें बताता है। जून सुनकर दंग रह जाता है। वंग डार्क स्टार सोसाइटी का हिस्सा है? ओजिन पूछता है। ये वंग है कौन असल में? जून गंभीर होकर कहता है, एसोसिएशन अभी 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। एक फैक्शन हमारे प्रेसिडेंट को सपोर्ट करता है जिसमें मैं हूं, और दूसरा फैक्शन एग्जीक्यूटिव टीम को सपोर्ट करता है जिसका लीडर है चयोन वांग। अब ओजिन को सारी बात समझ आती है, इसलिए मुझे ऑकवर्ड पोजीशन दी गई थी। एक ऑफिशियल मेंबर नहीं बनाया गया ताकि दूसरी साइड मुझे कंट्रोल ना कर सके। जून आगे कहता है, तुझे इसलिए रिक्रूट किया गया ताकि पोलरिस का डिसाइपल हमारे कैंप में जुड़ जाए और एसोसिएशन की पब्लिक इमेज भी सुधरे। अब ओजिन को ये इंटरनल पॉलिटिक्स की जड़ समझ में आ जाती है। एसोसिएशन के अंदर ही लड़ाई चल रही है और मुझे बीच में लाया गया है केयरफुली, बिना साइड इफेक्ट के। वो जून से पूछता है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जून थोड़ा मुस्कुराता है, हम संभाल लेंगे, तू अपनी रिकवरी और ट्रेनिंग पर ध्यान दे। लेकिन ओजिन चुपचाप बैग से अपना टूटा हुआ स्पीयर निकालता है। मुझे एक नया हथियार चाहिए। अन हैरानी से स्पीयर को देखता है और कहता है, तुझे आर्टिजन से मिलवाऊं? ओजिन चौंक जाता है। कस्टमाइज्ड वेपन? वो तुरंत हामी भर देता है। अब वो पहुंचते हैं होली रेलिक रिसर्च सेंटर में। अन रास्ते में समझाता है, ये जगह स्पेशली उन वेपन्स पर रिसर्च करती है जो मिर क्रिस्टल से बने होते हैं। सेंटर में घुसते ही एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आता है, किम स्यू। अन उसके सिर पर हल्की थपकी देता है। ये हमारा जीनियस आर्टिजन है जो लाइटनिंग से तेज काम करता है। स्यू की आंखें चमक उठती हैं। ओजिन, वो वायर शूटर कैसा चल रहा था जो मैंने बनाया था? ओजिन हंसते हुए कहता है, ब्रेक हो गया। स्यू जरा भी परेशान नहीं होता। अरे अच्छा ही हुआ, पिछली बार तो मैंने जल्दी में बना दिया था, इस बार मैं एक ढांसू वर्जन बनाऊंगा। ओजिन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं, ईमानदार, समझदार, प्योर हार्ट वाले। लेकिन तभी स्यू कहता है, वैसे इस बार पैसे ज्यादा लगेंगे। ओजिन का चेहरा एकदम बदल जाता है। अभी तो मुझे भगवान लग रहा था और अब लालची राक्षस। स्यू मुस्कुराता है, जो तू नहीं दे पाएगा वो मैं दे दूंगा, क्योंकि तेरे लिए बनाना मजेदार लगता है। ओजिन इमोशनल होकर कहता है, तू तो सच में गॉड है। गॉड स्यू। फिर उसे याद आता है, वो स्पीयर भी तो टूटा था। स्यू बोलता है, उसका पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसे बनाना मजेदार नहीं था। फिर वो ओजिन को टेस्टिंग एरिया में ले जाता है। चल कुछ टेस्ट करना है। ये लो मेटल बार, इसे स्पीयर की तरह घुमा। ओजिन उस मेटल बार को स्पीयर की तरह घुमा रहा होता है। पिक्सस स्पीयर आर्ट के ग्रेसफुल लेकिन लीथल मूव्स पूरे टेस्टिंग एरिया में गूंजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किम स्यू उसे रोकता है, बिना कुछ कहे सीधा अपनी स्क्रीन के सामने जाकर बैठता है और एनालिसिस चालू कर देता है। कुछ ही मिनटों में वो काल्मली कहता है, तुझे एक ऐसा स्पीयर चाहिए जो तेरे पुराने वाले से छोटा हो लेकिन जिसकी ब्लेड लंबी हो। ओजिन चौंक कर देखता है, तूने सिर्फ देख के ये सब कैसे पकड़ लिया? स्यू का टोन बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट होता है। तू डिस्टेंस का फायदा नहीं उठाता, तेरी फाइटिंग स्टाइल ज्यादा क्लोज रेंज है, इसीलिए तुझे ग्वांदाओ टाइप स्पीयर सूट करेगा। शॉर्टर हैंडल, लॉन्गर ब्लेड। टैबलेट स्क्रीन पर उस वेपन का डिजाइन नजर आता है। ओजिन उसे देखता रह जाता है, ये तो मेरी सोच से भी कहीं आगे है। स्यू फिर कहता है, अब मैं ये स्पीयर और नया वायर शूटर बनाना शुरू करता, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हफ्तों तक। ओजिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है लेकिन स्यू प्लेफुल टोन में कहता है, तब तक तू मेरी एक हेल्प कर, मिस्टर गुरिल्ला का ख्याल रखना। ओजिन समझ जाता है, मिस्टर गुरिल्ला यानी जुनहन। स्यू कहता है, एग्जीक्यूटिव टीम वाले उसे बहुत तंग कर रहे हैं आजकल। जाते जाते स्यू हाथ हिलाता है, छोटा अजीब है पर दिल से सोना। हान भी मुस्कुरा कर कहता है, थोड़ा अजीब है लेकिन सच में अच्छा बच्चा है। थोड़ी देर बाद हान पूछता है, जब तेरे वेपन्स बन जाएंगे तब क्या करने का सोच रहा है? ओजिन मुस्कुराकर कहता है, मेरे क्रिस्टल्स, मैं ढेर सारी क्रिस्टल्स इकट्ठा करने वाला हूं। वो जानता है कि उसे ब्लैक हेवंस क्वेस्ट पर फोकस करना है। जून उसे बताता है कि इन दिनों एक गेट बहुत पॉपुलर है। उस गेट के मॉन्स्टर्स में एक नहीं 2 मिर क्रिस्टल्स होते हैं। ओजिन की आंखों में डॉलर साइंस चमकने लगते हैं। डबल क्रिस्टल, जैकपॉट। हन कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन ओजिन एक्साइटमेंट में कहता है, मुझे वहीं जाना है अभी के अभी। एक हफ्ते बाद बुसूसन गेट में। गेट का माहौल जैसे किसी फेस्टिवल की तरह है, लोग दीवाने हो चुके हैं। ओजिन कहता है, सिर्फ एक रूमर ने लोगों को पागल बना दिया है। उसके साथ है वेगा ह्यून लर्च और एक कॉन्स्टेलेशन, एक होली स्पिरिट, ड्राको का मेटा ह्यूमन और पोलारिस का डिसाइपल, ऑल इन वन टीम। ओजिन गर्व से भर जाता है। ली शिन्युक के रिग्रेशन से पहले ऐसी पार्टी शायद ही कहीं होगी। अब ओजिन के पास है किम स्यू का बनाया नया वायर शूटर और स्पीयर। उसे याद आता है, स्पीयर तब तक ग्वांदाओ में नहीं बदलेगा जब तक मैं उसमें माना नहीं डालूंगा पोर्टेबिलिटी के लिए। वो बस इंतजार कर रहा है गेट के अंदर फाइट शुरू करने का। वेगा कहती है, सुना है यहाँ 5 सितारे से ऊपर के मॉन्स्टर्स भी निकलते हैं। ओजिन सोचता है शायद गेट की डिफिकल्टी के कारण, लेकिन शुक्र है इनर एरिया में भीड़ कम है। वो सब अंदर बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका है। चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और प्राइड। हन उसे पहचानता है। जेरी किम, सेजिटेरियस एट्रीब्यूट वाला 6 सितारा मेटा ह्यूमन और एक फेमस स्ट्रीमर भी है।
ओजिन जैसे ही ये सुनता है फौरन पूछता है, स्ट्रीमर्स पैसे ज्यादा कमाते हैं? अन हंसता है, कमाते तो हैं लेकिन उन्हें फेम चाहिए ज्यादा। जेरी की नजर उनकी टीम पर पड़ती है और लाइटनिंग वुल्फ को देखकर वो दौड़ कर आता है। ओजिन, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर एकदम कैजुअली पूछता है, तू मेरी लाइव स्ट्रीम का गेस्ट बन, व्यूजर्स बड़े क्यूरियस हैं मिस्टर। ओजिन को लेकर ओजिन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। जेरी उसे खींचता है, चल एक बेट करते हैं, देखता हूँ कौन ज्यादा मॉन्स्टर्स मारता है। उसके व्यूअर्स लाइव चैट में पागल हो जाते हैं। जेरी एक 4 स्टार को चैलेंज कर रहा है। ओजिन को ये सुनकर इंसल्ट जैसा लगता है। जेरी फिर बोलता है, चल तुझे हैंडीकैप दे देता हूँ, इजी बना दूं तेरे लिए। लेकिन तभी ओजिन उसकी आइज पढ़ लेता है, तू मुझे सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बुला रहा है तो फिर गेम ऑन। ओजिन हल्की सी स्मर्क के साथ कहता है, बैठ चल, उसमें थोड़ी स्टेक्स और बढ़ा दे वरना मजा नहीं आएगा। पीछे हुन टेंशन में हंसी रोक नहीं पाता, ये लड़का कहीं भी पीछे नहीं हटता। जेरी की बातें सुनकर पीछे खड़ा ह्यन तो हंसी से लोटपोट हो रहा था और सामने जेरी खुद को स्ट्रीम का मास्टर समझते हुए कॉन्फिडेंटली बोल पड़ता है, मैं भी थोड़ा बहुत स्ट्रीमिंग जानता हूँ। जैसे ही कोई पूछता है कि कितने मिर क्रिस्टल्स पे बेट होनी चाहिए, ओजिन बिना पलक झपकाए ठोक देता है, सारे। इतनी बड़ी बात सुनकर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स तो सन्न रह जाते हैं। एक 4 स्टार मेटा ह्यूमन इतनी कॉन्फिडेंस में। जेरी का चेहरा देखने लायक था, उसकी जान जैसे हलक में अटक गई। जेरी ने जिन मिर क्रिस्टल्स को महीनों में इकट्ठा किया था अब उन्हें दांव पर लगाना था, लेकिन फिर भी स्ट्रीमिंग की अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वो हाँ कर देता है। और फिर शुरू होती है व्यूअर्स पॉइंट बेटिंग। व्यूअर्स अपना पॉइंट खरीद कर अपनी पसंद के फाइटर पर बेट करते हैं। ओजिन ये सब देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब ह्यून समझाता है, ये स्पोर्ट्स बेटिंग की तरह है, मतलब गैम्बलिंग। ओजिन की आंखों में चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैं खुद पर बेट कर पाता तो कितना पैसा बन जाता। बेटिंग शुरू होती है। जेरी को 92% लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक ये गिरकर 73% पर आ जाता है। सब चौंक जाते हैं, कोई पागल है जिसने ओजिन पर 460 मिलियन एक पॉइंट लगा दिए। ओजिन खुद भी हक्का बक्का रह जाता है, कौन कर सकता है इतना बड़ा बेट मुझ पे। बेटिंग बंद होती है और जेरी नियम समझाता है, 30 मिनट में जो ज्यादा मॉन्स्टर्स मारेगा वो जीतेगा, फाइनल हिट ही काउंट होगी। जेरी पूछता है, तेरा वेपन कहाँ है? ओजिन अपने नए स्पीयर को निकालता है, स्लीक, डेडली, बिल्कुल साइलेंट प्रेडेटर जैसा। जेरी एलियन सी नजरों से उसे घूरता है, इतना छोटा वेपन, हारेगा ये। उसे लगता है कि रेंज वेपन वाले रूल्स उसके फेवर में है और स्ट्रीम के सामने शाइन करने का यही मौका है। टाइमर चालू होता है। डंजन के अंदर से उभरते हैं पानी के डरावने फिश मॉन्स्टर्स। जेरी फ्लैशी टेक्निक में एरोस चलाता है और एक के बाद एक मॉन्स्टर्स गिराता है, लेकिन तभी ओजिन एक साइलेंट ब्लर की तरह सामने आता है। एक ही ब्रेथ में 3 मॉन्स्टर्स की गर्दनें उड़ जाती हैं। व्यूअर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या था? जेरी के होश उड़ जाते हैं। ये सपना है क्या? ओजिन अपनी लाइटनिंग स्पीयर से एक एक करके मॉन्स्टर्स को चीरता जा रहा था। जेरी भी पीछे नहीं हटता। वो आरो ब्लास्ट से कई मॉन्स्टर्स को मारता है, लेकिन तभी 4 मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं। अटो और उसी पल ओजिन हवा से आता है और सबको इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। जेरी को देखकर ओजिन मुस्कुराता है, नाइस स्क्रीम क्यूटी। जेरी का एम्बैरेसमेंट 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। टाइम टिक टिक करता है, दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं। 30 मिनट पूरे होते हैं। रिजल्ट, लाइटनिंग वोल्ट 24 किल्स, जेरी के सिर्फ 7। जेरी डिसबिलीफ में बैठ जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? एक 4 स्टार ने मुझे हराया। ओजिन पास आता है, ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने कब कहा कि मैं 4 स्टार हूँ, मैं अब 5 स्टार हूँ। जेरी की दुनिया जैसे थम जाती। इवन अगर ये 5 स्टार है तब भी इसने इतना बड़ा गैप कैसे भर दिया? क्या मैं पोलारिस की डिसाइपलशिप के सामने कुछ भी नहीं? विनर घोषित होता है ओजिन। जेरी के हाथ से उसका क्रिस्टल पाउच छिन जाता है और ओजिन उसे अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुराता है। उसकी आंखें सिर्फ एक प्राइज देख रही थी, मायर क्रिस्टल। तभी जेरी यूजर पॉइंट्स के विनर को डिक्लेयर करने की बात करता है, जिसने सबसे बड़ी बेट लगाई थी। उन घबरा उठता है, यूजर नेम्स अनाउंस करोगे? जेरी कहता है, स्ट्रीमिंग का रूल है। ह्यून तो पैनिक में आ जाती है, कैंसिल कर दो मेरी बेट। जेरी कंफ्यूज्ड है, क्यों? और तभी ओजिन चुपके से ह्यून का हाथ पकड़ता है, हल्की सी मिस्चिवस मुस्कान के साथ कहता है, कैंसिल नहीं हो सकता, अब मजा तो यही है। ओजिन का चेहरा थोड़ी देर पहले तक शांत था, लेकिन जैसे ही उसने ह्यून की ओर देखा उसके चेहरे पर एक तेजी से मुस्कान उभर आई। 460 करोड़ तू नहीं लगाया था ना? ह्यून का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ओजिन थोड़ा झुककर कहता है, अब ये तो बता यूजर नेम क्या रखा था जो इतना छुपा रही है? जेरी अपनी स्क्रीन देखता है और बोल पड़ता है, पहला स्थान यूजर नेम है क्यूटी ओजन स्लप स्लप। ओजिन खुद अपनी हंसी रोक नहीं पाता, खांसते खांसते गला सूख गया उसका। वहीं ह्यून अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लेती है, पूरा चेहरा शर्म से जल रहा होता है। लर्च पास खड़ी लिजर्ड वुमन को घूरते हुए पूछता है, क्या सच में कुछ गड़बड़ है तेरे दिमाग में? व्यूअर्स हंसी से लोटपोट हो जाते हैं और ह्यून बस जमीन में गड़ जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद लर्च ओजिन के पास आता है और पूछता है, क्या अब तू जा रहा है? फाइट तो बस तू नहीं की। ओजिन मुस्कुराता है, वुल्फ तू चलना चाहता है आगे? पर उससे पहले ही डंजन के भीतर से एक अजीब सी हलचल उठती है। अचानक हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जेरी पीछे हटता है, इतने सारे? नो, ये तो स्क्रिप्टेड नहीं था। लर्च तो खुश हो जाता है, फाइनली कुछ असली एक्साइटमेंट। ओजिन अपनी स्पीयर थामता है, मगर
तभी वो सभी मॉन्स्टर्स उसे बिना छुए दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। ओजिन चौंकता है, मुझ पे हमला क्यों नहीं किया? तभी हान की आंखों में समझ की चमक आती है, ये भाग रहे हैं किसी चीज से। और फिर सामने प्रकट होता है एक विशालकाय हाइड्रा, बॉस क्लास मॉन्स्टर, एक ट्रू 7 स्टार बीस्ट। जेरी की सांसें थम जाती हैं। ये हाइड्रा यहाँ क्या कर रही है? मरमैन गेट में, ओजिन काल्मली कहता है। हाइड्रा और मरमैन का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसका मतलब है ज्यादा रेयर लूट। बॉस मॉन्स्टर होने का मतलब टॉप टियर मेयर क्रिस्टल्स। ओजिन की आंखों में चमक आती है, अगर अब पीछे हटा तो ये चांस फिर नहीं मिलेगा। वो अपनी स्पीयर उठाता है, रेडी फॉर वॉर। वेगा थक चुकी थी, लर्च चिंतित था। काया तू ये कर पाएगा? ओजिन ने हल्की सी कॉन्फिडेंट हंसी के साथ सिर हिलाया और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अरशाद खान की एनर्जी के सामने ये कुछ नहीं। और ओजिन सीधे हाइड्रा की तरफ लीप करता है इलेक्ट्रिफाइड स्पीयर के साथ। वेगा, हियन और लर्च भी उसके साथ आ जाते हैं। एक कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू होता है। सब मिलकर हाइड्रा के कई सिर काट डालते हैं, लेकिन तभी हाइड्रा रीजेनरेट करने लगता है इतनी तेजी से कि जेरी चीख पड़ता है, ये तो कभी सुना ही नहीं, इतनी तेज रीजेनरेशन। ओजिन स्पीयर थामता है और ठंडी आवाज में कहता है, तू जीत जाएगा ये सोच के क्योंकि ये रीजेनरेट करता है? ह्यून घबरा कर पूछती है, तुम्हारे पास कोई प्लान है? ओजिन 5 सेकंड में रीजेनरेट करता है, उसी में सब काट डालूंगा। वेगा दर्द से कराती है, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगी, लेकिन ओजिन रोक देता है, तेरी रिस्ट्रिक्शंस तुझे हर्ट करती है, मैं तुझे यूं तड़पते नहीं देख सकता। उसकी आवाज सिंसियर थी। पहले वो उसे बस इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब ओजिन सच में उसे चाहता है। ओजिन अपनी एक्सीड एक्टिवेट करता है। 5 सेकंड, 3 सिर धड़ाम से गिरते हैं। जैसे ही रीजनरेट होने लगते हैं, इलेक्ट्रिफाइड ब्लास्ट से 2 सिर और खत्म। अब बचे थे बस 2 सेकंड। ओजिन अपने आप को और तेज पुश करता है, इतना तेज कि उसका एक्सीड स्किल लेवल अप कर जाता है और वो डिवाइन लाइटनिंग फिजिक की फर्स्ट क्लू अनलॉक कर लेता है। अब वो लाइटनिंग की तरह हवा में चमकता है, उसके पैर बदलते हैं प्योर लाइटनिंग में। लर्च शॉक में बुदबुदाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। वेगा देखती है, ये स्किल सिर्फ 9 स्टार पे पॉसिबल होता है। ओजिन अब बिजली की किरण बनकर हाइड्रा की गर्दनों को फिर से चीरता है और तभी ओजिन इशारा करता है ह्यून को। ह्यून अपनी स्टिग्मा को एक्टिवेट करती है, फायर क्रिएट करती है, जलन होती है, लेकिन वो मुस्कुराती है। जो दर्द ओजिन ने झेला उसके सामने ये कुछ नहीं। वो ड्रैगन फायर समन करती है और उसे हाइड्रा के दिल पर दाग देती है। हाइड्रा जिंदा जल जाता है। ओजिन उसकी पीठ थपथपाता है, वेल डन। ह्यून ब्लश करती है, थोड़ा पीछे हटती है और तभी उसकी स्टिग्मा चमक उठती है। ह्यून ने जैसे ही खुशी से ओजिन को जकड़ लिया और कहा, मैं अब 8 स्टार बन चुकी हूँ। उस पल ओजिन के चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन उसके दिल में एक हल्की चिंता भी उठी। अब ह्यून सिर्फ एक कदम दूर थी उस स्तर से जिसे ह्यूमन लिमिट्स को पार करना कहा जाता है, 9 स्टार। ह्यून तो खुशी में लर्च को भी पकड़कर हवा में उछाल देती है, लेकिन ओजिन चुपचाप खड़ा रहता है। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। पीछे से जेरी धीरे धीरे ओजिन के पास आता है। वो वही स्ट्रीमर जो कुछ देर पहले ओजिन को लाइटली मॉक कर रहा था, अब उसी के सामने सिर झुकाए खड़ा है। थैंक्स लाइटनिंग वुल्फ, तुमने हमारी जान बचा ली। जेरी की आवाज में गजनेट रिमोर्स था। ओजिन ने हल्की सी मुस्कान दी। स्ट्रीम मजेदार था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जेरी तू ना होता तो इतने सारे मेरे क्रिस्टल्स कहां से आते? तुझे तो मैं किस कर लूं, बस यही सोच रहा था वो हंसी के साथ, दिल से शुक्रगुजार। इसके बाद ओजिन सीधे हाइड्रा की ओर बढ़ा। वो शरीर जो अब राख बन चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ था, कुछ कीमती। हाइड्रा से निकले कई मिरर क्रिस्टल्स को ओजिन ने अब्सॉर्ब करना शुरू किया। सिस्टम ने अपडेट दिया, ब्लैक हेवन क्वेस्ट की प्रोग्रेस अब 42% तक पहुंच चुकी है। ओजिन थोड़ा सा हैरान हुआ, इतनी सारी क्रिस्टल्स, फिर भी बस 42%। सिस्टम ने आगे बताया, अब सिर्फ हाई क्वालिटी मिरर क्रिस्टल्स ही काउंट होंगे। मतलब अब कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर क्रिस्टल्स काम नहीं आने वाले। हाइड्रा के 2 जायंट लेवल मिरर क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब करते ही प्रोग्रेस बढ़ी, लेकिन सिर्फ 72% तक। डैम, अब तो मुझे हाइड्रा से भी पावरफुल मॉन्स्टर चाहिए, कम से कम 8 स्टार एलीट लेवल। लेकिन दिक्कत ये थी, कोरिया अब काफी साफ हो चुकी है मॉन्स्टर्स। तभी ओजिन को याद आया, वालहाला गिल्ड अभी तक उसका पेमेंट पेंडिंग, क्यों ना मैं उनसे 7 स्टार या उच्च गुणवत्ता क्रिस्टल की मांग कर लूं। तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा और ली शिन्युक की एक और भूली हुई याद लौट आई। सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे देश में। आसमान में आग की लपटें, शहर धुएं से भर गया है, लोग चीखते हुए भाग रहे हैं। एक ऊंची इमारत के छत पर ली शिन्युक खड़ा है, आंखों में आंसू, और कहता है अब इस शहर पर डिसीटफुल स्टार कल्ट का कब्जा है। ये सब उस दिन शुरू हुआ था, 30 जून, ठीक 2 साल पहले। वो अपने भाई वू को याद करता है और बड़बड़ाता है, काश इजाबेला से मैं उस दिन मिल पाया होता तो शायद सब बदल जाता। स्मृति खत्म होती है। ओजिन के हाथ में उसका स्पीयर है और आंखों में हल्का सा शॉक। वो जगह रोम लग रही थी और वो क्रीचर्स जैसे वैम्पायर्स हों। डिसीटफुल स्टार कल्ट, इजाबेला, कौन है ये लोग? ओजिन कैलेंडर पर नजर डालता है, 24 जून, मतलब अभी 6 दिन बाकी हैं। वो खुद से पूछता है, क्या मुझे इजाबेला से मिलना होगा ताकि वो डिजास्टर ना हो? पर अगले ही पल वो खुद को टोकता है, इटली की फिक्र करूं या अपने अपनों की हिफाजत करूं? लेकिन उसके अंदर का रिग्रेसर जवाब देता है, इग्नोर नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है वालहाला गिल्ड हेडक्वार्टर्स में। ओजिन यूएसबी सौंपता है ली वुयक को, जिसमें
डार्क स्टार सोसाइटी की सारी जानकारी है। सेक्रेटरी स्योंगयोंग उन्हें धन्यवाद देती हैं और पूछती हैं कि ओजिन क्या चाहता है। मुझे चाहिए एक हाई क्वालिटी 7 सितारा या उससे ऊपर वाला मिर क्रिस्टल। इसके बाद ओजिन पूछता है, क्या आपने कभी सुना है डिसीटफुल स्टार कल्ट का नाम? ली वुयक सोच में पड़ जाता है, नहीं पहली बार सुन रहा हूँ। ओजिन फिर पूछता है, इजाबेला? स्योंगयोंग चौंक जाती है। रोम की प्रीस्टेस इजाबेला कोल? वो एरीज है जिसने 1 साल में ही 6 स्टार बनकर सबको चौंका दिया। वो बताती है, इजाबेला का परिवार बहुत अमीर है और उनका ग्रांड ग्रुप कई ऑर्फन सेंटर्स चलाता है उन लोगों के लिए जिनके परिवार गेट इंसिडेंट्स में मारे गए। सेयोंगयोंग ये भी जोड़ती हैं कि इजाबेला पर कुछ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। सेयोंग ने फाइल बंद करते हुए कहा, हमें शक है कि इस सब के पीछे डार्क आर्ट सोसाइटी का हाथ है। इजाबेला की मैंशन के आसपास कुछ हफ्तों में कई बार उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग देखे गए और वो साइटिंग्स हर बार असैसिनेशन अटेम्प्ट के दौरान हुई। ओजिन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत विश्वास था। उसे यकीन था कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, शायद ये वही लोग नहीं जो कोरिया में थे, आउल ब्रांच से अलग हैं। सेयोंग की आवाज में हल्का डर था। पर एक बात और, मैंने सुना है कि इजाबेला के पास जो स्टिग्मा है उसका कोई ना कोई संबंध मॉन्स्टर से है। ओजिन की आंखें एकदम नैरो हो गई। अगर कोई इंसान, खासकर कोई मशहूर इंसान, ऐसी ताकत रखता है जो मॉन्स्टर्स पर असरदार है, तो डार्क स्टार जैसे लोग उसे क्यों छोड़ेंगे? लेकिन एक सच्चाई ओजिन के दिल में चुभती थी। ली शिन्युक की याद में इजाबेला मारी गई थी 30 जून को, और अगर इस बार उसे नहीं बचाया गया तो वही डिजास्टर फिर से इटली को निकल जाएगा और शायद इस बार उसका असर उससे भी टकरा जाए। पर ये सब करने के पीछे ओजिन के दिल में एक और सोच थी, अगर मैं उसे बचा लेता हूँ, कोई इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान अगर मुझ पर कर्जदार हो जाए तो उसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। नया प्लान बन चुका था, इटली जाना होगा। घर लौटते ही ओजिन ने ह्योन को अपने मिशन के बारे में बताया। वल्हला गिल्ड से एक इन्फिल्ट्रेशन क्वेस्ट आया है, 1 हफ्ते के लिए इटली जाना पड़ेगा अकेले। ह्योन थोड़ा चौंकी, तुम कब जा रहे हो? ओजिन मुस्कुराया, अभी ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिप है, मैं सैंक्टम से निकलूंगा। बस दिक्कत ये है, मुझे नहीं पता कौन सा एंट्रेंस इटली जाता है। तभी छोटी सी चमकती आकृति हवा में उभरी, वेगा, मैं पूछ लेती हूँ। दूसरी तरफ सॉन्ग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। 1 हफ्ता, वो धीमे से बोली। ओजिन ने टीजिंग अंदाज में कहा, क्या मेरी याद आएगी? उनका चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। कॉल कर देना जब वक्त मिले। 1 घंटे बाद इटली। सैंक्टम का दरवाजा खुला और ओजिन ने दूसरी दुनिया में कदम रखा। इन्फॉर्मेंट मिलना था, लेकिन शहर एक भूल भुलैया जैसा निकला। छोटे छोटे पत्थर की गलियां, तेज धूप और हर गली एक जैसी। ओजिन ने बड़बड़ाया, ये जगह तो गूगल मैप्स को भी कंफ्यूज कर दे। तभी एक अजीब सी ब्लॉन्ड लड़की अचानक उसके पीछे से आई और उसे सूंघने लगी। तुम्हारी खुशबू अच्छी है। ओजिन बुरी तरह चौंक गया। लड़की ने शर्माते हुए चेहरा छिपा लिया ब्लैक हैट से। सॉरी, मैं चैरिटी वर्क के लिए आई हूँ, पर तुम्हारी खुशबू डिस्ट्रैक्ट कर गई। लेकिन तभी उसने ओजिन की तरफ देखा और चौंकी। लाइटनिंग वुल्फ। ओजिन की आंखें फैल गईं। तुम जानती हो मुझे? ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हारा हाइड्रा वाला लाइव स्ट्रीम देखा था। अनबिलीवेबल, तुम 5 स्टार हो? ओजिन ने सोचा, लगता है पोलारिस डिसाइपल होने का ग्लोबल इम्पैक्ट अच्छा है। बाय द वे, लड़की बोली, यहाँ डायरेक्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, चाहो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। ओजिन ने कहा, श्योर, थैंक्स। लेकिन तभी उसका चेहरा अचानक गंभीर हुआ। वो लड़की को नजदीक से देखने लगा, गौर से। लड़की थोड़ा घबराई। डू यू नो मी? ओजिन सोच में पड़ गया। ये तो बिल्कुल वैसी दिखती है जैसी वो तस्वीर में थी, इजाबेला। तभी लड़की ने अपनी टोपी उतारी और हल्के से मुस्कुराई। मुझे लगा था कि तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं, मैं यहाँ की लोकल नहीं, पर मेरा नाम है इजाबेला। ओजिन का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। सेम गर्ल, सेम आईज, वही ऑरा, ये वाकई इजाबेला कोलंड है। इजाबेला ने पूछा, तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? ओजिन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे किसी से मिलना था पर रास्ता भटक गया, चलो मैं गाइड कर देती हूँ। इजाबेला बोली। पर ओजिन थोड़ा हंस पड़ा, तुम्हें तो पता भी नहीं मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। हवा में ऑकवर्ड साइलेंस खुल गया। कुछ देर बाद इजाबेला रुकती है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? ओजिन ने कैजुअली जवाब दिया, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, शायद कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। असल में इस मीटिंग का कोई प्लान नहीं था। ओजिन इस पल का फायदा उठाना चाहता था ताकि इजाबेला से नजदीकियां बढ़ा सके। इजाबेला की मासूम सी मुस्कान और ओजिन का अंदर ही अंदर चलता हुआ कैलकुलेशन, अगर मुझे फ्यूचर में उसे इस्तेमाल करना है तो आज कनेक्शन बनाना होगा। और फिर एक हल्की सी मासूमियत के साथ ओजिन ने अपना अल्टीमेट ट्रिक चला दिया। क्या तुम लंच पे चलना चाहोगी? ऐसे ही जाने देना सही नहीं लग रहा। इजाबेला ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर हाँ कह दी। लंच के लिए दोनों एक छोटे कैफे में जा बैठे, खिड़की के पास वाली टेबल जहां बाहर रोमानी किड्स खेल रहे थे। इजाबेला ने हल्के से प्लेट में खाना रखते हुए कहा, ये जगह डेट के लिए अच्छी नहीं है ना? उसका चेहरा हल्का उदास हो गया। तुम जानते हो, इटली में रोमानी लोग बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं और जब भी मैं इन्हें हेल्प करती हूँ तो मेरे मन में अजीब सा गिल्ट आता है। ओजिन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। इजाबेला की आवाज में एक भारीपन था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कितना राहत भरा है कि मैं रोमानी नहीं पैदा हुई। मेरे पास स्टिग्मा है, टैलेंट है, लेकिन इसका मतलब क्या? उसने गहरी सांस ली। शायद मैं भी उन्हीं लोगों जैसी हूँ जो इनका मजाक उड़ाते, या शायद उनसे भी बदतर, क्योंकि मैं इन्हें हेल्प करते हुए भी सुपीरियर फील करती हूँ। सॉरी, हमें अभी मिला है और मैं ये सब कह रही हूँ। ओजिन ने अपनी आंखों में साफ साफ सीरियसनेस लेकर कहा, एक अच्छा काम अच्छा ही होता। अगर कोई सिर्फ रिजल्ट को जज करे तो वो मूर्ख है, पर अगर कोई सिर्फ प्रोसेस को देखे और रिजल्ट इग्नोर करे तो वो उससे भी बड़ा मूर्ख है। इजाबेला थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई। तुम सच में अलग हो। उसके दिल से कुछ बोझ हल्का हो गया था। थोड़ी देर बाद इजाबेला को कोई काम याद आ गया। मुझे अब जाना होगा, लेकिन उम्मीद है
हम फिर मिलेंगे। जाते जाते उसने इटालियन में कुछ बड़बड़ाया, इतना धीमा कि ट्रांसलेटर भी कुछ पकड़ न सका। ओजिन चुपचाप उसकी जाती हुई परछाई को देखता रहा। उसने क्या कहा? अब वो अपने असली मिशन की ओर बढ़ा, वल्हाला गिल्ड के इन्फॉर्मेंट से मिल। कुछ देर भटकने के बाद एक तंग सी गली के अंदर उसे वो इंसान मिला, पॉलो लेंजोमी। पॉलो ने उसे एक फाइल पकड़ाई, डार्क स्टार सोसाइटी की पूरी जानकारी। जैसे जैसे ओजिन ने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें गहरी होती गई। डार्क स्टार सोसाइटी अब इटली में अपनी पकड़ बना रही थी, और वो भी मार्को फैमिली की टेरिटरी में। मार्को कौन? ओजिन ने पूछा। पॉलो ने थोड़ा झुकते हुए जवाब दिया, मार्को फैमिली इटली की सबसे बड़ी माफिया है। अंडरवर्ल्ड पर इनका ही राज है। ब्रूटल रूथलेस सिविलियंस तक को मारने से नहीं कतराते। मार्को उनका सिरा है, और वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो 9 स्टार अवेकंड है। ओजिन की आंखें सिकुड़ गई। मार्को, मुझे याद है ये नाम। पास्ट लाइफ में ये टॉप 5 मोस्ट इविल अवेकंड में से एक था। पॉलो ने आगे बताया, इटली के लोग डार्क स्टार सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, अनलाइक कोरिया। ओजिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। सपोर्ट? जबकि वो सेंट्स को असैसिनेट कर रहे हैं। यही हमारा अंदाजा है, पॉलो बोला। उनका अपीयरेंस और सेंट्स पर हमला हर बार एक ही वक्त पर होता है। ओजिन ने सब जोड़कर देखा, तो ये लोग बाहर से अच्छे बनते हैं, अंदर से अपने रास्ते के हर ऑब्स्टिकल को मिटा देते हैं। शिट, उसने मन ही मन सोचा, शायद अब वेगा की पावर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा किया उसे मैनिफेस्ट करने से रोका, कम से कम ब्लेस मिल गई तो भागने का मौका तो रहेगा। पॉलो की ओर देखते हुए ओजिन ने कहा, थैंक्स, अब मुझे निकलना होगा, बहुत कुछ करना है। 6 दिन बाद इटली की अंधेरी गलियों में हलचल है। एक लड़की दौड़ रही है, सांसें टूटी टूटी सी, चेहरे पर खौफ। इजाबेला। पीछे से कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, शैडोज में लिपटे। इजाबेला किसी तरह एक संकरी गली में घुसकर छिप गई, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था, माना मूव नहीं कर पा रही थी। सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस बंद, कोई सिग्नल नहीं। मैंने अपना गार्ड पूरी तरह से गिरा दिया। मुझे पता था असैसिन्स मेरे पीछे हैं, लेकिन आउल्स भी इन्वॉल्व होंगे ये नहीं सोचा था। उसका मन बुरी तरह कांप रहा था। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, किसी भी हालत में। पीछे से अचानक किसी का हाथ इजाबेला को जकड़ लेता है। उसकी चीख भी बाहर नहीं निकल पाती। एक नकाब पोश शख्स उसकी कमर कसकर पकड़ लेता है, और मन ही मन सोचता है, हद से ज्यादा आसान था ये, क्योंकि उनके पास था पर्पल फॉरबिडन एनक्लोजर, एक ऐसा शापित सीन जो इजाबेला की सारी शक्तियों को जकड़ चुका था। बचने की नाकाम कोशिश में इजाबेला उसकी कलाई काट खाती, लेकिन उस हैवान की आंखों में जरा सी भी इंसानियत नहीं। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है, और वो चीख कर उसे नीचा दिखाता है, चुप रह, तुझ जैसी औरत की यही औकात है। गुस्से में तमतमाया वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, बेहोश कर दो इसे, इससे पहले कि कुछ और कर बैठे। इजाबेला का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। दिल में एक ही ख्याल घूम रहा था, अब नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मैं यूं नहीं मर सकती। लेकिन तभी आसमान फटता है, बिजली जमीन को चीरती है, और एक चमकदार रोशनी के बीच वो आता है, हमारा वही मेन कैरेक्टर ओजिन। बिजली की चमक में उसकी स्पीयर लहराती है, और पल भर में वो उन सबको भस्म कर देता है। इजाबेला स्तब्ध सी उसे देखती रह जाती है। तुम यहाँ कैसे? ओजिन मुस्कुराता है जैसे कुछ हुआ ही ना, बस यूं ही रास्ते से गुजर रहा था। इजाबेला को लगता है जैसे उसकी जान बच गई, लेकिन वो पीछे इशारा कर कहती है, वो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे घेरा था। ओजिन का चेहरा गंभीर हो जाता है। पूरे इलाके में डार्क स्टार सोसाइटी की सड़ांध भरी ऑरा फैल चुकी, तब उसे यकीन हो जाता है वो लोग यही हैं। वो इजाबेला का हाथ पकड़ता है और तेजी से वहां से भाग निकलता है। रोम से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वो टाइबर नदी की तरफ बढ़ता है, जहाँ पहले से ही एक नाव तैयार थी। इजाबेला उसे रास्ता बताती है, डायरेक्ट डाउनटाउन की तरफ मुड़ो। स्पीयर गन की मदद से ओजिन हवा में उड़ता है, इजाबेला को बाहों में लेकर। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, हमें शहर के बीचों बीच जाना होगा, क्योंकि अगर सुनसान जगह पर गए तो ये लोग और भी वहशी हो जाएंगे। लेकिन जो हुआ वो उसकी सोच से भी परे था। डार्क स्टार के उन हथियारों ने आम लोगों को भी मारना शुरू कर दिया, बिना हिचक, बिना डर। छोटे बच्चों तक को तलवार से काटते हुए बढ़ते जा रहे थे। ओजिन का दिल कांप उठा, ये तो सबके सामने लोगों को मार रहे हैं, क्या इन्हें अब छुपाने की जरूरत भी नहीं रही? तभी अचानक कुछ हत्यारे सामने से रास्ता रोक लेते हैं। ओजिन गहराई से सांस लेता है, पहले इनसे निपट लेता हूँ। बिजली से लिपटा उसका भाला चमक उठता है, और पलक झपकते ही वो सारे दुश्मन राख बन जाते हैं। लेकिन एक एक कातिल पीछे से इजाबेला पर वार करता है। ओजिन की बाहों में सिमटी इजाबेला के सीने की ओर उसका स्पीयर आता है, पर ओजिन अपने ही हाथ से उस स्पीयर को थाम लेता है। उसकी हथेली चीर जाती है, और फिर उसी हाथ से दुश्मन को झटके में जला डालता है। अब ओजिन बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन किसी तरह वो इजाबेला को लेकर उस नाव तक पहुंचता है। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, इस नाव पर चढ़ो और शहर छोड़ दो। इजाबेला कांपती आवाज में कहती है, मैं तुम्हें यूं पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओजिन उसके गाल पर हाथ रखता है, उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, बस तू ठीक रहे, मेरे पास रहे, यही काफी है। इतना कहकर ओजिन जमीन पर गिर पड़ता है। इजाबेला की चीख निकल जाती है, नहीं ओजिन! वो जमीन पर गिरा पड़ा है, आंखें बंद, पर उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कान, क्योंकि ये सब एक प्लान था। वो जानबूझकर बेहोश हुआ था। दिल ही दिल में सोचता है, क्या जबरदस्त हीरो वाला एंट्री डाला है यार। अब वो बस वेगा की ब्लेसिंग का इंतजार कर रहा था, ताकि जैसे ही इजाबेला खतरे में पड़े वो सब दुश्मनों को खत्म कर दे और उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाए। उधर एक झुंड उनके पास आता है। अब तू कहाँ भागेगी चुहिया जैसी लड़की, ये शहर तेरा कब्रिस्तान बनेगा। आगे आता है मार्को। इजाबेला कांपती आंखों से उसे देखती है। ओजिन भी एक आंख खोलकर देखता है, यही है इनका बॉस, दिखने से ही खौफनाक है। वो
सोचता है अब वेगा को जगाना पड़ेगा। मार्को जोर से चीखता है, बस करो ये नौटंकी, हम सब जान चुके हैं। ओजिन सहम जाता है, क्या मुझे पकड़ लिया? लेकिन फिर समझ आता है वो इजाबेला को कह रहा था। इजाबेला आंसू पोंछती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब भी औरतों से ऐसे ही बात करता है मार्को, तू कभी नहीं बदलेगा। मार्को तिरस्कार से घूरता है, तू मत सोच कि मैं तुझे बख्श दूंगा, तेरी माना अब भी सील्ड है। इजाबेला का चेहरा पसीने से भीग चुका है पर उसकी मुस्कान डर को छिपा रही है। इजाबेला मार्को की आंखों में सीधी देखती है और धीमे स्वर में कहती है, रात होते ही मेरा स्टिग्मा कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ओजिन हैरान रह जाता है, क्या एरीज की भी ऐसी ही एबिलिटी थी? उधर मार्को के होश उड़ जाते हैं, ये असंभव है। मार्को बड़बड़ाने लगता है, मैंने खुद पर्पल फॉरबिडन का इस्तेमाल किया था, आउल कल्ट की मदद से बड़ी मुश्किल से इसे पूरा किया था। इतना घातक सील है ये कि कोई 7 स्टार तक इससे खुद को नहीं छुड़ा सकता। इजाबेला की मुस्कान डर से ज्यादा तेज थी। एक घटिया 7 स्टार के लिए शायद ये सील घातक हो, मेरे लिए नहीं। मार्को गुस्से से चीखता है, तेरा ये जोर से बोलने वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा पागल औरत। ओजिन पीछे से सब सुन रहा और उसके माथे पर पसीना था। क्या चल रहा है यहाँ? ये सब झूठ बोल रही थी। तभी ली शिनयुक की मेमोरीज अचानक उसकी आंखों के सामने चमक उठती है। एक पुराना दिन, जलता हुआ शहर। शिनयुक जमीन पर बैठा पछता रहा, काश उस दिन मैंने इजाबेला को मार दिया होता। चीखते हुए वो कहता है, अगर उस कमीनी को उस दिन खत्म कर दिया होता जब वो कर्स से कमजोर पड़ी थी तो आज ये नरक न देखना पड़ता। वो उसे बुलाता है, वो पागल लीच स्टिग्मा वाली बला की औरत। ये मेमोरी खत्म होते ही ओजिन को ऐसा झटका लगता है जैसे दिल रुक गया हो। ये सब सच है? मैं इस साइको से दोस्ती कर बैठा? उसका पूरा वजूद कांपने लगता है। सोने के बाल वाली लड़की लीच क्वीन निकली, अब सब टुकड़ों में जुड़ने लगता है। सिविलियंस को बेझिझक मार डालना, मार्को फैमिली की वहशत, उनके अंदर फैली वही डार्क स्टार की ओर। ओजिन समझ जाता है मार्को फैमिली आउल्स के साथ मिलकर काम कर रही थी और इजाबेला असली डार्क स्टार की तीसरी ताकत थी। उधर इजाबेला जमीन पर पड़े ओजिन के पास झुकती है, उसके जख्मों की खुशबू, उसका खून जैसे कोई नशा हो उसके लिए। एक घिनौनी सी मुस्कान के साथ वो बुदबुदाती है, बहुत वक्त बाद ऐसा बढ़िया शिकार मिला है और तुम्हारी वजह से उसे खो ही देती मैं। फिर घूरते हुए पूछती, तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं क्या? मार्को के सारे आदमियों की रूह कांप उठती है जैसे कोई राक्षस सामने हो। इजाबेला का स्टिग्मा खुलता है और कुछ ही पल में वो उन लोगों को मौत के घाट उतार देती है। बाकी के लोग बदहवासी में जान बचाकर भागते हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लीच क्वीन से कोई नहीं लड़ सकता। मार्को चीखता, जो भागा वो मरा हुआ समझो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मार्को अकेला खड़ा था, उसके आगे खड़ी थी लीच क्वीन। मार्को पूरी ताकत से उसकी तरफ कूदता है चिल्लाते हुए, मर जा लीच जैसी भूतनी। इजाबेला हिली तक नहीं, उसका चेहरा शांत था जैसे सामने कोई बच्चा खेल रहा। मार्को का हथियार ठीक उसके सिर पर गिरने ही वाला था कि इजाबेला ने उसे थाम लिया और धीमे से बोली, मैंने कहा था मुझे लीच मत कहना। अगले ही पल एक काली जहरीली एनर्जी मार्को को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इजाबेला उसके खून को चूसती है और फिर थूस पिट करती है, तुम्हारा खून तो कचरे जैसा है। ओजिन के सामने तो कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में पागलपन उतर आता है, मैंने तो वो कर्स खुद पे लिया था ताकि ओजिन के करीब जा सकूं, पर तुम सबने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मार्को अब जान की भीख मांग रहा था, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, पर अब वो सिर्फ एक शिकार था। इजाबेला उसके सिर को अपने नुकीले नाखूनों से अलग करती है और उस लाश की तरफ देखती भी नहीं। अब मार्को फैमिली का अंत मैं खुद करूंगी। ओजिन ये सब देख रहा था, उसकी सांस अटक चुकी थी। वल्हाला गिल्ड, वो भी क्यान डोयुन से हार गई थी, पर ये औरत लीच क्वीन, ये किसी और ही स्तर पर है। फिर उसे ली शिनयुक की बात याद आती है। इटली पर कब्जा डेकिड फुल स्टार क्यूल्ट ने सिर्फ 2 साल में कर लिया था। ओजिन सोच में डूब जाता है, क्या डार्क स्टार ही बाद में डेकिड फुल स्टार क्यूल्ट में बदलती है? जवाब जो भी हो, अब उसे फैसला लेना था। इस पागल औरत से तो दूर रहना ही बेहतर है, वरना जान भी नहीं बचेगी। पर लीच क्वीन अब उसकी ओर देख रही थी, धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। तू तो शहद से भी मीठा है ओजिन, और राजकुमार जैसा लगता है। फिर वो उसकी आंखों में घुसती सी मुस्कान देती, अब तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। ओजिन का चेहरा पीला पड़ चुका था, अंदर से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, भगवान ये सब सपना हो। धीरे धीरे ओजिन की आंखें खुलती हैं, वो किसी कमरे में है पर ये कोई सपना नहीं। तभी दरवाजा जोर से खुलता है, इजाबेला कमरे में घुसती है, चेहरे पर झूठा इमोशनल ड्रामा लिए हुए। ओजिन तुम होश में आ गए। ओजिन की नजर उसके चेहरे पर टिकती है, ये सपना नहीं है। रियलिटी उसे चेहरा छांटा मारती है, मैं सच में इस पागल साइको के साथ हूँ, मैं कहाँ हूँ? वो घबराए हुए पूछता है। इजाबेला एक मासूम मुस्कान के साथ जवाब देती है, कोल फैमिली के हॉस्पिटल में तुम्हारे लोग आए थे तुम्हें लेने। जैसे ही वो असैसिन्स ने देखा कि हमें बैकअप मिल गया, वो भाग निकले। ओजिन उसे घूरता है, झूठ बोल रही है, सब झूठ है। अब उसे समझ आता है, अभी भी वक्त है, मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। उसी पल वो एक्टिंग में उतरता है, आंखें नीचे करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया इजाबेला, खुद से शर्म आ रही है मुझे, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकता। इजाबेला की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी, उसके चेहरे पर पागलपन की दरारें दिखने लगी थी। पर तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो। उसकी नजर में एक अजीब सा पजेसिव अंधकार था। फिर वो झुकती है, धीमे स्वर में पूछती है, क्या तुम हमेशा के लिए इटली में रहोगे ओजिन? ओजिन की रूह जैसे शरीर से बाहर निकलती है, ये पागल औरत मुझे निगल ही जाएगी। लेकिन वो तुरंत डैमेज कंट्रोल करता है, इजाबेला का हाथ पकड़ता है और एक नकली मासूमियत से कहता है, एक दिन जब मैं काबिल बनूंगा तभी तुम्हारे साथ खड़ा हो सकूंगा। मैं इटली जरूर आऊंगा, पर जब मैं तुम्हारे बराबर हो पाऊंगा। इजाबेला की आंखों में चमक आ जाती है, उसका
दिल ओजिन के झूठे प्यार में डूब चुका था। वो मुस्कुराती है और जब ओजिन को अलविदा कहने आती है तो पूछती है कब लौटोगे। ओजिन मुस्कान छिपाते हुए जवाब देता है जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। अचानक इजाबेला उसके गाल पर किस करती है। अब जाओ, मैं इंतजार करूंगी। ओजिन वहीं कुछ पल तक जमा रहता है। ये क्या था? वो फिर सैंक्टम के जरिए लौटता है जहाँ गॉडेस वेगा उसका इंतजार कर रही। चेहरे पर चिंता, आंखों में बेचैनी। तुम इतने दिन कहाँ थे? वो भाग कर आती। ओजिन उसके सामने घुटनों पर गिरता है। मैं मर गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया। मैं खुद को सबसे बड़ा धोखेबाज समझता था, पर असली स्कैमर तो कोई और निकली। उस पागल साइको लड़की ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वेगा हैरान होती है, तुम सेंट्स को बचा पाए? ओजिन अपनी कहानी तोड़ मरोड़ कर बताता है। हाँ, पर मामला गड़बड़ हो गया। पिछली जिंदगी में तो मैं उस दिन मर गया था। मुझे नहीं पता था इजाबेला असल में डार्क स्टार सोसाइटी की मेंबर थी। वेगा आंखें सिकोड़ती है। तब तो मामला और भी खराब है। ओजिन जवाब देता है, नहीं, वो अभी तक नहीं जानती कि मुझे उसकी असली पहचान पता चल चुकी। इसका मतलब है मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसे डार्क स्टार तक पहुंचने के लिए एक हथियार बना सकता हूँ। फिर वो गॉडेस से माफी मांगता है। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैं बस भविष्य बदलना चाहता था। वेगा उसकी आंखों में देखती है और उसे सीने से लगा लेती है। अब तुम अकेले नहीं हो ओजिन, जब से तुमसे मिली हूँ तकदीर खुद को फिर से लिख रही है। ओजिन भी उसे कसकर गले लगाता है। इस बार मैं भविष्य बदल कर रहूंगा। अब ओजिन फिर एक बार सफर पर निकलता है। गॉडेस को विदा करते हुए कहता है, हन मेरा इंतजार कर रहा होगा, पर उससे पहले एसोसिएशन जाना होगा। वो वेगा से कहता है कि वो अब अपने असली रूप में रह सकती है क्योंकि बड़ा खतरा टल चुका है। वेगा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम जब पुकारोगे मैं आ जाऊंगी। एसोसिएशन में हान उसका इंतजार कर रहा था। हान रिपोर्ट करता है, जॉन वोंग अभी तक कोई खास हरकत नहीं कर रहा, बस एक नया सेंटर एक्सपैंड कर रहा है, उनावेकेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सेंटर। ओजिन चौंक जाता है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? पहले कभी नहीं सुना। हान समझाता है, ये डेंजरस जोन्स में रहने वाले अनअवेकेंट लोगों की सिक्योरिटी और सपोर्ट के लिए काम करता है, मगर ये खुद को एडवर्टाइज नहीं करते। ओजिन को अब यकीन हो चला है, इस दुनिया की असली ताकतें वो हैं जो पर्दे के पीछे खेल खेलती। ओजिन मन ही मन सोच रहा है, ये लोग अनअवेकेंट लोगों की मदद कर रहे हैं, पर उसका ढिंढोरा क्यों नहीं पीट रहे? कोई तो चाल है, शायद वो आम जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं पर बिना सुर्खियों में आए, पर असली मकसद अभी नहीं समझ सकता। सोचते हुए वो फिर अपने असली काम पर फोकस करता है, क्वेस्ट। एलिवेटर में जैसे ही वो चढ़ता है सामने से एक जाना पहचाना चेहरा आता है, चेयोन वांग। एक ठंडी मुस्कान के साथ वो ओजिन को अपना कार्ड थमाता है। मैं तुमसे मिलना चाहता था, लाइटनिंग वुल्फ। ओजिन का दिमाग अलर्ट हो जाता है, ये तो आवर किंग का बेटा है और डार्क स्टार सोसाइटी के सबसे खतरनाक गुट का लीडर भी, एक जहरीला सांप जो एसोसिएशन में अंदर तक घुस चुका है। वो कार्ड देखता है, नाम, डेजिग्नेशन, सब कुछ पेशेवर लगता है। काफी जवान है ऐसे पावरफुल पोजीशन के लिए। चेयोन गर्व से कहता है, कई लोग मेरा समर्थन करते हैं। बिना वक्त गंवाए वो मुद्दे पर आता है, एसोसिएशन क्यों आए हो? ओजिन एक्टिंग मोड ऑन करता है, मुझे कोरिया से बाहर जाना है तो स्केड्यूल डिस्कस करने आया हूँ। चेयोन एक सधे हुए अंदाज में पूछता है, क्या फिर से इटली जा रहे हो? ये सुनते ही ओजिन चौंक जाता है, उसे कैसे पता कि मैं इटली गया था? वो मुस्कुरा कर बात संभालता है, शुक्र है मिस इजाबेला को मैं बहुत पसंद हूँ। ये सुनते ही वंग का चेहरा थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। ओजिन समझ जाता है इसकी कोशिश थी इजाबेला को मारने की और अब वो उसके करीब आ गया हूं तो ये पैनिक कर रहा है। चेयोन मुस्कान ओढ़कर कहता है, खुश रहो उसके साथ, अगर तुम्हारा कनेक्शन उस जैसे फेमस इंसान से है तो एसोसिएशन को फायदा होगा। पर अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। जैसे ही ओजिन निकलता है वांग फौरन अपने फोन पर कॉल करता है, डैड हमें एक प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बोलो। वांग, आउल किंग। लीच क्वीन को ओजिन में इंटरेस्ट है इसलिए अभी उसे हटाना मुश्किल है। आउल किंग की आवाज सख्त हो जाती है, तो ज्यादा केयरफुल हो गया है, भूल गया क्या तेरी माँ के साथ क्या हुआ था? वांग कांपते स्वर में कहता है, मैंने कभी नहीं भुलाया। और फिर सीधा आदेश आता है, अगर ओजिन रास्ते में आए तो उसे खत्म कर दे, बिना किसी हेजिटेशन के। डार्क स्टार का आशीर्वाद तेरे साथ हो, कॉल कट। वांग की आंखों में अब एक और वजह थी, बदला, माँ का। उधर ओजिन बिल्डिंग से बाहर आता है, हवा में चलते हुए सोचता है, वांग से कभी ना कभी भिड़ंत होगी। अब तक बहुत कम लोग उसे जानते हैं, पर जल्द ही वो एक नाम बन जाएगा और मैं ही उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। पर उससे पहले एक ब्रेक। वो पास के एक शॉप में जाता है, 2 बर्गर्स खरीदता है। उसके चेहरे पर नॉस्टैल्जिया छा जाता है, पहली बार जागा था तब भी यही किया था। मैं उनके लिए बर्गर ले गया था, लेकिन तभी दिमाग में फिर से फ्लैश होता है ली शिन्युक की यादें। अब हम हैं पास्ट में, शिन्युक और उसका भाई वो भाग रहे हैं डिसीटफुल स्टार क्यूल्ट से। शिन्युक चिल्लाता है, बाकी सब कहाँ हैं? वो जवाब देता है, वो लोग शिप की सुरक्षा कर रहे हैं। आखिरकार किनारे पहुंचते हैं जहाँ शिप पर कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। शिन्युक हाथ हिलाकर कहता है, सॉरी देर हो गई। और वो लड़की जो उनका इंतजार कर रही थी, ह्युन ओजिन मेमोरी में ये देखकर चौंक जाता है। ह्युन यहाँ क्या कर रही थी? तभी ह्युन चिल्लाती है, नीचे झुको। पीछे से दुश्मन हमला करने वाले थे। ह्युन उन्हें अपने आग के ब्लास्ट से भून डालती है। चोटिल होने के बावजूद वो मुस्कुराती है। शिन्युक दौड़ता है, तुम्हें चोट लगी है? आंख ठीक है? ह्युन कहती है, ठीक हूँ। तुमने उस पर इतना पैसा खर्च किया था, अब उसे काम में लाना ही पड़ेगा। शिन्युक थोड़े शर्माए हुए कहता है, मैंने वो इसलिए नहीं खरीदी थी कि तुम एहसान समझो। ह्युन उसकी नाक पर उंगली रखकर मुस्कुराती है, एक दिन ये एहसान चुकाऊंगी, लेकिन आज नहीं। आज मुझे किसी और की देखभाल करनी है। तीनों मिलकर जहाज पर चढ़ जाते हैं, इटली छोड़ते हैं। जैसे ही ली शिन्युक की सारी खोई हुई यादें वापस आती हैं, ओजिन की आंखें खुलती हैं। वो फिर से रियलिटी में लौट आता है। अब उसे साफ पता चलता है कि ली ने ही ह्युन को वो ड्रैगन डीमन आईज गिफ्ट किए थे। लेकिन फिर उसके जहन में एक सवाल बार बार गूंजने लगता है, आखिर ली अपनी
अपनी पहली जिंदगी में कर क्या रहा था। क्या ह्युन ने जब कहा था कि उसे किसी की देखभाल करनी है, वो मुझसे ही तो नहीं कह रही थी। वो खुद से पूछता है, अगर वो जिंदा थी तो मैंने पूरी दुनिया को तबाह क्यों कर दिया। उसका दिमाग जैसे पागलपन की कगार पर पहुंच चुका था, पर पीसेस अब भी जोड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही उनका गुस्सा फूट पड़ता है। कहाँ थे तुम, एक कॉल तक नहीं किया। पर ओजिन कुछ नहीं कहता। वो सीधा उसे गले लगा लेता है। उसके सीने में एक अधूरी कसक दब चुकी थी। क्या मैं उसे इतना मिस कर रहा था। ह्युन थोड़ा झेप जाती है। ओजिन पूछता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर कोई कर्जदार हो। ह्युन धीरे से मुस्कुराकर कहती है, पहले लगता था पर अब नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर सब चुका चुकी हूँ। ओजिन उसे देखता है, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी जैसे सब कुछ सुकून दे रही है। वो उसे बर्गर्स देता है जो रास्ते में खरीदे थे। ह्युन उसकी तरफ देखती है, पर ओजिन की आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। और तभी वो अचानक बोलती है, चलो बाहर चलते हैं, गाड़ी की चाबी दो। कुछ ही देर बाद दोनों एक पुल पर पहुंचते हैं। ह्युन एक अच्छा स्पॉट ढूंढ कर कहती है, वो बर्गर्स निकालो। ओजिन धीरे से उन्हें बाहर निकालता है। ह्युन मुस्कुराकर कहती है, याद है पहले ठंडे बर्गर्स भी ट्रीट लगते थे। ओजिन हाथ में बर्गर पकड़े हुए सोचता, शायद मुझे वेगा और लर्च को भी बुला लेना चाहिए था। पर इतना सुनते ही ह्युन भड़क उठती है, क्या तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना पसंद नहीं या क्या। ओजिन घबरा कर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। असल में अब चीजें बदल रही थी। वेगा उसे प्यारी लगने लगी थी। उसे याद आता है वो हक, वो ट्रस्ट, और उसी के साथ आता है एक घर। वेगा जितना मुझ पर भरोसा करती है, जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी उसका भरोसा टूट जाएगा। मैं वो रिग्रेसर नहीं हूँ जिसकी वो उम्मीद कर रही है। वो सोचता है, अगर एक दिन वो सब जान गई तो क्या मैं उसकी टूटी हुई आंखों का सामना कर पाऊंगा। उसका दिल गिल्ट में डूबता चला जाता है। काश सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, पर अगर मैं अभी हार गया तो कोई और ह्युन को उसी दर्द से गुजार देगा और मैं उसे दोबारा खोने का रिस्क नहीं ले सकता। वो सोचता है, अगर ह्युन चली गई तो मैं भी बिखर जाऊंगा। तभी उसकी सोच को तोड़ती है ह्युन की आवाज, ओजिन चीयर अप, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर याद रखो जब भी तुम्हें दर्द हो किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी ये बातें सुनकर ओजिन की आंखें भीगने लगती हैं। उसे वो बच्ची ह्युन याद आती है जो उसके साथ रहती थी और कहती थी, मुझ पर भरोसा करो। ओजिन अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। ह्युन मजाक करती है, बता ओजिन, मेरे बिना तू जी पाएगा। वो बस धीरे से कहता, शायद नहीं। ह्युन उसे गले लगा लेती है, मुझे भी तेरी जरूरत है। उस पल ओजिन को एहसास होता है पिछले जन्म में क्या हुआ वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो आज मेरे साथ। मैं असली रिग्रेसर नहीं हूँ, पर मैं इस दुनिया की हिफाजत जरूर करूंगा और ह्युन की भी, हर हाल में। तो दोस्तों, आई एम नॉट अ रिग्रेसर का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। क्या तुमने भी वो हर इमोशन फील किया जब ओ जिन ने अपनी किस्मत से लड़ने की कसम खाई थी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा दिल को छू गया। और अगर तुम भी ऐसी इंटेंस और इमोशनल जर्नीज का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल नोक्सार 9 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए हीरो के साथ।